ये F1 इंटू F2 क्रॉस, F1 इंटू F2 क्रॉस कन्फर्म है 4 नंबर ना भाई। सारे सेट में जितने सेट बोर्ड एग्जाम में आ रहे हैं कन्फर्म है, तुम 4 नंबर लिखवा लो F1 इंटू F2 क्रॉस। हेरिडिटी एवोल्यूशन से एक ही चीज तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में आ सकती है, F1 इंटू F2 क्रॉस। एकदम तुम कर लेना भाई, इसको एक ही क्वेश्चन बन सकता है। ये वाला क्वेश्चन तुम्हें बनेगा डोमिनेंट रेसेसिव जीन का, और F1 F2 क्रॉस तुम्हारा बनेगा। कन्फर्म है, लिख के दे रहा हूं, अगर नहीं बना ना नाम बदलूंगा, गारंटी दे रहा हूं सब सेट में बनेगा एकदम। ये क्वेश्चन आना ही आना है क्योंकि यही है सिलेबस में। ये दोनों रिएक्शन 100% कंफर्म है भाई कि तुम्हारे बोर्ड के पेपर में आएंगे आएंगे। तुम्हारा कार्बन कंपाउंड से एक एस्टरिफिकेशन एक सपोनिफिकेशन, ये दोनों रिएक्शन से 5 नंबर का सवाल बनता है भाई। तो बिल्कुल रट लो भाई, ये रिएक्शन दोनों रिएक्शन कंफर्म है कि तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में तुम्हें 5 नंबर दिलवा के ही जाएंगे। सर्किट डायग्राम वाला क्वेश्चन है, बिल्कुल तुम ध्यान से देख लो भाई। इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर से एक 5 नंबर का या 4 नंबर का सर्किट डायग्राम वाला सेम क्वेश्चन तुम्हारे बिल्कुल आने ही वाला है। या तो पावर से रिलेटेड आएगा या तो तुम्हारा पोटेंशियल डिफरेंस निकालने के लिए गारंटी है। ये सर्किट डायग्राम वाला क्वेश्चन बिल्कुल मत छोड़ना भाई, बिल्कुल सेम क्वेश्चन तुम्हारे बोर्ड एग्जाम के 2026 के पेपर में बिल्कुल मिलने वाला है, हर साल मिलता है। हेलो इन दिस प्रेम भैया, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले तुम्हारे साइंस के बोर्ड एग्जाम में आने वाले श्योर 100 क्वेश्चंस के बारे में। ये वो श्योर 100 क्वेश्चन है भाई जिनके 100% गारंटी कि तुम्हारे साइंस के बोर्ड एग्जाम में आएंगे क्योंकि हर साल ये रिपीट हो रहे हैं। इन जैसे क्वेश्चन, इन टाइप के क्वेश्चन हर साल रिपीट हो रहे हैं बोर्ड एग्जाम में। तो भाई अगर तुमने साइंस के एग्जाम के कुछ नहीं पढ़ा ना भाई, सबसे पहले मैं तुम्हें सजेस्ट करूंगा ये श्योर 100 क्वेश्चन कर लो, क्योंकि भाई ये क्वेश्चन ना हर साल तुम्हारे पेपर में आता है। हर साल जो पेपर में आ रहा है वही चीज मैं बताऊंगा। इस चैप्टर से ये क्वेश्चन तुम्हारा आने वाला है, ये एमसीक्यू आने वाला है। और उससे पहले मैं चैप्टर कॉन्सेप्ट भी तुम्हें एक्सप्लेन करता हूं, मतलब वन वीडियो, एक वीडियो तुम्हारे, मैं तुम्हें क्लियर कर रहा हूं। ये जो श्योर 100 क्वेश्चन है तुम्हारे 80 में से 70 मार्क्स, 65 प्लस, बहुत किस्मत अच्छी नहीं तो 70 मैच कर जाएगा, नहीं तो 60 प्लस मैच कर जाएगा तुम्हारी। इस बात की गारंटी, मतलब उसी टाइप के क्वेश्चन बिल्कुल सेम मैच कर जाएंगे बोर्ड एग्जाम में, इस बात की गारंटी दे रहा हूं। और मैं कॉन्सेप्ट भी बता दूंगा, एमसीक्यू बता दूंगा, 2 मार्कर, 3 मार्कर, 4 मार्कर, 5 मार्कर, सारे क्वेश्चन आज की इस वीडियो में कवर कर दूंगा। बस ये 100 क्वेश्चन है भाई, और तुम्हारे 80 में से 70 मार्क्स बिल्कुल कंफर्म है, इस बात की गारंटी है। मैं तुम्हें फिर बता रहा हूं भाई, ये वो क्वेश्चन है गारंटी के साथ, अगर तुमने इसको कर लिया ना, मैं जेन्युइनली बता रहा हूं बहुत हद तक मैच हो जाएगा। तुम्हारे क्लास के टॉपर से तुम्हारे ज्यादा नंबर आ सकते हैं अगर तुम्हारी किस्मत अच्छी है। तो मैं क्लियर बता रहा हूं, उस लेवल के क्वेश्चन हमें 1 महीने, हमारी पूरी टीम को 1 महीने लग गए थे इन क्वेश्चन को रिसर्च करने में। हमने देखा कि हर साल क्या ट्रेंड मैच हो रहा है। इस बार भी गारंटी है, जैसे इंग्लिश में बोला था लेटर टू राइटर आएगा, एनालिटिकल पैराग्राफ आएगा, बिल्कुल सेम आया, ये भी बिल्कुल सेम आया, गारंटी के साथ मैं बता रहा हूं। बस कर लेना, ये क्वेश्चन कर लेना भाई, ये सबसे इंपॉर्टेंट, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये हर चैप्टर से, तो इसको कर लेना। इससे बाहर तुम्हारे अगर जिन बच्चों को बिलीव नहीं हो रहा ना, मैं उनको पहले बता दूं, ये लास्ट ईयर भी हमने इसी तरीके से श्योर क्वेश्चन की सीरीज लाई थी और बच्चों ने स्कोर किया। देखो यार, तुम साइंस में कितने 100 आउट ऑफ 100 इसने स्कोर किया भाई साइंस में। तुम देखो लास्ट ईयर मेरे चैनल से किया था, 100 आउट ऑफ 100 स्कोर किया। इसका साइंस का नंबर देखो, ये इस बच्चे का साइंस है 96 आउट ऑफ 100। इस बच्चे का देखो टोटल साइंस का मार्क्स कहां गया, साइंस 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 देखो, साइंस 98 आउट ऑफ 100। तो देखो किस लेवल के नंबर बच्चों ने स्कोर करके हमारे चैनल से। तो इंग्लिश ईयर को क्वेश्चन करके करा, तो भाई तुम भी करना, गारंटी है, गारंटी है वो मार्क्स तुम्हारे आएंगे ना भाई, गारंटी है। मैथ्स में तो जो हुआ सोच लेना, मैथ्स में भी हमने बहुत हद तक मैच करा था। मेरे को खुद अजीब लग रहा है कि मैथ्स का पेपर इतना हार्ड आया, उसके बाद में मेरे वीडियो से बहुत सारे क्वेश्चंस मैच किए थे। तो मैं जेन्युइनली बता रहा हूं, साइंस में तो करेगा ही करेगा, और यार और इजी है मैच कराना, गारंटी के साथ। बस ये 100 क्वेश्चन कर लेना, 100 क्वेश्चन एमसीक्यू मिला के, इससे बाहर नहीं आया, गारंटी। और मैं कॉन्सेप्ट भी बता दूंगा इस वीडियो में, ठीक है, इससे बाहर नहीं आएगा, बस अंत तक जमे रहना, गारंटी ले रहा हूं। तुम्हारे बहुत नंबर इस वीडियो को देखने के बाद बढ़ने वाले। अगर तुम इस वीडियो को देख रहे हो तो तुम आधी भीड़, बहुत सारी भीड़ से आगे निकल जाओगे, इस बात की गारंटी। शुरू से लेकर अंत तक देखना, सारे देख लेना, साइंस के एग्जाम में ना बिल्कुल तुम आग लगा दोगे, इस बात की गारंटी है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं तुम्हें एक बात बता दूं यार, कि 90% चांसेस है ये क्वेश्चन तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में आएंगे। हो सकता है इससे रिलेटेड आ जाए, हो सकता है ये सेम आ जाए, क्योंकि यार हमने इसको बनाने के लिए बहुत रिसर्च लगाई है। यही जो मैं पैटर्न तुम्हें बताऊंगा, बिल्कुल सेम टाइप के क्वेश्चन तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में आएंगे। अगर मैं तुम्हें बोलूंगा कि तुम्हारा रेस्पिरेशन से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा, तो बिल्कुल सेम ही आएगा, तुम समझ रहे बात को, क्योंकि हमने बहुत सारा रिसर्च लगाई है। हमने 80-20 रूल को एनालाइज किया, जो 20 पॉइंट टॉपिक जिसमें सबसे ज्यादा पेपर 80 पॉइंट पेपर आता वो हम बताएंगे। उसके अलावा हमने 10 साल के पीवाईक्यू ट्रेंड को एनालाइज किया है, 5 साल के तो हमने प्रॉपर किए हैं कि हमने कौन से क्वेश्चन आए। उसके अलावा हमने सीबीएसई की टीचर से बात करी, हाईएस्ट चांसेस है कि यही क्वेश्चन तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में कंफर्म है। यही टॉपिक्स तो कम से कम एकदम आएंगे ही आएंगे तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में, गारंटी के साथ। मैं हमने क्या साइंस लगाई इसके पीछे मैं वो भी बता दे रहा हूं, और साइंस का पेपर का लेवल क्या होगा वो भी बता दे रहा हूं। पेपर का लेवल ना तुम्हारा ईजी रहेगा ना हार्ड रहेगा, मीडियम लेवल पे पेपर रहेगा, समझ रहे बात को, क्योंकि मीडियम लेवल पे ही बनेगा, समझ रहे बात को। मैथ के पेपर से पहले मैंने बोला था कि बेसिक का पेपर का लेवल थोड़ा अच्छा रहेगा, इसका मैं बता रहा हूं मीडियम रहेगा, ना ईजी रहेगा ना हार्ड रहेगा। बस कॉन्फिडेंट रहना तुम लोग अपने आप में कि मैं कर लूंगा, समझ रहे बात को, हो जाएगा, समझ रहे बात को। पहले मेरे ध्यान सुन लो, साइंस श्योर 100 क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम, मेरी बात को समझो, साइंस 70 आउट ऑफ 80, ठीक है, इसमें तुम ले आओगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब मेरी बात को समझो, साइंस 13 चैप्टर टोटल है। अब इन 13 चैप्टर तो टोटल तुम्हारे 900 के आसपास क्वेश्चन है। क्या भैया 900 क्वेश्चन करने? नहीं, 900 क्वेश्चन नहीं करने। इन 900 क्वेश्चन में तुम्हें पता है 800 क्वेश्चन अलग कर दो जो सीबीएसई के फेवरेट नहीं है, और ये 100 क्वेश्चन जो सीबीएसई के बिल्कुल प्यारे क्वेश्चन, जिससे 80 में 70 मार्क्स का पेपर आएगा, वो आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। बाकी के 10 मार्क्स का पेपर, बाकी का सिर्फ इसमें 10 मार्क्स का पेपर आता है, इससे तुम्हें पढ़ने की बिल्कुल भी
जरूरत है, तुम नहीं भी करोगे हो सकता है तुम कर लोगे। सब आज मैं कॉन्सेप्ट बताऊंगा, मैं आज इसका इनका कॉन्सेप्ट भी क्लियर कर दूंगा, जो क्वेश्चन जो 100% का कंफर्म है वो आने वाले, वो मैं आज की इस वीडियो में तुम्हें बताने लगा कि तुम अगर इसको कर लोगे तो तुम्हारा टॉप करना बिल्कुल कंफर्म है। मतलब बहुत सारे क्वेश्चन जो तुम्हें बोर्ड एग्जाम में आने वाले हैं तुम्हें पहले से पता चल जाएंगे। श्योर क्वेश्चन देखने से पहले हम लोग सबसे पहले मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन पे नजर डालते हैं, क्योंकि तुम्हारे दिमाग में रहना बहुत जरूरी है कि सेक्शन ए में क्या आ रहा है, कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, बी में क्या आ रहा है, सी में क्या आ रहा है। ये रहेगा तुम आधे बच्चों से आगे निकल जाओगे। क्योंकि यार देखो मेरे को साइंस में एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा है, 10th में मैंने साइंस फोड़ रखी है लिटरली, और 11 12 में मेरा स्ट्रीम साइंस ही था, पीसीएम था, जिसमें मैंने 90% फोड़ रखा है 12th एग्जाम में। और तुम्हें पता है कि 12th फिजिक्स का पेपर कैसा होता है, केमिस्ट्री का पेपर क्या होता है, 10th का लेवल ये है तो 12th का लेवल ये होता है, तुम्हें पता होगा। अभी तो ऐसे हार्ड बन रहा है, लेकिन 12th और 10th के लेवल में बहुत फर्क होता है। तो मैं तुम्हें बहुत अच्छे से चीजें बता सकता हूं कि क्या क्या चीजें, क्या स्ट्रेटेजी लगती है, किस तरीके से तुम साइंस को आराम से बहुत अच्छे नंबर ला सकते हो। मैं जो भी क्वेश्चन बताऊंगा उसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे, मैं क्लियर बता रहा हूं। हो सकता है सेम भी आ जाए, लेकिन तुम्हें थोड़ा सा मैं माइंड खोलने की तुम्हारी कोशिश करूंगा। समझ रहे बात को इस वीडियो के अंदर, कि तुम्हें कितना कॉन्सेप्ट बताओ, सिखाने की कोशिश करो। समझ रहे बात को, तो वो तुम्हारे लिए ज्यादा बेटर है। किसी भी टाइप का क्वेश्चन है, कोई भी आए, कितना भी कॉन्सेप्चुअल हो, तुम आराम से कर पाओगे। समझ रहे बात को। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहले तुम देखो सेक्शन ए तुम्हारा रहेगा, सेक्शन ए तुम्हारा बायोलॉजी का रहेगा, जिसमें तुम्हारे 5 चैप्टर आएंगे। एक तुम्हारा आवर एनवायरनमेंट वाला चैप्टर, पहले मैं चैप्टर डिस्कस करूंगा, क्योंकि यार देखो इसमें एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है, मेरी बात को समझो। बायोलॉजी में तुम्हारे टोटल 9 एमसीक्यू आ रहे हैं, समझ रहे हो बात को। सेक्शन बी केमिस्ट्री में जो तुम्हारे जब एमसीक्यू रहेंगे वो 8 रहेंगे केमिस्ट्री से, लेकिन फिजिक्स से तुम्हारे 3 एमसीक्यू ही आ रहे हैं। तो समझना तुम्हें जरूरी कि फिजिक्स में उतना एमसीक्यू पढ़ना इंपॉर्टेंट, 3 मैं बता रहा हूं भाई। तो तुम समझ जाना कि तुम्हारे बोर्ड एग्जाम के पेपर में तुम लिखवा के ले लो, 100% कंफर्म है कि तुम्हारे 3 एमसीक्यू आएंगे। फिजिक्स से समझ लेना तुम 3 एमसीक्यू ही बोर्ड एग्जाम में आएंगे, उससे एक ज्यादा नहीं आएगा। तुम अभी मैं बोल रहा हूं जुबान, तुम समझ लो, कहीं नोट कर लो कि फिजिक्स से जब भी एमसीक्यू आएगा 3 एमसीक्यू आएंगे, उससे ज्यादा नहीं आएंगे। समझ रहे बात को, तो एकदम नोट कर लेना। अब कौन कौन से चैप्टर आ रहे हैं पहले वो क्लियर करते हैं, फिर क्या क्या क्वेश्चंस आ रहे हैं पहले वो देखना भी इंपॉर्टेंट है। मेरी बात को समझो। बायोलॉजी सेक्शन ए रहेगा, 5 चैप्टर, 16 क्वेश्चन, 30 मार्क्स के आ रहे हैं बायोलॉजी से। केमिस्ट्री सेक्शन बी रहेगा, सेक्शन बी तुम्हारा केमिस्ट्री स्टार्ट होगा, 4 चैप्टर जिसमें आ रहे हैं, ये चैप्टर लिखे हुए हैं। 13 क्वेश्चन 25 मार्क्स के आ रहे हैं, इसमें 13 ही क्वेश्चन है 25 मार्क्स के। अब सेक्शन सी जो तुम्हारा रहेगा फिजिक्स, इसमें 4 चैप्टर है, उसमें 10 ही क्वेश्चन है, क्योंकि एमसीक्यू नहीं है तो क्वेश्चन कम है, मार्क्स जा रहा 25 मार्क्स के। इसमें तुम्हारा लाइट वगैरह चैप्टर है, जो चैप्टर आ रहा है। यहीं पर बायोलॉजी में एक चीज अलग हुई कि लाइफ प्रोसेस, कंट्रोल, कोऑर्डिनेशन, रिप्रोडक्शन, हेरिडिटी, तुम्हें पता ही है। आवर एनवायरनमेंट भी बायोलॉजी का ही चैप्टर है, तो बायोलॉजी में जाएगा, जैसा मैं पहले बोलता आ रहा था। तो ये तुम्हारा न्यू पैटर्न के हिसाब से चीजें हो गई। समझ रहे बात को। अब क्या क्या इसके अंदर आएगा पहले वो भी समझ लो। अब इसके अंदर तुम्हारे जैसे मैंने क्वेश्चन बताया, अब इन 16 क्वेश्चन में 9 इसमें एमसीक्यू आएंगे, बायोलॉजी में 9 एमसीक्यू आएंगे। समझ लेना, तो एमसीक्यू ज्यादा पढ़ने बायोलॉजी में, जो मैं बताऊंगा अभी तुम्हें। उसके अलावा तुम्हारा 3 क्वेश्चन 2 नंबर वाला आएगा, तो मतलब टोटल 6 मार्क करके आएंगे। तो 2 नंबर वाले क्वेश्चन भी ज्यादा आ रहे हैं बायोलॉजी, ये देखने वाली बात है। फिर 2 क्वेश्चन आएंगे 3 नंबर वाले क्वेश्चन भी ज्यादा आ रहे हैं भाई, 6 मार्क के ये भी हो गए। तो 2 क्वेश्चन 3 नंबर वाले, समझ रहे हो बात को। क्या मैं बोलना चाह रहा हूं, 9 एमसीक्यू, 3 क्वेश्चन आएंगे 2 मार्कर वाले, 2 क्वेश्चन आएंगे 3 मार्कर वाले, एक केस स्टडी आएगा 4 मार्कर वाला क्वेश्चन, मोस्ट प्रोबेबली वो लैब प्रोसेस से आएगा या तुम्हारा हेरिडिटी से आएगा, मैं अभी बताते रहूं। और उसके अलावा एक लॉन्ग क्वेश्चन आएगा 5 मार्क्स का, जो तुम्हारा रिप्रोडक्शन से आएगा। तो इतना मैंने क्लियर किया, ठीक है। अब सेक्शन बी तुम्हारा जो रहेगा केमिस्ट्री, अब इसमें 13 क्वेश्चन है भाई, 25 नंबर है, इसमें 8 एमसीक्यू आएंगे, इसमें भी एमसीक्यू बहुत अच्छे खासे आते हैं। फिर एक क्वेश्चन आएगा 2 मार्कर वाला, ठीक है। उसके अलावा 2 क्वेश्चन आएंगे 3 मार्कर वाले, एक केस स्टडी आएगा 4 मार्क का, और एक लॉन्ग क्वेश्चन आएगा 5 मार्क का, जो तुम्हारा कार्बन कंपाउंड से आएगा 100%। समझ रहे बात, कोई कार्बन कंपाउंड से आएगा। उसके अलावा सेक्शन सी तुम्हारा फिजिक्स आएगा, इसमें 10 ही क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि न्यूमेरिकल रहेंगे। और 20 इस बार सीबीएसई वालों ने एक चीज मैं तुम्हें नया बताऊं, सीबीएसई वालों ने पहले न्यूमेरिकल बहुत ज्यादा देते थे, अब न्यूमेरिकल पर थोड़ा सा इन्होंने कॉन्सेंट्रेट कम किया। ये तुम्हारे लिए अच्छी बात है, क्योंकि पहले अच्छे न्यूमेरिकल वो बनाते थे इलेक्ट्रिसिटी और लाइट से। समझ रहे बात को। अब तुम्हारे यहाँ पर 3 ही एमसीक्यू रहेंगे, जो 3 मार्कर रहेंगे। अब 2 मार्क का 2 क्वेश्चन आएगा 2 मार्कर वाला, 3 क्वेश्चन आएगा 3 मार्कर वाला, ठीक है। अब तुम्हारा एक केस स्टडी आएगा 4 मार्कर वाला, और एक लॉन्ग क्वेश्चन आएगा 5 मार्कर वाला, जो कंफर्म लिखवा लो इलेक्ट्रिसिटी से रहेगा, ये केस स्टडी लाइट से रहेगा, ठीक है। तो ये तुम्हें इतना पता चल गया, ठीक है। तो ये सारी चीजें तुम्हारी आएगी, ठीक है। और अगर अभी तक तुमने यार चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना भाई, क्योंकि मैं तुम्हें बता दूं ये सारे पेपर तो हमने कर दिए, और टोटल साइंस भी कर ही दिया, तुम्हें मिल ही गया। IT 402 में कंफर्म दे दूंगा, हिंदी में कंफर्म दूंगा, SST में कंफर्म दे दूंगा, SST भी कंफर्म दे दूंगा, क्योंकि मैंने बोर्ड एग्जाम की डेट लिख ली है, और डेट से पहले जस्ट मैं ये वीडियोस तुम्हें दे दूंगा, बिल्कुल तुम्हें। बस तुम्हें एक काम करके रखना, ये वीडियो तुम्हें मिल जाए, बस तुम्हें चैनल को सब्सक्राइब कर, तुम चैनल पे जाओगे प्लीज, अगर नहीं कर रखा कर लेना, वीडियो मिल जाएगी, तुरंत नोटिफिकेशन आएगा। सब्सक्राइब तो करना ही है, सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशन ऑन करना, तभी वीडियो मिलेगी। तो नोटिफिकेशन ऑन करोगे ना, ऐसे ऐसे यहाँ क्लिक करोगे, ऑल पे क्लिक कर देना, नोटिफिकेशन तुम्हारा ऑन हो जाएगा। तो सब्सक्राइब कर, क्योंकि सारी वीडियो इसी चैनल पे आती है भाई, तो सब्सक्राइब करके रहना, क्योंकि SST का प्री बोर्ड हमने डाल रखा था, सारे डाल रखे थे हमने, तो इस बार भी मैं डाल दूंगा, बिल्कुल टेंशन नहीं है। बस सब्सक्राइब कर लेना। कर लिया सब्सक्राइब? कर लिया होगा सब्सक्राइब? कर लिया सब्सक्राइब? कर लिया, ठीक है। सब्सक्राइब कर लो, ऑन कर लो, और इस वीडियो को लाइक कर दो यार। बनाने में बहुत मेहनत लगी, मैं जेन्युइनली बता रहा हूँ, बहुत लगी। अभी रात के मैं तुम्हें बताऊँ 1 बज रहे हैं, मैं जेन्युइनली बता रहा हूँ, 1 से ऊपर हो रहा है। अब मैं तुम्हारे लिए वीडियो शूट कर रहा हूँ, समझ रहे बात को। मेहनत लगती है, दिखता नहीं है, लगती है। तो कर लेना, ठीक है भाई, कर लेना। ये डेट शीट से पहले मैं दे दूंगा, ठीक है। अब हम लोग आते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे, जो तुम्हारे पेपर में बिल्कुल डायरेक्ट छपने वाले हैं।
अब हम लोग आते हैं तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में आने वाले श्योर 100 क्वेश्चंस पे। ये वो 100 क्वेश्चन है भाई जिसको हमने बहुत रिसर्च करके निकाला है, मतलब ये क्वेश्चन आने के चांसेस सबसे ज्यादा हाईएस्ट है। पर मैं एक चीज तुम्हें और कह दूं, अभी सीबीएसई कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पर ज्यादा जोर दे रहा। तुम देखो कॉन्सेप्ट क्लियर वाले करने वाले क्वेश्चन पे ज्यादा जोर दे रहा। तो मैं बीच बीच में ना तुम्हें चैप्टर की थ्योरी बताते जाऊंगा, कॉन्सेप्ट भी क्लियर कराते जाऊंगा, कैसे कैसे चीजें बन रही। क्वेश्चन तो बताऊंगा ही, साथ में मैं कॉन्सेप्ट भी क्लियर कराऊंगा कि हाँ ये चीजें, ये हार्ट है, इसमें वेना कावा यहाँ होता है, ऐसे ब्लड सर्कुलेट करता है। मैं तुम समझ रहे हो, सारे चैप्टर में बताऊंगा, ट्रॉपिज्म बताऊंगा, जो जो मेरे को टॉपिक लगता है कि हाँ ये टॉपिक से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं, मैं तुम्हें कॉन्सेप्ट भी बताऊंगा। ठीक है, और ये जो क्वेश्चन है इसका सॉल्यूशन तुम गूगल वॉइस सर्च से देख लेना। आंसर कहां से देखोगे, गूगल वॉइस सर्च करना, मिल जाएगा। क्योंकि मैं अगर आंसर दूंगा तो वीडियो बहुत लेंदी हो जाएगी, मेरे को क्वेश्चन निकालने में टाइम लगेगा, आंसर निकालने में टाइम लग जाएगा। हमने क्वेश्चन तो निकाल लिए, पर इसका आंसर निकालने में टाइम तुम आराम से निकाल सकते हो। कोई जितना रिसर्च करोगे, जितना खोजोगे उतना याद रहेगा। मैं यहां दे दूंगा, तुम लिख लोगे तो याद नहीं रहेगा। खोजोगे, थोड़ी मेहनत करोगे कि ट्रांसपिरेशन क्या है, ट्रांसपिरेशन में तुम अगर मेहनत करोगे क्या व्हाट इज ट्रांसपिरेशन, तुम्हें आंसर पता चलेगा। तुम लिखोगे, देर मेहनत करोगे, तब जाकर तुम्हें और क्लियर होगा। समझ रहे बात को। इस वीडियो में पूरी कोशिश करूंगा तुम्हें कॉन्सेप्चुअली भी अच्छी तरीके से बहुत स्ट्रॉन्ग कर दूं। समझ रहे बात को। स्टार्ट करते हैं। पहला हम लोग लाइव प्रोसेस से बात करते हैं। अब तुम्हारा बायोलॉजी तुमने देखा 30 मार्क्स का, लाइव प्रोसेस 10 नंबर तक का आता है। ये नंबर मैक्सिमम मैं पहले क्लियर कर रहा हूं, 10 से कम भी हो सकता है। ये नंबर मैं मैक्सिमम बता रहा हूं तुम्हें, किसी भी चैप्टर का मैं तुम्हें मैक्सिमम मार्क्स बताऊं, क्योंकि अभी जैसा पैटर्न बन गया, हो सकता है लाइव प्रोसेस 8 नंबर का आ जाए, कंट्रोल कोऑर्डिनेशन 2 नंबर का आ जाए, हो सकता है लाइव प्रोसेस 6 नंबर का आ जाए, कंट्रोल कोऑर्डिनेशन 4 नंबर का आ जाए। तो कोई फिक्स नहीं, समझ रहे बात को। लेकिन मैं तुम्हें मोटा मोटी बताता रहूं कि हाँ ये चैप्टर इतना वेटेज रख सकता है, ये 10 नंबर का आ सकता है, कंट्रोल कोऑर्डिनेशन इस साल 6 नंबर का आ सकता है। जैसे मैंने टोटल इतना क्लियर है कि टोटल बायोलॉजी 30 मार्क्स का आएगा, ये क्लियर है पूरी चीज। ठीक है, और एक और चीज क्लियर है कि तुम्हारा आवर एनवायरमेंट वाले चैप्टर से 5 नंबर का आएगा, जिसमें तुम्हारा 3 एमसीक्यू होगा और 1 2 मार्कर होगा। ठीक है, समझ रहे बात को। अब आगे बढ़ते हैं। अब पहली चीज ये 10 नंबर का आएगा, इसमें 3 नंबर का आ सकता है, 2 नंबर का 2 और 2 एमसीक्यू से आ सकता है। समझ रहे बात को। अब स्टार्ट करते हैं। स्टेट वन रोल ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग इन ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। भाई साहब छप गया ये क्वेश्चन के हाईएस्ट चांसेस रहते हैं। कभी भी लाइव प्रोसेस क्वेश्चन आता है डाइजेस्टिव एंजाइम, सीबीएसई वालों का फेवरेट है, बहुत अपना क्वेश्चन है उनका ये, तो वो देते ही देते हैं हर बार। समझ रहे बात को, देते ही देते हैं। क्या क्या सब, पहले तुम्हारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये क्या वर्क करता है, ये फूड के डाइजेशन में वर्क करता है, स्टमक में फूड को सॉफ्टन करता है। समझ रहे बात को। तो ये एक फीचर इसका लिख दो, फंक्शन पता होना चाहिए, रोल पता होना चाहिए। ये सॉफ्टन करता है फूड को। दूसरा विली, ये क्या करता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में रहता है, ये क्या करता है, एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिशन करता है, न्यूट्रिशन को अब्सॉर्ब करता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। सेलेवरी एमाइलाइज, ये क्या करता है, ये क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट्स को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है, डाइजेशन में कार्बोहाइड्रेट्स को डाइजेस्ट करता है। ठीक है, लाइपेज क्या करता है, ये फैट्स को डाइजेस्ट करता है। ठीक है, ये ट्रिप्सिन क्या करता है, ये प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है, और ये पेप्सिन भी क्या करता है, प्रोटीन को ही करता है। ये क्या करता है, पेप्टाइड से पेप्टोड्स में कन्वर्ट करता है। ये दोनों में तुम प्रोटीन लेते हो तो तुम्हारे लेवल तक ये कंफर्म है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये तुम्हारा काम हो जाएगा। अब कुछ गिव रीजन वाले क्वेश्चन भी आते हैं तुम्हारे 3-3 नंबर के, जैसे ये 3 नंबर का था तुम्हारा, तो 3 नंबर के करके कुछ गिव रीजन वाले क्वेश्चन होते हैं। क्या ये वेंट्री क्या बोलता है वेंट्रिकल्स हैव थिकर मस्कुलर वॉल्स इन आर्टरी। क्यों थिकर वॉल रहते हैं कि ब्लड का प्रेशर बहुत हाई रहता है वहां पे, इसलिए थिकर मस्कुलर वॉल्स रहते हैं वहां पे। समझ बात को। तो पहला गिव रीजन दिया। दूसरा, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम इन प्लांट इज स्लो इसलिए रहता है क्योंकि वो ट्रांसपिरेशन पुल से ट्रांसपोर्टेशन होती है, तो इसलिए वो स्लो रहता है। ठीक है, इसी तरीके से तुम सारे आराम से लिख लोगे, कोई दिक्कत नहीं। इस टाइप के क्वेश्चन एकदम बन जाते हैं, यही बनते हैं, एनसीईआरटी में नहीं दिया, बनते हैं बोर्ड में। क्लियर मैं बता रहा हूं, ये कॉम्पिटेंसी लेवल। समझ रहे बात को। आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे स्टेट वन रोल ऑफ, इन जनरल जब भी क्वेश्चन तुम्हें बनेगा 3 नंबर का 3 पॉइंट में पूछेगा, तो इस टाइप के बायोलॉजी में क्वेश्चन बनते आ रहे हैं अभी तक सीबीएसई में। फिर 2 नंबर का तो 2 पॉइंट में पूछेगा, जितने पॉइंट नंबर है उतने पॉइंट में पूछेगा। ठीक है, स्टेट रोल ऑफ एटीपी तुम्हें पता ही होगा, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, जो एनर्जी करेंसी ऑफ सेल बोलता है जिसको। ठीक है, तो उसको बोलता है, उसका रोल क्या है, एनर्जी प्रोवाइड करता है सेल को। तो रोल पूछा, यहाँ रोल पे बहुत फोकस रहता है। उसके बाद व्हाट इंश्योर सफिशिएंट एक्सचेंज ऑफ गैसेज इन प्लांट्स, क्या कौन करता है, स्टोमाटा करता है, पता ही होगा स्टोमाटा। ठीक है, स्टोमाटा करता है, पता ही होगा तुम्हें। ठीक है, उसके अलावा स्टेट कंडीशन ऑन विच डायरेक्शन ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैसेस इन प्लांट्स अपॉन, अब ये इस टाइप का क्वेश्चन है। उसके बाद तुम्हारा व्हाट इज द इंटरनल एनर्जी रिवर्स इन प्लांट एनिमल्स। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन है। उसके अलावा तुम्हारा डायरेक्ट प्लांट, अब जाइलम फोइलम से भी क्वेश्चन आ रहा है, ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट से क्वेश्चन बनता है, सीबीएसई का फेवरेट, ये क्वेश्चन भी तुम देख लो। उसके बाद व्हाट इज रेस्पिरेटरी प्रोग्राम नीडेड फॉर मल्टी न्यूरल ऑर्गेनिज्म टू लार्ज बॉडी साइज। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बनता है। उसके बाद फिर गिव रीजन, रिंग्स ऑफ कार्टिलेज प्रेजेंट इन थ्रोट, क्यों रिंग्स ऑफ कार्टिलेज प्रेजेंट रहता है, मूवमेंट के लिए रहते हैं। उसके बाद लंग्स ऑलवेज कंटेन रेजिडुअल वॉल्यूम ऑफ एयर, क्यों वॉल्यूम करते हो। ये सारे कुछ क्वेश्चन है जो एकदम तुम्हें बिल्कुल आने चाहिए, पेपर में बिल्कुल आता है गिव रीजन वाला क्वेश्चन। समझ रहे बात को, एकदम याद कर लेना, गूगल से वॉइस सर्च करके देख लेना, सारे एकदम नोट कर लेना एकदम। ये एक गिव रीजन का क्या है तुम्हें पता नहीं देगा, ये ऐसे ऐसे क्वेश्चन है जो बहुत कॉन्सेप्चुअल है और एकदम आ जाते हैं बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं यार हम लोग।
मैं किसी भी तरीके छोड़ूंगा नहीं, मैं तुम्हें अच्छे लेवल पे रेडी करवा दूंगा, समझ रहे बात को। उसके अलावा तुम्हारा मेंटेन द फंक्शन। अब कुछ क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, यहाँ कुछ लाइनें दे दिएगा, पढ़ लेना तुम। ये केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन जो इससे 4 नंबर का बन सकता है, तो ये 4 नंबर का बनता है, समझ रहे बात को। अब इसमें तुम्हारा क्या कुछ लाइनें दे दीजिए कि मेंटेन फंक्शन ऑफ ऑल रिवीजन और कुछ मेन क्वेश्चन तुम्हारा क्या है, नेम एंड डिफाइन प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट्स प्रिपेयर फूड। क्या है? फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस से वो खाना बनाते हैं, तुम्हें पता ही होगा। राइट केमिकल, अब इसका एक केमिकल रिएक्शन भी दिया हुआ, इक्वेशन भी दिया हुआ बायोलॉजी वाले में, CH करके जो दिया हुआ, समझ रहे बात को। तो वो वाला भी तुम्हें याद होना चाहिए, वो तुम्हारी एनसीईआरटी की बुक में दिया हुआ, उसको एकदम रट लेना भाई, समझ रहे बात को। CH26 इस तरीके से है ना, तो वो वाला बिल्कुल रट लेना, समझ रहे बात को। उसके बाद स्टेट इन प्रॉपर सीक्वेंस इवेंट ऑकर इन सिंथेसिस ऑफ फूड डेजर्ट इन प्लांट्स। अब सीक्वेंस पूछ रहा है, अब और इसके साथ देखो और भी दिया हुआ है, एक एक्सप्लेन द, अब ये वाला क्वेश्चन बहुत ट्रेंड में है, ये 2 साल से मैं लगातार देख रहा हूं, इसलिए मैं बता रहा हूं। उसके बाद एक्सप्लेन द गिवन रीजन बाय द रेट एट विच, मैंने तुम्हें बोला था जाइलम फोइलम से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा, प्लांट ट्रांसपोर्टेशन रिलेटेड क्वेश्चन आएगा। ग्रीन प्लांट्स विद प्रिपेयर फूड, अब ड्यूरिंग क्लाउडी वेदर में किस तरीके से प्रिपेयर करते हैं, और उसके अलावा तुम्हारा व्हेन स्टोमाटा गेट ब्लॉक ड्यू टू डस्ट, उस समय कैसे प्रिपेयर करते हैं। तो ये सारे क्वेश्चन तुम्हें पता होना चाहिए, केस स्टडी बेस्ड है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे तुम्हारा क्या ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, फिर प्लांट में क्यों स्लो रहता है, देखो बार बार ये क्वेश्चन पूछता है, ट्रांसपिरेशन पूल की वजह से, क्योंकि ट्रांसपिरेशन की वजह से स्लो रहता है। स्टेट द रोल ऑफ फोइलम, फोइलम का रोल क्या होता है, देखो प्लांट में 2 चीजें रहती है, एक तुम्हारा जाइलम, एक तुम्हारा फोइलम, ये वाला फोइलम, PHLOEM, ठीक है, फोइलम। अब फोइलम P से होता है, P से फोइलम, F से फूड, तो फोइलम और फूड एक जैसा लगता है सुनने में, ऐसे तुम याद कर सकते हो, फोइलम और फूड एक जैसा लगता है सुनने में। तो ये फूड को ट्रांसपोर्ट करता है, समझ रहे बात को, प्लांट में। और ये क्या करता है, और जाइलम जो बचा ये वाटर और मिनरल को ट्रांसपोर्ट करता है, तो ये तुम्हें याद रखना। तो फंक्शन जब भी पूछे ये क्या होता है, तो स्टेट 1 रोल ऑफ फोइलम इन ट्रांसपोर्ट ऑफ मिनरल्स इन प्लांट्स। अब ये क्या करता है, ऑफ मिनरल, ये असल में फूड को करता है, जाइलम उसको करता है। तो रोल, क्योंकि वो क्या करता है ना, बैकवर्ड मूवमेंट के थ्रू होता है, ट्रांसपिरेशन पुल के थ्रू होता है, समझ रहे बात को। उसके बाद तुम्हारा क्या, बिसाइड मिनिमाइजिंग द लॉस ऑफ ब्लड, व्हाई इट इज एसेंशियल टू प्लग एनी लीक इन अ ब्लड वेसल, क्यों लॉस ऑफ ब्लड बचाने के लिए क्यों होता है। और दूसरा पूछ रहा है, नेम द कंपोनेंट ऑफ विच ब्लड कैपिलरीज करती है इसको, ब्लड कैपिलरीज ब्लड को ब्लॉक करती है, वो क्या करती है, ब्लड क्लॉट बनाती है। तुम देखते हो ना कहीं कट वट जाता है, फिर वहां पर ऐसे बन जाता है लाल जैसा, तो उसको क्लॉट बोलते हैं, वो ब्लड को बंद करने के लिए होता है। तो वो प्रोसेस किस तरीके से होता है, पूरा प्रोसेस तुम्हें पता होना चाहिए। ये एनसीईआरटी क्वेश्चन है, कॉम्पिटेंसी लेवल का, समझ रहे हो बात को, तो ये आना चाहिए तुम्हें। आगे बढ़ते हैं भाई, आगे तुम्हारा क्या, इन द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन, ये सेक्शन ए का तुम्हारा सारा काम हो रहा है। जितना मैं बायोलॉजी का बोल, जैसे बायोलॉजी में 5 चैप्टर, तो बायोलॉजी में 5 चैप्टर तुम्हारा सेक्शन ए का काम होगा, 5 चैप्टर पढ़ लोगे, सेक्शन ए तुम्हारा खत्म हो जाएगा। जो उससे 9 MCQ आ रहे, जो 2-3 नंबर वाले आ रहे हैं, और तुम्हारा 2 नंबर वाला आ रहा है, एक 4 नंबर का आ रहा है, एक 5 नंबर वाला, सब तुम्हारा खत्म हो जाएगा। उसके बाद तुम्हारा क्या, द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन, अब रेस्पिरेशन से रिलेटेड क्वेश्चन आता है भाई, तो रेस्पिरेशन क्या होता है दिमाग में रखना, रेस्पिरेशन और ग्लाइकोलाइसिस, ठीक है। उसके बाद रेट ऑफ ब्रीथिंग, अब एक ये जो चार्ट है इसको भी तुम्हें दिमाग में रखना है। ये जो चार्ट तुम्हें दिख रहा है ना, ये जो चार्ट दिख रहा है इसको मत देखो, ये मार्क्स मत देखो, इससे 3 नंबर वाला क्वेश्चन बनता है, चार्ट देखो। अब यहाँ पर चार्ट में हमेशा क्या है, ग्लूकोज 6 कार्बन मॉलिक्यूल रहता है इन साइटोप्लाज्म, वो पायरुवेट बनाता है जो 3 कार्बन मॉलिक्यूल प्लस एनर्जी। अब इसके आगे जो बात होती है, एक ऑक्सीजन के प्रेजेंस पे, एक लैक ऑफ ऑक्सीजन में, तो ये पूरा चार्ट तुम्हें याद करना है, क्योंकि इससे क्वेश्चन बनेगा 100% गारंटी, 100% गारंटी, ये वाला चार्ट से तुम्हें क्वेश्चन बनेगा। मेरी बात को समझो। अब यहां पर तुम्हें दे दिया गया कि प्रोसेस, अब रेस्पिरेशन पूछा, रेट ऑफ ब्रीथिंग पूछा, अब यहां पर एक क्वेश्चन दे दिया, इससे 3-3 नंबर एक क्वेश्चन बन जाते हैं। कंप्लीट द फॉलोइंग पाथवे ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज। अब यहां पर तुम्हें दिख रहा है ग्लूकोज है इन साइटोप्लाज्म में, अब यहां पर पूछ रहे यहां क्या होगा, तुम्हें दिख रहा था यहां पायरुवेट होगा, 3 कार्बन मॉलिक्यूल, यहां पायरुवेट तुम लिख दोगे। ये पूरा तुम्हें टेबल याद रहना चाहिए भाई, तो पायरुवेट लिखो। उसके बाद तुम्हें पूरा प्रेजेंस ऑफ O2 एक पूछ रहे हैं, यहां तो 3 तरीका हो जाता है, एक प्रेजेंस है, एक एब्सेंस है, और एक तुम्हारा एक लैक ऑफ O2, ठीक है। यहां पूरा प्रेजेंस ऑफ O2 इन माइक्रोकॉन्ड्रिया, जो हम ये वाला केस देख रहे हैं, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इन माइक्रोकॉन्ड्रिया। अब आगे H2O प्लस एनर्जी बन रहा है, इसके साथ में क्या बन रहा है, तो मेरे को पता है कि CO2 बन रहा है। देखो यहां पर CO2 बन रहा है, यहां पर माइक्रोकॉन्ड्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, एनर्जी, तो ये पता है। अब तुम्हें हो सकता है पूछ दे ये वाला कि लैक ऑफ ऑक्सीजन में क्या है, तो लैक्टिक एसिड और एनर्जी बन रहा है, समझ रहे बात को। जो मसल क्रैम्प्स वगैरह आते हैं वो लैक ऑफ ऑक्सीजन में होता है। फिर एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन जो यीस्ट वगैरह में होता है, वहां क्या, वहां बनता है इथेनॉल बनता है, 2 कार्बन मॉलिक्यूल, उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी बनता है। तो इस तरीके से बनता है। अब ये वाला क्वेश्चन बिल्कुल सेम है। अब पूछ रहा है विच ऑफ द विद द हेल्प ऑफ स्कीमेटिक्स फ्लो चार्ट सो दैट द ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज सेल इन प्रोवाइड एनर्जी इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, प्रेजेंस वाला फिर वही वाला पूछ रहा है, तो यही वाला तुम यही बनाओगे, और ये वाला देखे ये वाला सीधा बना। उसके बाद बोल रहा है लैक ऑफ ऑक्सीजन, लैक ऑफ ऑक्सीजन तुम्हारा कहा कि ये वाला था, तो लैक्टिक एसिड और एनर्जी बनेगा, ऊपर वाला नहीं पूछ रहा है, एब्सेंस पूछ रहा है, तो बोला करा। तो ये चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत क्वेश्चन बनते हैं, समझ रहे बात को, तो ये जानना जरूरी है तुम्हारे लिए। अब तुम्हारा क्या है, एक MCQ तुम देखो ड्यूरिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम भी, हार्ट का कभी भी डायग्राम है तुम ऐसे ही बनाना। हमारे स्कूल में एक 25 ईयर एक्सपीरियंस ऑफ टीचर थी, तो उन्होंने मेरे को ये डायग्राम बनाने बताया, क्योंकि जो वो ओरिजिनल डायग्राम है ना भाई हार्ट का, वो बहुत अलग लेवल का, वो बनेगा नहीं, समझ रहे बात को। डायग्राम इन जनरल 3 ही आएंगे, एक अमीबा आ सकता है, किस्मत अच्छी रही तो, मतलब कि किस्मत खराब रही तो अमीबा आ सकता है, नहीं तो क्या आएगा तुम्हारा, ये तुम्हारा नेफ्रॉन का डायग्राम आएगा, ये वाला
ये तुम्हारा नेफ्रॉन का ये वाला आएगा, समझ रहे बात को, ये किडनी के अंदर जो नेफ्रॉन्स रहते हैं इनका डायग्राम आएगा, ये ग्लोमेरुलस वगैरह। उसके अलावा तुम्हारा एक्सक्रीटरी सिस्टम का डायग्राम आ सकता है, हार्ट का आएगा डायग्राम। अगर आ गया लेबल करने तो ये वाला तुम बना सकते हो, समझ रहे बात को। ऐसे तो आता है लेबल करने की कौन सा पार्ट कहां पर है, एरोटा कहां पर है। अब मेरी बात को सुनो, ड्यूरिंग द फॉलोइंग स्टेजेस ऑफ सर्कुलेशन ऑफ ब्लड इन ए नॉर्मल ह्यूमन बीइंग ऑक्सीजनेटेड एंड ब्लड इज पंप्ड इन ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी इन कॉन्ट्रैक्शन ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकल। इसलिए तुम्हें हार्ट का फंक्शन समझना बहुत जरूरी है, बहुत कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। मेरी बात को समझो, हार्ट में दो पार्ट्स रहते हैं, एक तुम्हारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है, उधर वाला पार्ट जो रहता है लेफ्ट वाला वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है, रेड वाला जो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड तुम समझ लो वो, और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है ब्लू वाला इधर है। डीऑक्सीजनेटेड का मतलब इस ब्लड में ऑक्सीजन नहीं होता और ये वाले में ऑक्सीजन होता है, समझ बात को। ये वाला सीधा लंग से आ रहा था, मतलब कि जैसे समझो ये वाला ब्लड पूरे बॉडी से घूमता है और ये ऑक्सीजन खत्म होने के बाद लंग में जाता है, क्योंकि लंग में तो ऑक्सीजन रहती है हमारी, फिर लंग से होके फिर ये ऑक्सीजनेट जाता है, फिर बॉडी में घूमता है, फिर यहाँ पर आता है, समझ बात को। तो इस तरीके से सर्कुलेशन चलती है। पर मेरी बात को समझो, पहले इंट्रेंस कहां से होती है, पहले मेरी बात को समझो। सबसे पहले जो तुम्हारा ब्लड आता है, मेरी बात को समझ, ये डीऑक्सीजनेटेड वाला पहले हम लोग बात कर लेते हैं, फिर ऑक्सीजन। ये वेना कावा से एंटर करता है, वेना कावा से एंटर किया, वेना कावा से एंटर किया, फिर गया राइट एट्रियम में गया, राइट एट्रियम में गया, फिर घूम के राइट वेंट्रिकल में गया, फिर वहां से घुमा और पल्मोनरी आर्टरी से बाहर निकल गया। ये तुम्हें याद रखना है, एक साइड हो गया। दूसरा साइड जो तुम्हारा है वो ऑक्सीजनेटेड वाला साइड जो वो वहां तुम्हारा पल्मोनरी वेन से एंटर करता है, फिर लेफ्ट आर्टरियम में जाता है, लेफ्ट वेंट्रिकल में आता है और एओर्टा से बाहर जाता है। बोलता है ना क्यों थिक वॉल्स रहता है, मैंने बोला था ना ऑक्सीजनेटर प्रेशर हाई रहता है इसका, क्योंकि इसको पूरी बॉडी में जाकर डिस्ट्रीब्यूट होना रहता है, उसके बाद घूम के फिर यहाँ पर आता है, समझ रहे बात को। तो ये तुम्हारा है। अब यहाँ पर बोल रहा है कि क्यों बोल रहा है द स्टेजेस ऑफ ब्लड सर्कुलेशन नॉर्मल ह्यूमन बीइंग, तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड इज पंप्ड इन ऑल पार्ट्स ऑफ, किससे पंप होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकल से कॉन्ट्रैक्ट होता है, यहाँ से कॉन्ट्रैक्ट होगा तब ना जाकर पूरा बॉडी में पंप होगा। तो इस तरीके से होता है, समझ बात को। यहाँ लेफ्ट वेंट्रिकल दिया हो तो ये वाला तुम्हारा ऑप्शन करेक्ट होगा। कितना कॉन्सेप्चुअल है देखो। अब यहाँ पर ये डायग्राम मैंने तुम्हें बोला था ये मत बनाना, वही वाला बना देना, ये उससे बेटर है ये डायग्राम। तो समझ ये वाला डायग्राम एकदम रट लो, ये बना देना, एकदम सही है, 100% सही डायग्राम है, समझ रहे बात को। और यहां बीच में सेप्टम होता है, ये भी लिख लो सेप्टम, ठीक है। और यहाँ वॉल्व भी होता है, एक दो वॉल्व भी होता है, यहाँ पर बाइकस्पिड वाल्व होता है, ट्राइकस्पिड वाल्व होता है, नहीं भी लिखोगे चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आगे तुम्हारा क्या है कि ड्यूरिंग द सेलुलर ऑक्सीडेशन, अब वही कार्बन मॉलिक्यूल, फिर वही एटीपी वाला क्वेश्चन है, ये कार्बन मॉलिक्यूल। उसके अलावा स्टोमाटा क्लोजेस कब कब क्लोज होता है वो क्वेश्चन दिया हो, तो आराम से ये सारे एमसीक्यू तो कर सकते हो, मैं समझाऊंगा, टाइम लगेगा भाई। फिर उसके अलावा तुम्हारा ऑर्गेनिज्म ब्रेक डाउन द फूड आउटसाइड द बॉडी, कौन ये सारे क्वेश्चन आते हैं। आउटसाइड कौन करता है, फंगी करता है और आइजोपस करता है, ठीक है। कंसीडर, अब ये वाला तुम्हारा क्या है, कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है वो पूछ रहा है शायद, तो वो तुम कर लेना स्मॉल स्टेट। इसके बाद तुम्हारा क्या है, असर्शन रीजनिंग, ब्लड क्लॉटिंग से रिलेटेड क्वेश्चन भी इन जनरल आता है, ध्यान रखना। ये ब्लड क्लॉटिंग प्रिवेंट एक्सेसिव लॉस ऑफ ब्लड, सही लग रहा भाई। ब्लड क्लॉटिंग इज ड्यू टू द ब्लड प्लाज्मा एंड वाइट ब्लड सेल, A is to blood, R is for, A तो सही है बस R is false, ठीक है मेरे बात को। अब सेकंड वाला भी वैसे ही कर लेना पढ़ के, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं, आगे तुम्हारा क्या, ये वाला भी क्वेश्चन। अब देखो, सिक्रीशन ऑफ लेस सलाइवा इन माउथ विल इफेक्ट, क्या करता है, स्टार्च को सिंपल शुगर में कन्वर्ट करने में मदद करता है। तो ये तुम्हारा लेटेस्ट क्वेश्चन है, बिल्कुल लेटेस्ट, लास्ट ईयर भी क्वेश्चन आया था, उससे लास्ट ईयर भी आया था। उसके अलावा तुम्हारा ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज हैज फॉलोइंग पाथवेज, क्या क्या पाथवे, देखो फिर वही वाला आया, ये बना। अब वो वाला पूछ रहा है एनर्जी, अब पायरुवेट पूछ रहा है। अब लैक्टिक एसिड कब बनता था, जब लैक ऑफ ऑक्सीजन होता था। यहाँ तो मैं लैक ऑफ ऑक्सीजन बताना है, कहाँ पर होता था, तो हमने देखा था कहाँ पर होता था, देखो यहाँ पर देखा था ना हमने, कहाँ पर होता था लैक ऑफ ऑक्सीजन, हमने देखा था, देखो यहाँ पर हमने लैक ऑफ ऑक्सीजन देखा था, हमने देखा था मसल सेल्स में होता है। और इससे पहले साइटोप्लाज्म वाला भी उसमें गायब कर दिया था, ऐसे क्वेश्चन मार्क दिया, साइटोप्लाज्म भी गायब था और लैक ऑफ ऑक्सीजन, ये लैक्टिक एसिड दिया था, आपको बताना था कि लैक ऑफ ऑक्सीजन में होता है, मसल सेल में होता है, ठीक है। तो वहाँ पर वो उतनी सारी चीजें दी हुई थी। हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर आते हैं। ये चैप्टर मेरे को लगता है खत्म होने चला है। उसके बाद ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज इन द फॉलोइंग पाथवेज, फिर वही वाला क्वेश्चन है। तो ये चैप्टर यहाँ पर हमारी समाप्ति होती है। तुम्हें महारत हासिल हो चुकी है, लाइफ प्रोसेस में 10 नंबर तुम्हारे कंफर्म हो चुके हैं, किस्मत अच्छी रही तो हो सकता है 8 भी आएगा, समझ रहे बात को। अब हम लोग आते हैं थोड़ा सा कंट्रोल कोऑर्डिनेशन में, इसको थोड़ा सा हम लोग समझेंगे। उससे पहले क्या है यार कि मेरी तुमसे एक रिक्वेस्ट है, मैं तुम्हारा IT और हिंदी पूरा पेपर तुम्हें लिख करके बहुत अच्छे से दे दूंगा। मेरी तुमसे एक रिक्वेस्ट है, तुम्हें पता है तुम्हारे बाद तुम्हारे जूनियर्स आएंगे, तुम्हें पता होगा ये चीज़। हमारी एक फाइनल रिवीजन बुक थी, उसमें मैंने बोला था यार कि उसमें रिव्यूज दे देना 5 स्टार के। अगर तुम Amazon पे जाओगे ना, प्रेम शर्मा सर्च करोगे, फाइनल रिवीजन बुक सर्च करोगे, तुम्हें पता होगा तो वो तुम्हें बुक मिलेगी। अगर तुमने बुक ले रखी है, नहीं भी ले रखी है, जाके एक 5 स्टार रिव्यू देके तुम्हारे अच्छे से कमेंट कर देना यार कि ये भैया ये बुक तुम्हें अच्छी क्यों लगी। उसमें हमने बहुत सारे माइंड मैप वगैरह डाले थे जो हमने यहाँ पर यूज किया, ऐसा नहीं है, क्योंकि तुम्हें एंड में तो देना ही है मेरे को, लेकिन तुम्हारे जूनियर्स के लिए मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी बात बुक के रिव्यू देके रखो। तो 5 स्टार देके मेरी सबसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, एक रिव्यू उसमें दे देना यार कि तुम्हारे जूनियर्स आएंगे तो उनको क्या लगेगा, ये भैया ने क्या बना रखा होगा। जैसे ग्रंथ में कितने अच्छे रिव्यूज दिए हैं सबने, तो एक फाइनल रिवीजन बुक में तुम्हारा एक काम मैं तुम्हें दे रहा हूँ, बस कर देना, 1 मिनट लगेगा। Amazon पे जाना, बुक ले रखी तो बहुत बढ़िया बात है, प्रेम शर्मा सर्च करना, तुम्हें बुक मिलेगी। उसमें क्या करना, ऊपर में तुम्हें स्टार्स मिलेंगे बुक के ऊपर, क्लिक करना और राइट अ रिव्यू में जाना, वहां पर रिव्यू लिख देना, प्यार से 5 स्टार दे देना, उसको सबमिट कर देना। प्लीज रिक्वेस्ट है, सब कर देना, प्लीज कर देना। बहुत तुम्हारे जूनियर्स आएंगे तो बहुत हेल्प मिलेगी उनको यार, प्लीज मेरे लिए, मैं तुम्हारे लिए इतनी रात रात में पढ़ा रहा हूँ, प्लीज
ठीक है, तो वो कर देना वो चीज़, ठीक है। तो हम लोग आगे आते हैं, ठीक है। तो इतनी सी रिक्वेस्ट है, तुम सबको अपना समझता हूँ इसीलिए बोल रहा हूँ, क्योंकि जूनियर आएंगे तो देखेंगे कि क्या चीज़ बनाई है भैया ने, समझ रहे बात को, कि बच्चों ने ली तो बहुत है, रिव्यू कम दिए, तो 10,000 से ऊपर बच्चों ने ले रखी, रिव्यू कम है, तो वो समझ लेना, समझ रहे बात को। अब हम लोग डायग्राम आते हैं। अब कंट्रोल कोऑर्डिनेशन में आने से पहले ना कुछ चीज़ों को हमें समझना, पहले कर देना, याद से कर देना, तो भूल जाओगे, समझ रहे बात को, कर देना जाके, ठीक है। अब हम लोग आते हैं कंट्रोल कोऑर्डिनेशन में। कंट्रोल कोऑर्डिनेशन में अब हम लोग कुछ डायग्राम्स पे डिस्कस करेंगे। पहले मेरी बात को समझो, कंट्रोल कोऑर्डिनेशन में इससे क्वेश्चन बहुत बनते हैं, प्लांट से रिलेटेड क्वेश्चन बहुत बनेंगे। अब कंट्रोल कोऑर्डिनेशन में क्या, पहला तुम्हारा फोटोट्रॉपिज्म, कभी भी कोई प्लांट लाइट के रिस्पेक्ट में भाग रहा है उसको फोटोट्रॉपिज्म बोलते हैं। तो क्या है, ये तुम्हारा लाइट की तरफ भागेगा, तो ये तुम डायग्राम भी याद रखना, फोटोट्रॉपिज्म हो सकता है। फोटो मतलब होता है लाइट, तो फोटो लाइट की तरफ भागा, खिड़की से लाइट आ रही, प्लांट लाइट की तरफ झुकने लगा, उसको फोटोट्रॉपिज्म बोलते हैं। एक होता है जियोट्रॉपिज्म, प्लांट को तुम टेढ़ा करके छोड़ दो। अब यार नेगेटिव जियोट्रॉपिक शो करने लगता है, ये जो उसके शूट होते हैं ना नीचे वाले, वो क्या होता है, नीचे जाने लगते हैं, नीचे से डाउन साइड जाने लगते हैं, और ये ग्रेविटी के साथ जाने लगता है। और जो प्लांट है नेगेटिव जियोट्रॉपिक, जियोट्रॉपिक मतलब नेगेटिव, मतलब ग्रेविटी तो नीचे वर्क कर रही है पर प्लांट ऊपर जा रहा है, इसलिए उसको नेगेटिव बोल रहे हैं। तो प्लांट ऐसे ऊपर जाता है, ये वाला भी तुम्हें पता होना चाहिए, जियोट्रॉपिज्म इसको बोलते हैं, ठीक है। एक हो तुम्हारा होता है हाइड्रोट्रॉपिज्म। अब इसमें क्या होता है, प्लांट ले लिया, प्लांट की जो गमला है उसके नीचे क्या किया, मार के फोड़ दिया, और उसमें क्या किया, एक दिए में पानी डाल के रख दिया। अब इसके जो शूट्स रहते हैं वो जाके वाटर की तरफ जाने लगते हैं, समझ रहे बात को, इसको बोलते हैं हाइड्रोट्रॉपिज्म। इसी तरह से केमोट्रॉपिज्म भी होता है, मैं तुम्हें आगे बढ़ाऊंगा। या पानी की जगह अगर तुम कोई केमिकल भी रखोगे जो कि अच्छा केमिकल है, मिनरल वाला केमिकल है, तब भी वो ऐसे भागेगा, समझ रहे बात को। उसके अलावा तुम्हारा क्या, एक होता है तुम्हारा थिग्मोट्रॉपिज्म, तुमने वो वाला मनी प्लांट देखा होगा, किस तरीके से घूमते रहता है, किसी डंडी पैसे से घूमते चल रहा था अपने, उसको थिग्मोट्रॉपिज्म बोलते हैं, वो खुद पकड़ने लगता है ऐसे करके, तो उसको थिग्मोट्रॉपिज्म बोलते हैं। अब तुम्हारा इंपॉर्टेंट चीज, ये सारे डायग्राम याद रखना इंपॉर्टेंट है। अब तुम्हारा क्या है, ये तो आ सकता है, ये तो बिल्कुल आ सकता है, इंपॉर्टेंट है। और ये भी प्लांट हार्मोन में 3-4 हार्मोन ध्यान रखना। पहला ऑक्सिन्स होता है, ऑक्सिन्स और जिब्रेलिन्स। ऑक्सिन मेन है, कभी भी प्लांट के ग्रोथ की बात होगी तुम्हारा ऑक्सिन तुम लिख के आना, एकदम सही आंसर होता है, ठीक है। तो ऑक्सिन एक प्लांट हार्मोन होता है जो प्लांट के ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। जिब्रेलिन्स मत लिखना, ऑक्सिन्स इन सीबीएसई में ऑक्सिन्स चलता है, तो ऑक्सिन्स लिख देना, वो प्लांट के ग्रोथ के लिए होता है। दूसरा एक एथिलीन होता है फॉर रेपनिंग ऑफ फ्रूट। एथिलीन से क्या होता है, फल पकते हैं प्लांट में, तो ये हार्मोन फल पकने के लिए काम होता है, याद रखना। उसके अलावा एक साइटोकाइनिन होता है जो डिले एजिंग, प्लांट के एजिंग को डिले करता है, तब साइटोकाइनिन यूज में आता है, समझ। साइटोकाइनिन क्या करता है, एजिंग को कम करता है, डिले करता है एजिंग, बूढ़ा होने से। तुम सुने होगा वो पेड़ 400 साल जी गया, या वो पेड़ 500 साल जी गया, तो कैसे जीता है वो पेड़, वो साइटोकाइनिन वहां पे वर्क करता है, समझ रहे हो बात को, तो वो तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, आगे तुम्हारा क्या है कि डायग्राम कंपोनेंट्स ऑफ रिफ्लेक्स आर्क। अब रिफ्लेक्स आर्क के बारे में भी तुम्हें पता होना चाहिए कि कंपोनेंट्स ऑफ रिफ्लेक्स आर्क। पहला तुम्हारा क्या है, रिफ्लेक्स आर्क का ये डायग्राम, जो क्लियर डायग्राम तुम्हें दिख रहा है। अब कंपोनेंट्स क्या है, पहला तुम्हें पता होना चाहिए, पहला स्टिमुलस, ठीक है, फिर रिसेप्टर ऑर्गन, ठीक है, उसके बाद सेंसरी न्यूरॉन, उसके बाद तुम्हारा क्या है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, फिर तुम्हारा मोटर न्यूरॉन, उसके बाद तुम्हारा इफेक्टिव ऑर्गन, उसके बाद तुम्हारा रिस्पॉन्स। तो ये डायग्राम के साथ ये वाला तुम्हें याद रखना पड़ेगा, ठीक है। ये विड्रॉ ऑफ हैंड व्हेन वी टच इनटू अ हॉट सरफेस कैसे होता है, रिफ्लेक्स एक्शन होता है, रिफ्लेक्स आर्क के थ्रू होता है ये डायग्राम, और ये वाला उसके कंपोनेंट्स ऑफ रिफ्लेक्स आर्क, ये आ जाते हैं कई बार, ठीक है। तो इससे क्वेश्चन बनता है। आगे आते हैं, आगे तुम्हारे 2 डायग्राम इसमें याद रखना। पहला तुम्हारा न्यूरॉन, ठीक है, वो नेफ्रॉन था, ये न्यूरॉन है, न्यूरॉन को याद रखना, ये डायग्राम याद रखना। इससे 5 नंबर वाले क्वेश्चन बनता है। एक तुम्हारा न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, जो न्यूरॉन जो तुम्हारा सेल से एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन से अटैच रहता है, तो ये वाला जो पॉइंट देख रहे हो ना, ये वाला जो तुम यही वाला पॉइंट है, और ये किस तरीके से अटैच रहता है, ये तुम्हारा माइटोकॉन्ड्रिया है, और ये अटैच रहता है, इसको न्यूरोमस्कुलर जंक्शन मतलब ये बनाने भी आ सकता है तुम्हारा, तो बिल्कुल ये जानना कि न्यूरोमस्कुलर जंक्शन जब भी बनाने बोलता है ये आ जाता है, समझ रहे बात को, तो ये कर लेना। आगे बढ़ते हैं, आगे तुम्हारा राइट द रोल ऑफ इंसुलिन इन, भाई साहब ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, भाई साहब छप गया डायरेक्ट, भाई ये क्वेश्चन ना बिल्कुल आ जाता है, कभी भी क्वेश्चन बनते हैं इंसुलिन से रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं। बोलेगा ना कि समर एक पेशेंट है, वो डायबिटीज से सफर कर रहा है, तो उसमें कौन सी हार्मोन की कमी हो रही है, तो किसी को भी डायबिटीज होता है तो उसमें इंसुलिन की कमी होती है। इंसुलिन क्या करता है, शरीर में शुगर को कंट्रोल करता है। शुगर एक ग्लूकागन हार्मोन रहता है, GLUCAGON, ग्लूकागन हार्मोन क्रिएट करता है शुगर, समझ रहे बात को। जब शुगर शरीर में कम रहती है तो ग्लूकागन रिलीज होता है, तो ग्लूकागन हार्मोन को कम करता है, शुगर को कम करता है, ये इंसुलिन कम करता है। तुमने सुना होगा इनको शुगर है तो इंजेक्शन भी लेते हैं, तो इंसुलिन की जरूरत पड़ती है, समझ रहे बात को। ये क्या कौन सिक्रेट करता है, पेनक्रियास सिक्रेट करता है, ये एंडोक्राइन ग्लैंड होता है जो ग्लूकागन और इंसुलिन दोनों सिक्रेट करता है, पेनक्रियास, समझ रहे बात को। तो तुम्हारा इंपॉर्टेंट रोल ऑफ इंसुलिन इन रेगुलेटिंग ब्लड शुगर लेवल इन ह्यूमन, रोल किस तरीके से, क्योंकि वो शुगर को कम करता है, पेनक्रियास से होता है। मेंशन द डिजीज कैज्ड बाय इट, ये डायबिटीज से होता है, डायबिटीज होता है, ठीक है। इससे उसके बाद हाउ डज द टाइमिंग ऑफ एन अमाउंट ऑफ रिलीज ऑफ इंसुलिन ब्लड, क्यों, खाना खाने के बाद रिलीज होता है, खाना खाने के बाद क्या होता है, ये रिलीज होता है, समझ रहे बात को, क्योंकि जैसे ही ब्लड में शुगर बढ़ता है वैसे ही क्या होता है, इंसुलिन रिलीज होता है, तो ये तुम्हें पता होना चाहिए। देयर इज ए हार्मोन विच रेगुलेट्स कार्बोहाइड्रेट, ध्यान देना बच्चा यहाँ फंसता है, प्रोटीन एंड फैट मेटाबॉलिज्म, कभी फैट मेटाबॉलिज्म की बात होगी, TSH की बात हो रही,
TSH हार्मोन की बात हो रही है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। इसको सिक्रेट कौन करता है? इसको सिक्रेट करता है, यहां पर एक होता है, क्या नाम है, थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड उसको सिक्रेट करता है, समझ बात को, तो गले में होता है वो, तो वो उसको सिक्रेट करता है। हार्मोन पूछ रहा है TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ग्लैंड विच सिक्रेट, तो क्या थायराइड ग्लैंड सिक्रेट करता है। व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट टू हैव आयोडाइज साल्ट। अब ये क्या है ना, आयोडाइज साल्ट जिसमें आयोडीन, इसके लिए आयोडीन बहुत जरूरी होता है, डाइट में आयोडीन होना चाहिए, तभी थायराइड ग्लैंड अच्छा रहता है। नहीं रहने से क्या होता है, तुमने सुना होगा पेशेंट को थायराइड हो गया, इतना फूल जाता है, उसको गोइटर बोलते हैं, उनको थायराइड होता है, यहाँ पर बड़ा हो जाता है, वो खराब होता है, तो ठीक है। उसका बोलता है डिफरेंट रिफ्लेक्स एक्शन, रिफ्लेक्स एक्शन इंपॉर्टेंट है, और विद द हेल्प ऑफ फ्लो चार्ट शो द पाथवे ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन इन स्नीजिंग। अब मैंने बताया था वो वाला, ठीक है, तो वो वाला भी तुम कर सकते हो, पाथवे पूछेगा, जैसे रिफ्लेक्स आर्क वाला पाथवे, तो वो भी पूछ सकता है, ठीक है। उसके बाद व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन रिफ्लेक्स एक्शन एंड वॉल्किंग। रिफ्लेक्स एक्शन वॉल्किंग है, और रिफ्लेक्स एक्शन और इनवॉलेंट्री में भी आ सकता है। वॉल्किंग में इनवॉलेंट्री, इनवॉलेंट्री VOLUNTARY, ठीक है, वॉलेंट्री, इनवॉलेंट्री में भी आ सकता है, और तुम्हारा वॉल्किंग में ऐसा। रिफ्लेक्स एक्शन से किसी को भी तुम डिफरेंशिएट कर सकते हो, समझ। रिफ्लेक्स मतलब तुरंत वाला, और इनवॉलेंट्री मतलब कि वो आराम से करते हैं, मतलब वो पता चलता है, ठीक है। रिफ्लेक्स मतलब तुरंत, जैसे मेरे को गर्म लगा तो तुरंत हटाया, ये आराम से किया। वॉल्किंग आराम से चल रहा है, तो दोनों का डिफरेंस है, रिफ्लेक्स वाला तुरंत होता है, ये दोनों आराम आराम से होती है, ठीक है। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे तुम्हारा क्या एग्जाम्पल ऑफ प्लांट हार्मोन प्रमोट्स ग्रोथ, मैंने बोला था क्या, ऑक्सिन्स, वही तुम्हारा CBSE में आया है। उसका तुम्हारा क्या, अब एक छुई मुई प्लांट से रिलेटेड एक क्वेश्चन बनता है, इसे हमेशा बनता है, टच मी नॉट प्लांट। वो क्या होता है कि ऑटोमेटिक मूव करता है, वो ऐसा नहीं उसमें जान रहती है, वो क्या करता है ना, जैसे उसको कोई टच करता है ना, उसमें वाटर मॉलिक्यूल श्रिंक हो जाते हैं, पानी उससे कम, पानी वहां से प्लांट है तो प्लांट के रूट से शूट में जाने लगता है, तो पानी नीचे जाता है, तो वो क्या होता है, बंद हो जाता है। हमें लगता है उसमें जान है, जान नहीं होता, वो वाटर मॉलिक्यूल और इलेक्ट्रिक इंपल्स के चक्कर में होता है, ठीक है। तो मोहन एंड रोहित ऑब्जर्व दैट द शूट ऑफ अ प्लांट, ये हमेशा आ रहा भाई, हमेशा आ रहा है। टच मी नॉट वाला प्लांट तुमने देखा होगा, प्लांट रहता है जो इंसेक्ट को खा जाता है, तो वो ऐसे ही रहता है। मोहन एंड रोहित observed shoot of the plant are growing shade bend toward the sunlight, सन के तरफ बेंड हो जा रहा है, वो हो जाता है। leaves touch me not, plant fall drop in the touching, why you are curious to note the movements occur in the plant, क्यों ऐसा हो रहे थे, causes bending of shoot, कैसे, मैंने तुम्हें बोला था कि वाटर के स्ट्रिंग होने से हो जाते हैं, इलेक्ट्रिकल इंपल्स की वजह से हो जाता है। what causes folding of leaves touch me not, जैसे टच करते हैं ना, वाटर स्ट्रिंग हो जाता है वहां से, इसलिए ऐसे हो जाता है। तो ये कंपेयर मूवमेंट कर रहा है ग्रोथ ऑफ पोलन ग्रेस एंड ओव्यूल विद द मूवमेंट ऑफ शोन इन फिगर, किस तरीके का मूवमेंट हो रहा है, ये कंपेयर करने बोल रहा है। तो ये क्वेश्चन तुम्हें आराम से गूगल में मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, इसका आंसर तुम्हें मिल जाएगा, ठीक है। तो यहां पर ये वाला चैप्टर तुम्हारा कुछ एमसीक्यूज है, बिल्कुल ध्यान समझ लो। ये तुम्हारा वही न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, अब तुम बोल रहा है कि नर्व सेल साइट वेयर इलेक्ट्रिकल इंपल्स कन्वर्टेड इनटू अ केमिकल सिग्नल। अब इलेक्ट्रिकल इंपल्स कहां, मैंने तुम्हें बोला न्यूरॉन से जो इलेक्ट्रिकल इंपल्स जो ट्रेवल होता है वो कैसे होता है, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, जो मैंने तुम्हें डायग्राम दिखाया था। अब बोल रहा स्टेट द फॉलोइंग, कौन सा करेक्ट है वो बता देना। अब ये सारे तुम पढ़ के कर लोगे, टाइम वेस्ट नहीं करते इसमें, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे तुम्हारा क्या, ये वाला भी वही से तुम्हारा क्या, फिर ग्रोथ हार्मोन के बारे में पूछ रहा है। ग्रो जहां देखोगे ऑक्सीजन तुम्हारा आएगा, बार बार ये पूछा जा रहा है, ठीक है, बार बार ये आता है, तो ये कर लेना, काम हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग आते हैं भैया रिप्रोडक्शन, भैया इसी का था इंतजार। क्लास 10 के बच्चे, एक चीज है, बायोलॉजी के नाम पर उनको इंटरेस्ट है तो रिप्रोडक्शन पे, तो और आता भी। एक बच्चा मेरे को बोल रहा था ना, 2 साल पहले मैं क्लास ले रहा था, तो उसने मेरे को बताया भैया कि सब लीक कर देना भैया, ठीक है, एक चीज मत लीक मत, मतलब रिप्रोडक्शन सब आता है भैया, मतलब कहीं से भी CBSE क्वेश्चन दे दे, कुछ भी दे दे, मैं करके दिखाऊंगा भैया, इतना कॉन्फिडेंस रखता हूं। और बाकी किसी चैप्टर में कुछ नहीं आता है, इसमें इंटरेस्ट, वही बोलता है इंटरेस्ट डेवलप करती है, ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं, खैर मजाक सेट के बात करते हैं, रिप्रोडक्शन के बारे में बात करते हैं। कितने नंबर का आएगा, 5 नंबर। अच्छा, मैंने लाइफ प्रोसेस के बारे में नहीं बताया, कंट्रोल कोऑर्डिनेशन 6 नंबर का तुम्हारा आता है, एक 3 मार्कर, एक 2 मार्कर, एक MCQ, ठीक है। अब हम लोग इस पे आते हैं, ठीक है। ये 5 नंबर का तुम्हारा एक क्वेश्चन इससे बनता है, ध्यान रखना। अब इसमें कुछ चीजें बिल्कुल ध्यान से रखना, 5 नंबर का, इससे 5 नंबर वाला बनेगा भाई, दिमाग में रख लेना। अब इससे क्या, एक रिप्रोडक्शन का डेफिनेशन याद रख लेना, फर्टिलाइजेशन क्या होता है दिमाग रखना, पॉलिनेशन क्या होता है दिमाग रखना, प्यूबर्टी क्या होती है ये डेफिनेशन पता होना चाहिए, एडोलसेंस क्या होता है ये डेफिनेशन पता। अब मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की क्या भैया, बनाने आएगा, बनाने नहीं आएगा, लेबलिंग करने का। लेबलिंग मतलब ये डायग्राम दिया रहेगा, बोलेगा ये वाला, बोलेगा अब तुम्हें देख, बोलेगा जैसे ये वाला मेन पार्ट है, ये पार्ट कौन सा है, ये पार्ट यहाँ पर प्रोस्टेट ग्लैंड हटा देगा, बोलेगा ये कौन सा पार्ट है ए, फिर यहाँ पर ये काट देगा, मैं तुम्हें दिखाऊंगा, यहाँ पर काट देगा, बोलेगा ये कौन सा पार्ट है बी, मतलब तुम्हें दिखाएगा नहीं, तुम्हें बताना ये यूरेथ्रा है, ये प्रोस्टेट ग्लैंड है, ये तुम्हारा सेमिनल वेसिकल है, ये सीमम को स्पर्म करता है, तुम्हारा फंक्शन भी आएगा। फंक्शन क्या है, प्रोस्टेट ग्लैंड का। प्रोस्टेट ग्लैंड क्या करता है, वो क्या होता है, एक तरह का डोरवे रहता है कि उसको सीमन को पास करना है, यूरिन को पास करना है, वो एक तरह गेट रहता है, वो काम करता है। सेमिनल वेसिकल क्या करता है, सीमन को स्टोर करता है, सीमन जो रहता है तुम्हारा उसको स्टोर करता है। उसके बाद टेस्टिस क्या करता है, टेस्टिस जो तुम्हारा क्या बोलूं, टेस्टिस क्या करता है, ये करता है, क्या बोलता है, स्पर्म का फॉर्मेशन करता है, जो यहाँ पर लटका हुआ रहता है इसको टेस्टिस बोलते हैं, ये स्पर्म का फॉर्मेशन करता है। और इसका जो ये वाला पार्ट है इसको बोलते हैं स्क्रोटम। ये क्या करता है, इसको 3 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, बहुत ठंडे टेम्परेचर में क्या होता है, ये होता है। तो ये जो चीज रहती है इसको ठंडा टेम्परेचर, ये बॉडी के अंदर इसलिए नहीं रहती,
अगर ये बॉडी के अंदर रहेगी, तुम सोचो तो ठंडा रह पाएगा, बॉडी तो गर्म होता है हमारा, तो स्पर्म का फॉर्मेशन नहीं होगा फिर। समझ रहे बात को? तो स्पर्म का फॉर्मेशन होना बहुत जरूरी है रिप्रोडक्शन के लिए। तो स्पर्म का फॉर्मेशन होने के लिए टेस्ट यहाँ लटका रहता है स्क्रोटम में, जो 3 डिग्री टेम्परेचर इसको प्रोवाइड करती है। ठीक है, फिर यूटेरस क्या होता है, उसका वाश डिफरेंसेस क्या होता है, ये सीमन सेमिनल वेसिकल्स है ना, ये वाश डिफरेंसेस जो तुम्हारी होती है, कहाँ गया, यहीं पर होगा, यहीं कहीं होगा, कहाँ गया, ये देखो, ये वाश डिफरेंस, ये जो नली होती है वाश डिफरेंसेस की, ये क्या करती है, सीमन को कैरी करके बाहर करती है। ठीक है, और उसके बाद तुम्हारा सीमन क्या होता है, स्पर्म क्या होता है, सीमन वही होता है, वो लिक्विड होता है जो क्या होता है, स्पर्म को मोबिलिटी प्रोवाइड करता है। और स्पर्म क्या होता है, इस टाइप के स्पर्म होते हैं, कहाँ गया, यहाँ देखो, ये ऐसा स्पर्म होता है। ठीक है, तो ये तुम्हें पता चल गया। तो मेरे को मैं इसलिए बता रहा हूँ, रीजन बीइंग वही है कि तुम्हारा सीबीएसई कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस पूछ रहा है। ठीक है, अब हम लोग आते हैं फीमेल वाले पे। फीमेल वाले पे डायग्राम नहीं आएगा, सिर्फ लेवलिंग आएगा, फेलोपियन ट्यूब क्या होता है, ओवेरी क्या होता है, सारी चीजें क्या होती है पता होना चाहिए। ठीक है, ये वेजाइना है, कैर्विक्स है, यूटेरस है, ये ओवेरी है, और ये फेलोपियन ट्यूब है। ठीक है, और यहां पर असल में ये जो तुम्हारा क्या गया, ये स्पर्म जो रहता है ये ऐसे जाता है, यहां पर जाके यहां पर रिप्रोडक्शन होता है, सही में यहां पर जाके फ्यूज होता है, ओवेरी में जाके फ्यूज होता है। ठीक है, ओविडक्ट के अंदर जाके ओवेरी यहां पर जाके फ्यूज होता है, अंदर में समझ रहे हो, यहां पर जाके फ्यूज होता है। अब यहां पर कुछ और डेफिनेशन से मेरी बात को समझना। पहला, इम्प्लांटेशन क्या होता है, इम्प्लांटेशन वही होता है जब प्लेसेंटा क्या होता है, यहां पर प्लेसेंटा जब यहां पर फ्यूजन होती है ना, तो यहां एक जाइगोट फॉर्म होता है। जाइगोट फॉर्म होता है, पहले इंप्लांट होता है, ये जाइगोट फॉर्म हुआ एक छोटा सा जो यहाँ पर एक पे फ्यूज किया, एक जाइगोट फॉर्म हुआ, इसको इंप्लांट जब यहाँ पर होता है, प्लेसेंटा जब बनता है, उसको इंप्लांटेशन बोलते हैं। उसके बाद प्लेसेंटा, इसी जो इंप्लांट हुआ है, जो चीज जो बच्चा जिससे अटैच है, यहाँ पर एक प्लेसेंटा मदर की बॉडी से अटैच रहता है यूटेरस से, उसको बोलते हैं तुम्हारा क्या बोलता है, प्लेसेंटा। ठीक है, यूम्बिलिकल कॉर्ड, ये जो तुम्हारा कॉर्ड है इसको यूम्बिलिकल कॉर्ड बोलते हैं। उसके आगे तुम्हारा ओवेरी तुम्हारा ये वाला ओवेरी जो तुम्हारा फ्यूज होता है, ओव्यूल। उसका फेलोपियन ट्यूब वो है जहां से स्पर्म जाके यहां पर ओविडक्ट में जाके जहां से फ्यूज करता है, तो उसको फेलोपियन ट्यूब बोलते हैं। उसके बाद तुम्हारा यूटेरस क्या होता है, यूटेरस वही वाला ये जो वॉल है इसको यूटेरस बोलते हैं। एम्ब्रियो क्या होता है, बच्चा जब थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, छोटा रहता है उसको जाइगोट बोलते हैं, थोड़ा बड़ा होता है उसको एम्ब्रियो बोलने लगता है, जैसे ये तुम्हारा एम्ब्रियो टाइप है। ठीक है, उसके बाद तुम्हारा वेजाइना एकदम आगे वाली चीज होती है, एकदम आगे वाला जो पाथवे होता है उसको वेजाइना बोलते हैं। आगे कर्वेक्स होता है, उसके बाद कर्वेक्स आगे वाला होता है। फिर ओव्यूलेशन पीरियड क्या होता है और मेंस्ट्रुएशन क्या होता है, जैसे पीरियड वगैरह होता है उसको आगे बोलते हैं। ठीक है, डिफरेंस बिटवीन सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ये भी याद कर लेना, इंपॉर्टेंट आता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या हो गया, वो तो सेक्सुअल था, एसेक्सुअल की बात करते हैं। पहला फिजन होता है, पहला बाइनरी फिजन जो अमीबा में होता है, ये वाला, ये तुम ध्यान रखना, ये डायग्राम आ सकता है। दूसरा तुम्हारा मल्टीपल फिजन होता है इन प्रोटोजोआ में। ठीक है, उसका बर्डिंग, अब ये डायग्राम 2 साल से पीछे आ रहा है, हाइड्रा वाला क्या होता है, बर्डिंग यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में होता है, यीस्ट में होता है, और मल्टीसेलुलर में होता है, और हाइड्रा में होता है। हाइड्रा देखो, ये हाइड्रा इस तरीके का होता है, ये एलियन टाइप का लगता है, ऐसा होता है। ये थोड़ा सा एक बर्ड निकलती है यहाँ से, अब ये थोड़ा सा बड़ा होता है, ये फिर बर्ड बनता है, और उसके बाद एक और हाइड्रा में कन्वर्ट होकर अलग हो जाता है। समझ होता है, इस तरीके का हाइड्रा बनता है। ठीक है, तो ये बर्डिंग वाला याद रखना। किसमें क्या होता है, फिजन होता है, बाइनरी होता है, मल्टीपल होता है। बाइनरी किसमें होता है, अमीबा में होता है, मल्टीपल होता है प्रोटोजोआज में। बर्डिंग यूनिसेलुलर ईस्ट में होता है, मल्टीसेलुलर तुम्हारा हाइड्रा में होता है। हाइड्रा और ये वाला डायग्राम इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। आगे तुम्हारा तुमने सुना होगा रीजनरेशन प्लेनेरिया में पाया जाता है। ये कीड़ा है, अब इसको क्या किया हमने, ऐसे जगह काट दिया, तो ये क्या गया, ये अलग हो गया, ये अलग हो गया, ये बच गया, और ये तीनों अलग अलग में कन्वर्ट हो गया। समझ रहे बात को? तो उस टाइप का कार्टून वगैरह तुम देखते रहोगे, एक डबल हो गया, तो वैसा कुछ है। ठीक है, उसके बाद तुम्हारा स्पोर फॉर्मेशन, राइजोफस से क्वेश्चन आता है, राइजो स्पोरुलेशन से, ये वाला तुम्हारा। इसके स्पोर्स क्या होता है, जैसे हवा वगैरह चलती रहती है, ये क्या प्लांट से उड़ के स्पोर्स चले जाते हैं, जैसे उड़ के गए, हवा चली उड़ के चले गए, ये जहां पर जिस मिट्टी में गए वहां पर फिर ऐसे ही पौधा उगा दिया, तो इसको स्पोरुलेशन बोलते हैं। उसका वेजिटेटिव प्रोपगेशन बनाना ट्री में। अब यहाँ पर क्या करते हैं, 2 टाइप के ट्रीज लेते हैं। मैं बनाना ट्री के बारे में बात करता हूँ, मैंगो ट्री के बारे में बात करते। चलो, एक ट्री ऐसा है जिसमें मैंगो बहुत बड़ा होता है पर वो मैंगो मीठा नहीं होता, एक ट्री ऐसा है जिसका मैंगो छोटा ही होता है पर वो मीठा होता है। अब क्या क्या, जो बड़े वाले मैंगो ट्री का था उसका क्या क्या शूट ले लिया, नीचे वाला काट दिया, और छोटे वाले मैंगो ट्री का क्या क्या ऊपर वाला काट दिया। अब नीचे वाला और ऊपर वाला दोनों को क्या क्या काट के मिला दिया। समझ रहे बात को? अब इससे जो मैंगो हुआ उसके बाद तो वो क्या बड़ा भी है और मीठा भी है, तो उसके दोनों की प्रॉपर्टीज में आ गई। समझ रहे हो? तो उसको बोलते हैं वेजिटेटिव प्रोपगेशन। इस तरीके से वेजिटेटिव प्रोपगेशन करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे तुम्हारे क्या, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, फ्लावरिंग प्लांट। अब क्या, अब देखो मैंने जैसे तुम्हें बोला था, अब यहाँ पर क्या है, जनरेशन ऑफ पोलन ग्रेन्स इन स्टिग्मा। अब ये पूरा प्रोसेस तुम्हें पता होना चाहिए, कंप्लीट प्रोसेस तुम्हें पता होना चाहिए भाई। ये एनसीईआरटी में दिया हुआ कि पोलन ग्रेन्स किस तरीके से जाके स्टिग्मा में जाकर फ्यूज करते हैं। ये फीमेल जर्म सेल है, किस तरीके से पोलन ग्रेन यहाँ जाके फ्यूज करता है, यही केमोट्रोपिजन होता है। नीचे क्या केमिकल के थ्रू ये जाता है, तो ये नीचे केमिकल है जो अट्रैक्ट कर रहा है इसको, तो इसको केमोट्रोपिजन का भी एग्जाम्पल ये बनता है। तो हमारी बात को यहाँ केमोट्रोपिज्म भी हो रहा है। जैसे मैंने तुम्हें वहाँ हाइड्रोट्रोपिज्म बताया कि वाटर के थ्रू रूट अट्रैक्ट कर रहा है, ये केमोट्रोपिज्म यहाँ पर। और अब यहाँ पर देखो, फीमेल का एंथर, ये फीमेल, अब ये बाइसेक्सुअल फ्लावर है, ये मेल फीमेल दोनों है भाई।
जैसे मैंने तुम्हें बोला था ना कि स्नेल मेल फीमेल दोनों होता है, ये भी मेल फीमेल दोनों है। स्नेल जैसे मेल फीमेल दोनों होता है, ये भी मेल फीमेल दोनों है। अब क्या है ना कि इसमें फीमेल भी है, ये फीमेल है और ये मेल है। अब ये फीमेल का जो एंथर है, ये मेल है, ये मेल है, मेल एंथर, ये मेल है और ये फीमेल है। मेल एंथर जो है फीमेल स्टिग्मा में क्या बोलते हैं जाके फ्यूज करता है, उसके वजह के नया पौधा निकलता है, इसी में नया पौधा निकल जाएगा, ठीक है, या फिर यहीं पर गिर के यहाँ पर नया पौधा निकल जाएगा। तो ये क्या है, बाइसेक्शन फ्लावर, जैसे चाइना रोज, क्या चाइना रोज एग्जांपल दे सकते हो तुम, ये बाइसेक्सुअल फ्लावर होता है। आगे बढ़ते हैं, नेम द 3 टेक्निक्स। अब क्वेश्चंस पे आते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे, आप ध्यान देना। नेम द 3 टेक्निक्स, भाई साहब छप गया, इंपॉर्टेंट, बिल्कुल आएगा पेपर में। क्या है, नेम द 3 टेक्निक डिवाइडेड यूज्ड बाय ह्यूमन फीमेल्स टू अवॉइड प्रेगनेंसी को अवॉइड करने के लिए क्या क्या चीजें, क्या क्या टेक्निक्स फीमेल्स यूज करती है। तो वो तुम्हारा आएगा, मेंशन द साइड इफेक्ट्स ऑफ द बाय ईच। अब क्या क्या उसका साइड इफेक्ट भी होता है, जैसे तुम्हारा पिल्स है, तो पिल से क्या होता है, साइड इफेक्ट होता है, ब्लड जमने का उसमें खतरा रहता है, ठीक है, पिल्स हो गया एक। तो एक पिल होती है, उससे होता है। दूसरा तुम्हारा क्या है कि एक कॉपर टी होती है। कॉपर टी क्या होता है, कॉपर की स्ट्रिप क्या करती है, वेजाइना में इंसर्ट करती है, वो क्या होता है, स्पर्म को मार देता है, पर उससे क्या होता है, फिर उसको निकालता है, वो सही हो जाता है, ठीक है। तो वो 2-3 होते हैं। एक तुम्हारा सर्जिकल वाला होता है, उसमें तो क्या होता है, परमानेंट होता है, और तुम्हें बाकी तुम्हें पता ही होगा कॉन्डम्स वगैरह के बारे में, तो वो तुम्हारा काम आता है। समझ रहे बात को, हार्म उसी में, एक हार्म इसी में, आईपीएल में हार्म है, और कॉपर टी है, एक कॉपर वाली स्ट्रिप यहां पर भी लगाते हैं, तो एक ऐसा भी अभी आ गया नया वाला टेक्निक। तो बहुत सारी टेक्निक्स होती है। सेफेस्ट कौन सा है, सेफेस्ट तुम्हारा कॉन्डम्स है। समझ रहे बात को, वो सेफेस्ट है तुम्हारा। ये अब प्रॉब्लम किस में होती है, आईपीएल वगैरह में होती है। समझ रहे बात को। तो व्हाट विल हैपन इफ ह्यूमन फीमेल फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस। फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस होता है, मैंने तुम्हें बोला कि जाइगोट फॉर्म होता है, इंप्लांटेशन होता है, फिर उससे एम्ब्रियो फॉर्म होगा, फिर आगे आगे चीजें होगी, ठीक है। उसके एग इज नॉट फर्टिलाइज, एग फर्टिलाइज जब नहीं होता तो क्या होता है, अनफर्टिलाइज एग्स बाहर निकल जाते हैं, तो वो क्या होता है, पीरियड्स के फॉर्म में बाहर निकल जाता है, तो वो तुम समझ जाओ, ठीक है। वो ब्लड और म्यूकस के फॉर्म में बाहर निकल जाते हैं, और अनफर्टिलाइज एग के फॉर्म में बाहर निकल। मेंशन द फंक्शन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग इन ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मैंने तुम्हें बताया टेस्टिस क्या करता है, 3 डिग्री सेल्सियस प्रोवाइड, नहीं ये क्या करता है, ये स्पर्म को रिप्रोडक्शन करता है, ये 3 डिग्री सेल्सियस प्रोवाइड करता है। वाइट डिफरेंसेस क्या करता है, सीमन को कैरी करता है। और प्रोस्टेट ग्लैंड क्या करता है, मैं तुम्हें बोला था कि ये क्या करता है, ये एक डोरवे है कि तुम्हारा यूरिन जाएगा कि स्पर्म जाएगा, उसके लिए गेट है कि किसको जाने देना, ठीक है। उसके अलावा तुम्हारा क्या, गिवन बिलो ए सर्टेन situations analyze the describe the possible impact on a person। क्या testes of a male boy are not descent to scrotum in embryonic development। अब testis से क्या हुआ कि अब टेस्टिस ऑफ अ मेल बॉय आर नॉट एबल टू डिसेंड स्क्रोटम। अब स्क्रोटम से टेस्टिस कनेक्ट नहीं होगा तो क्या होगा, उसको 3 डिग्री टेम्परेचर नहीं मिलेगा, तो क्या स्पर्म फॉर्मेशन ही अच्छे से नहीं होगा। उसका तुम्हारा क्या, वाइड डिफरेंसेस ऑफ अ मैन आर कट, वो कट हो जाएगा, तो फिर क्या सीमन ही वहां से निमान नहीं जाएगा, तो फिर क्या वो फिर नहीं होगा। उसका तुम्हारा प्रोस्टेट एंड सेमिनल वेसिकल आर नॉट फंक्शन। अब प्रोस्टेट और सेमिनल वेसिकल नहीं फंक्शन रहेगा, तो भाई प्रोस्टेट नहीं रहेगा तो यूरिन डायरेक्ट हो सकता है, और सेमिनल वेसिकल नहीं रहेगा तो फिर तुम कैसे, स्पर्म ही नहीं रहेगा। सेमिनल वेसिकल में क्या होता है कि वहां पर स्पर्म इकट्ठा होता है, वही नहीं रहेगा तो फिर कैसे होगा, तो वो भी काम नहीं होगा। फिर तुम बना के लिख सकते हो आराम से, कोई दिक्कत नहीं। डायग्राम बनाने आएगा, लेबलिंग करने आएगा, जैसा मैंने बोला था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे तुम्हारा क्या, नेम द पार्ट्स ऑफ अ बाइसेक्सुअल फ्लावर विच आर नॉट डायरेक्टली इन्वॉल्व इन द रिप्रोडक्शन। तो नॉट कौन कौन से नहीं, तो स्टिग्मा और एंथर को छोड़ के सारे इन्वॉल्व नहीं रहते, तो वो तुम बाकी लिख सकते हो। चाइना रोज का डायग्राम तुम्हें पता होगा। डिफरेंस बिटवीन, ये क्वेश्चन हमेशा था, सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन। भाई साहब छप गया, ध्यान से बिल्कुल देख लो, सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन बिल्कुल डिफरेंस आएगा, बिल्कुल आएगा भाई, बिल्कुल आएगा, ध्यान समझ लेना, बिल्कुल आएगा, ठीक है। उसका तुम्हारा व्हाट इज द फेट ऑफ ओवरीज एंड ओवरी आफ्टर फर्टिलाइजेशन ऑफ फ्लावर। तो ये भी क्वेश्चन तुम्हारा आएगा, इंपॉर्टेंट है, समझ बात को। तो ये वाला भी तुम्हारा क्वेश्चन आएगा। उसके बाद तुम्हारा क्या है कि ड्रॉ ए डायग्राम शो द फॉर्मेशन ऑफ राइजोपस। मैंने बोला था राइजोपस का डायग्राम, रिप्रोडक्शन किस तरीके से होता है, नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट राइजोपस का पूरा आता है। उसके बाद तुम्हारा नेम एंड एक्सप्लेन द प्रोसेस बाय विच रिप्रोडक्शन प्लेस इन हाइड्रा। हाइड्रा में किससे होता है, तो वो बर्डिंग होती है, तो बर्डिंग का पूरा डायग्राम के साथ बना के तुम्हें दिखाना हर बार पूछता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे तुम्हारा क्या, अब उसी क्वेश्चन, राइट द फंक्शन ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स इन ह्यूमन फीमेल। मैंने क्या बोला था, ओवेरी क्या होता है, यहाँ ओविडक्ट होता है जहां पर फ्यूजन होती है। फेलोपियन ट्यूब क्या होता है, ये स्पर्म को कैरी करने में मदद करता है। यूटेरस क्या होता है, यहाँ पर जाइगोट इंप्लांट होता है, इंप्लांटेशन यहाँ पर इंप्लांट होता है, इंप्लांटेशन होता है, फिर प्लेसेंटा फॉर्म होता है, देन जाके तुम्हारा एम्ब्रियो होता है, तो एम्ब्रियो डेवलप होता है। समझ रहे बात को। अब तुम्हारा स्टेट ब्रीफली 2 कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड बाय यूज्ड बाय ह्यूमन मेल्स। कौन सा, तुम्हारा पहला एक कॉन्डम हो गया, और दूसरा यहाँ पर भी क्या होता है, एक ट्यूबिक्टोमी होती है, जो तुम्हारा सर्जिकल प्रोसेस होता है, तो वो क्या करते हैं, वहां नसबंदी करते हैं, तो वो चीज होती है। उसके बाद तुम्हारा क्या है, डिफरेंस बिटवीन सेल्फ पॉलिनेशन क्रॉस पॉलिनेशन, फिर से आया, देख लो भाई, कर लेना, ठीक है। उसके बाद तुम्हारा क्या, आइडेंटिफाई ए बी एंड सी डायग्राम, ए बी एंड सी एक डायग्राम विलो एंड राइट द फंक्शन ऑफ ईच। अब ए और बी और सी तुम्हें पूछा है, मैंने तुम्हें बोला था डायग्राम से तुम्हें सिर्फ लेबलिंग करने आएगा, तो लेबलिंग करके रख देना, समझ में एकदम कर सकते हो, कोई दिक्कत तुम्हें नहीं है। वही वाला डायग्राम जो मैंने दिखाया था,
ठीक है। उसका तो विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म है मल्टीपल फ्यूजन, किसमें होता है, पैरा ओसियम में होता है। ठीक है। सेलेक्ट इनकरेक्ट कौन सा है, तो इनकरेक्ट उसके तुम्हें क्या बोल रहा है, सेलेक्ट इनकरेक्ट मैच बिटवीन प्लांट एंड इट्स वेजिटेटिव पार्ट, रोज और रूट, रोज में रूट नहीं होता, पता होना चाहिए तुम्हें, तो ये वाला कभी कभी आ जाता है। ठीक है, तो ये तुम्हारा इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। आगे तुम्हारा क्या एक और क्वेश्चन है कि कौन सा स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स है, तुम कर ही लोगे, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं। ठीक है। आगे तुम्हारा क्या, अब हम लोग आते हैं हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन पे। हेरिडिटी एवोल्यूशन 5 नंबर का क्वेश्चन आता है। अब इन जनरल ध्यान रखना, अभी जो इसमें चीजें चल रही है, हो सकता है इससे 3 मार्कर आए, हो सकता है इससे 4 मार्कर आए, एकदम चांसेस है, एकदम 3 मार्कर के भी चांसेस है, 4 मार्कर के भी चांसेस है, एक एमसीक्यू के चांसेस है। तो एकदम समझ लेना कि इससे 3 या 4 मार्कर के आएगा। इसमें क्या खा सकता है, हेरिडिटी का डेफिनेशन पता होना चाहिए, क्रोमोसोम क्या होता पता होना चाहिए, जीन क्या होता पता होना चाहिए, वेरिएशन क्या होता पता होना चाहिए, म्यूटेशन क्या होता पता होना चाहिए, डोमिनेंट जीन क्या होता पता होना चाहिए, रिसेसिव जीन क्या होता पता होना चाहिए, F1 जनरेशन क्या होती है पता होना चाहिए, F2 जनरेशन क्या होती है पता होना चाहिए, सारी चीजें पता होनी चाहिए। ठीक है। उसके बाद तुम्हारा क्या है कि सेक्स डिटर्मिनेशन। अब मेरी बात को समझो, सेक्स डिटर्मिनेशन क्या होता है, 50% गर्ल के चांस रहता है, 50% बॉय के चांस रहते हैं। फीमेल जो मदर रहती है वो हमेशा क्या होता है कि मेरी बात को समझना, हमेशा 22+X देती है। 44 क्रोमोसोम में कोई बेबी चाइल्ड बॉर्न होता है, तो हमेशा क्या होता है कि मदर हमेशा 22+X देती है, और मदर हमेशा 22+X देती है। लेकिन जो तुम्हारा फादर होता है, ये मदर है, और जो फादर का जो जीन रहता है वो 22+X दे सकता है और 22+Y दे सकता है। अगर फादर ने 22+X दिया तो XX मिला के गर्ल हो जाएगा, और 22+Y अगर फादर ने दिया तो XY मिला के बॉय हो जाएगा। तो 50-50 प्लस चांसेस रहता है। तो अब वो फादर पे डिपेंड करेगा कि वो गर्ल है कि बॉय है। मेरी बात को समझो। तो इस तरीके से ये टेबल अगर तुम बना कर दिखा दोगे, पूछता है हाउ इज द सेक्स ऑफ अ चाइल्ड डिटरमाइन इन ह्यूमन बीइंग्स। कैसे होता है कि उसमें तुम्हें बोलना पड़ेगा कि 44 क्रोमोसोम्स रहते हैं, 22 मदर के रहते हैं, 22 फादर के रहते हैं। अब 22+XX तुम्हारा रहता है मदर का, और 22+XY जब फादर का एक्सेस रहता है, 22+XX जब फादर का भी रहा तब तुम्हारा गर्ल हो गया, और 22+XY रह गया फादर का तो तुम्हारा बॉय हो गया। तो इस तरीके से तुम्हारा होगा, समझ बात को। और 44 मिला के 44+XX हो गया, 44+XY हो गया, और इसी में थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है ना, तो तुम्हारा ट्रांसजेंडर हो जाता है। समझ बात को, तो वो तुम्हें पता होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। आगे तुम्हारा क्या, अब तुम्हारा क्या है कि अब मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। अब F1 और F2 जनरेशन तुम्हें पता होना चाहिए, क्रॉसिंग करने आना चाहिए। ये RR 2 है, एक राउंड ग्रीन है और विंकल येलो है। इसको क्रॉस करेंगे तो कौन सा निकलेगा, तो जो तुम्हारा डोमिनेंट रहता है वो निकलता है। तो ये तुम्हें पता है, F1 F2 को क्रॉस समझ लेना, और उसके बाद रेशियो निकालने में तुम्हें आना चाहिए। तो एक वीडियो देख के अच्छे से समझ लेना। समझ रहे बात, तो इस चीज को मैं एक्सप्लेन करूंगा बहुत टाइम लग जाएगा, तो ये अच्छे से समझ लेना। ठीक है। अब हम लोग आगे आते हैं। आगे तुम्हारा क्या इससे क्वेश्चन बनेगा, इन ऑर्डर टू। अब यहाँ कुछ क्वेश्चन पूछा, राइट द पेयर्स ऑफ कंट्रास्टिंग। अब यहाँ F1 जनरेशन पूछ रहा होगा पहले, तो पेयर्स ऑफ कंट्रास्टिंग यहाँ F1 जनरेशन पूछा है। ठीक है। F1 F2 का वही पूछ रहा है। इनहेरिटेड हर बार ये क्वेश्चन आता है, मेंडल क्रॉस किया, पी प्लांट को क्रॉस किया। समझ बात को, पी प्लांट को क्रॉस किया। अब एक राउंड येलो है और वही वाला चीज है। अब F1 उसके बाद डिफरेंस बिटवीन पूछता है डोमिनेंट और रिसेसिव जीन। ये एकदम आता है, एकदम पूछता है, डिफरेंस पूछेगा। ये डोमिनेंट और रिसेसिव जीन का डिफरेंस पूछेगा ही पूछेगा, हर बार पूछता है, ध्यान से समझना। F1 क्रॉस कर दिया, डोमिनेंट रिसेसिव कर दिया, उसके बाद तुम्हारा F2 क्रॉस यहाँ पूछता है, उसके बाद तुम्हें रेशियो निकालने बोलता है। F2 क्रॉस भी तुम्हें करना है और फिर रेशियो निकालना, सेम यही वाली चीज है, बिल्कुल सेम चीज है। F2 क्रॉस किया और तुम्हारा रेशियो निकाला, तो ये सेम आंसर नहीं है उसका, लेकिन क्वेश्चन बिल्कुल सेम बनता है। तो एक कर लेना इस टाइप का क्वेश्चन, गूगल करके बिल्कुल अच्छे से ये क्वेश्चन बिल्कुल अच्छे से कर लेना भाई, हर बार ये क्वेश्चन आता है। समझ रहे बात को। आगे बढ़ते हैं। आगे तुम्हारा क्या, इन्हें जेनेटिक एक्सपीरियंस, फिर तुम्हारा वही वाला 44 सीड वाला उसी टाइप का क्वेश्चन। उसका तुम्हें पूछता है व्हाट इज क्रोमोसोम्स। ठीक है। उसका तुम्हारा क्रोमोसोम एक टाइप के प्रोटीन होते हैं, समझ रहे बात को। एक्सप्लेन इन अ ब्रीफ स्टेबिलिटी डीएनए क्या होता है, डीएनए कॉपिंग वाला क्वेश्चन था। ये दोनों कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, आराम से गूगल से आंसर देख के लिख लेना। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे तुम्हारा कंसीडर। अब कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अब तुम्हारा एमसीक्यू आराम से कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए तुम्हें। फिर आगे तुम्हारा एमसीक्यू कर लोगे, ये भी एमसीक्यू कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे तुम्हारा क्या है, उसके बाद तुम्हारा फिर एमसीक्यू तो कर लोगे, मैं समझाऊंगा, टाइम जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ समझाना, वहां मैं बात करूंगा। अब हम लोग आते हैं आवर एनवायरमेंट, जिससे 5 नंबर कन्फर्म है। ये चैप्टर से आवर एनवायरमेंट वाले चैप्टर कन्फर्म है कि 5 नंबर का क्वेश्चन तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में आएगा। क्या आएगा अभी बता देता हूं। इससे तुम्हारा आएगा ट्रॉपिक लेवल, 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा। एक 2 मार्कर आएगा, एक 3 मार्क, 3 एमसीक्यू आएगा। समझ रहे हो यार, 3 मार्कर भी आ सकता है। 3 एमसीक्यू इससे बनेंगे, इससे 3 एमसीक्यू बनेंगे इस चैप्टर से। एक चीज तुम समझ लेना, हाँ 3 एमसीक्यू इससे बनेंगे, कंफर्म बता रहा हूं मैं, बिना कंफर्म वाली चीजें नहीं बोलता, तो कंफर्म बनेंगे। ठीक है। सबसे पहले यार एक ट्रॉपिक लेवल, पहला ट्रॉपिक लेवल क्या होता है, पहले तो एक इकोसिस्टम का डिफाइन पता होना चाहिए, फूड चेन पता होना चाहिए, फूड वेब पता होना चाहिए। ठीक है। अब ट्रॉपिक लेवल क्या होता है, मेन क्वेश्चन इसी से बनता है। ट्रॉपिक लेवल का मतलब देखो, प्रोड्यूसर यूज ओनली 1% एनर्जी फ्रॉम सन। मेरी बात को समझो, प्रोड्यूसर क्या होते हैं, प्लांट होते हैं। अब सन के पास बहुत एनर्जी है, तुम्हें पता होगा, बहुत बड़ा है सन, बहुत एनर्जी। अब इसका 1% एनर्जी भी सन का होता है 10,000 जूल। मेरी बात को समझो, बच्चा इसी में 10% और 1% में कंफ्यूज होता है। जब ट्रॉपिक लेवल के ऊपर एनर्जी ट्रेवल करती तब वो 10% घटती है। मेरी बात को समझो, यहां से यहां जाएगी 10% कम हो जाएगी। लेकिन जब सन के पास जो रहता है, तो एक और कॉन्सेप्ट इसमें कि सन की जो एनर्जी जितनी भी, उसका सिर्फ 1% ही प्लांट्स गैदर कर पाते हैं। अब मैं मान के चलता हूं कि 1% प्लांट ने गैदर किया, वो 10,000 जूल है। ठीक है। अब एक प्लांट का, सन का 1% एनर्जी प्लांट ने ले लिया। अब इसका 1% भी 10,000 जूल के बराबर हो सकता है, मैं मानता हूं बहुत ज्यादा होता है, तो इसका 1% भी 10,000 जूल के बराबर होता होगा, मैं मानता हूं।
सन में रहेगा 2 जीरो और लग जाएगा। तो इतना प्लांट एनर्जी के पास, प्लांट के पास इतना एनर्जी। अब ये प्लांट को जब रैबिट ने खाया, अब रैबिट ने प्लांट को देखा, नजर थी, अब इसने इसको खा लिया, तो इसको 10% एनर्जी कट के मिलेगा। तो जितना मान के चलो इसमें कितना जीरो, 1 2 3 4 जीरो, एक जीरो कट के इसको मिलेगा। तो बेचारे को इसमें 10,000 जूल था, इसको 1000 जूल ही मिला। अब रैबिट के पास 1000 जूल एनर्जी। अब स्नेक इसको देख रहा था, अब स्नेक ने इसको खा लिया। ये प्राइमरी कंज्यूमर, ये प्रोड्यूसर है, इसके पास तो पूरा यही सन से 1% एनर्जी लेता है, हमेशा याद रखना। ये प्रोड्यूसर ही सन से 1% एनर्जी लेता है, ये चीज याद रखना। इसके पास एनर्जी कहां से आती है? सन से आती है। ये 1% सन से लेता है, लेकिन जब ये देता है तो ये ज्यादा अच्छा है प्रोड्यूसर, तो ये 10% दे देता है। सन इसको 1% देता है, समझ के रखना। सन क्या है? अच्छा नहीं है, वो इसको 1% देता है। ये जब अगले को देता है वो क्या करता है? 10% देता है। प्राइमरी के पास गया 10% गया, अब प्राइमरी सेकेंडरी गया, स्नेक ने खाया, तो स्नेक को क्या है? 1 जीरो फिर कटेगा, तो 1000 जूल से क्या है? उसको 100 जूल मिल जाएगा सेकेंडरी के पास, फिर जो 100 जूल है। अब ये वाला एनर्जी, अब ये कोई एनर्जी कोई फिक्स नहीं हो सकता, इसको 20,000 जूल मिला होता। तो तुम्हें इतना ही याद रखना, जितना भी यहां पर है उससे 1 जीरो यहां कट के मिलेगा, ठीक है? तो ये चीज तुम्हें ध्यान रखना। अब ईगल ने स्नेक को खाया, तो इसका जितना उसके पास 100 जूल था, तो उसके बाद 10 जूल बच गया। अगर मान लो इसके बाद 200 जूल रहता भाई, तो उसको क्या बोलता? 20 जूल मिल जाता है एनर्जी। समझ रहे बात को? तो ये तुम्हारा सही तरीका हुआ, जो ट्रॉपिक लेवल है तुम्हारा। अब एक और कॉन्सेप्ट इसमें आता है, फिर हम लोग क्वेश्चन पे आएंगे। व्हाट इज बायोमैग्निफिकेशन? बायोमैग्निफिकेशन क्या होता है? बायोमैग्निफिकेशन इज द प्रोसेस बाय व्हिच ए केमिकल और पोल्यूटेंट इंक्रीज इन इट्स कॉन्सेंट्रेशन मूविंग द फूड चेन। अब क्या होता है? पेस्टिसाइड। अब मेरी बात तो समझो, कोई एक लड़का है, अब ये क्या करता है? ये गोभी उगा रहा है, रेड कैबेज उगा रहा है, बंदा गोभी उगा रहा है। अब इसमें इसने पेस्टिसाइड डाला, ठीक है? पेस्टिसाइड डाला, क्यों पेस्टिसाइड डाला हुआ इसमें? तो मेरी बात को समझो कि इससे कीटाणु मर जाए। ये फील्ड में गया, कीटाणु तो मर गया, पर ये वाटर के पानी के थ्रू ये तालाब में चला गया, तालाब में इसको फिश में आया, फिश पे फिर ह्यूमन में गया, क्योंकि फिश को तो ह्यूमन ही खाते हैं। तो ये क्या होता है? इसने पेस्टिसाइड मार के चलो डाला, ये इसने डाला 20 ml डाला। अब ये 20 ml कर करके फील्ड में बहुत ज्यादा हो गया, हो गया पानी में ये 2000 ml हो गया। ऐसा सही कॉन्सेप्ट है ये 2000 ml हो गया। जब ह्यूमन खाया तो ये 2000 ml सीधा ह्यूमन के पेट में चला गया। तो इसको बोलते हैं कॉन्सेंट्रेशन। इसने 20 करके बहुत ज्यादा कर दिया, पानी में बहुत ज्यादा हो गया, फिश में कॉन्सेंट्रेट हो गया, वो ह्यूमन में चला गया। तो इस तरीके से बोलते हैं बायोमैग्निफिकेशन। ये तुम डेफिनेशन लिखोगे, और यहाँ वही पूछ रहा है कि इंपैक्ट द प्रोसेस, ह्यूमन को किस तरीके से इंपैक्ट करता है पेस्टिसाइड। तो यही चीज होती है। मछली में क्या? मछली में तो बहुत ज्यादा पेस्टिसाइड आ गया, तुम समझो 2000 ml के आसपास, ठीक है? अब इसने जैसे ह्यूमन ने इसको खाया, अब इसी के पेट में ये वापस चला गया। ये यहाँ 20 ml ही डाल रहा था, मैं मान के चलता हूँ, ये डेली 20 ml डाल रहा है, तो इससे बढ़ रहा है चीजें। समझ रही बात को? समझ रहे बात को? आगे बढ़ते हैं। आगे तुम्हारा कंस्ट्रक्ट ऑफ फूड चेन इन ट्रॉपिक लेवल कंपेयरिंग द फॉलोइंग। अब एक हॉक, इसको बोलते हैं, ईगल को हॉक बोलते हैं, ठीक है? हॉक, स्नेक, प्लांट और रैट। अब इसको कंस्ट्रक्ट करने बोला। मेरी बात को समझना, मैं तुम्हें समझा रहा हूँ कंस्ट्रक्ट करके, तुम्हें समझ में आ रहा होगा। प्लांट सबसे नीचे होगा, प्रोड्यूसर में होगा, तो पहले तुमने प्लांट को लगा लिया, ठीक है? पहले प्लांट को लगा लिया, ठीक है? ANT प्लांट को लगा लिया। सेकंड में तुमने क्या लगा? ये प्रोड्यूसर हो गया, ठीक है? सेकंड लेवल तुमने किसको लगाया? सेकंड में तुमने क्या? प्लांट को कौन खा सकता है? तुम सोचो, प्लांट को खा सकता है रेट हो सकता है, गाजर वगैरह खा सकता है, तो रेट खाया सेकंड, ठीक है? थर्ड किसने खाया? थर्ड तुम्हारा कौन सा? थर्ड तुम्हारा क्या है? ये तुम्हारा स्नेक। तो स्नेक ने रेट को स्नेक ने खाया। उसके बाद तुम्हारा क्या है? उसके बाद ईगल है, हॉक, ठीक है? अब तुम्हारा क्या है? अब बोल रहा है ना, यहां पर क्या बोल रहा है कि अब 2000 जूल एनर्जी वाज ट्रांसफर्ड बाय द प्रोड्यूसर टू द ऑर्गेनिज्म ऑफ सेकंड ट्रॉपिक लेवल। अब इतना एनर्जी सोचो, मेरा एनर्जी अलग था, यहां एनर्जी मैंने बोला कोई फिक्स नहीं रहता। 2000 जूल ऑफ एनर्जी वाज ट्रांसफर्ड बाय द प्रोड्यूसर टू द ऑर्गेनिज्म ऑफ सेकंड ट्रॉपिक लेवल। ऑर्गेनिज्म सेकंड ट्रॉपिक लेवल मतलब सेकंड, ये प्रोड्यूसर से यहां पर इसके पास कितना गया? 20,000 जूल गया। देखा, बहुत ज्यादा गया, 20,000 जूल गया, 20,000 जूल गया। समझ रहे बात को? अब यहां पर पूछ रहा है एनर्जी, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट विल बी ट्रांसफर्ड बाय द ऑर्गेनिज्म इन थर्ड ट्रॉपिक लेवल एंड फोर्थ ट्रॉपिक लेवल। तो इसमें क्या? 1 जीरो तुम्हारा कट जाएगा, तो थर्ड में तुम्हारा कितना आएगा? 2000 जूल आएगा, ठीक है? इसमें फिर 1 जीरो कटेगा ऊपर वाले, तो यहाँ 200 जूल बचेगा इसके पास, ईगल के पास। तो ये तुम्हारा पूरा एनर्जी हो गया। अब पूछ रहा है, वही पूछ रहा था, वही क्वेश्चन था, खत्म हो गया तुम्हारा क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं। कैलकुलेट कर, तुमने फूड चेन भी कंस्ट्रक्ट कर दिया और ये भी कर दिया, तो तुम्हारा पूरा काम हो गया। फिर बोल रहा क्रिएट अ फूड चेन, फिर वही वाला फूड चेन वाला क्वेश्चन। तो क्रिएट करना तुम्हें आना चाहिए, ऐसे मैंने क्रिएट करके बताया, तुम कर सकते हो ऐसे। 1 जीरो कटते जाएगा, और इसके पास जिसके पास जितना भी जूल था, अब 1% वाला जो केस था, वो इसके पास जो सन से आया था, वो 1% वाला केस था। समझ रहे बात को? तो आगे बढ़ते हैं। आगे तुम्हारा क्या? एक गैस एक्स। अब यहां पर ओजोन गैस की बात हो रही है। O3 मॉलिक्यूल को ओजोन बोलते हैं, ठीक है? O3 मॉलिक्यूल को, तो उसको ओजोन बोलते हैं। अब वो क्या है? पॉइजनस गैस होता है, वो हाई लेवल्स ऑफ एटमॉस्फेयर पे रहता है। वही क्या करता है? ओजोन लेयर बनाता है, जो कि प्रोटेक्ट करता है धरती को, ठीक है? तो इस पे एक क्वेश्चन बनेगा, ध्यान रखना। O3 के बारे में पूछना, नेम द गैस ओजोन एंड राइट द फंक्शन परफॉर्म्ड बाय द गैस, ठीक है? उसके बाद राइट द किचन गार्डन के बारे में पूछता है, आर्टिफिशियल इकोसिस्टम जो तुम्हारा एक्वेरियम वगैरह होता है, उसके बारे में क्वेश्चन होता है। उसके बाद एक्सेसिव यूज ऑफ केमिकल, फिर वही बायोमैग्निफिकेशन के बारे में पूछ रहा है, वही बायोमैग्निफिकेशन वाला टॉपिक है, वो पूछ रहा है, तो इंपॉर्टेंट कर लेना। उसके बाद तुम्हारा क्या? आइडेंटिफाई द फूड चेन ऑर्गेनिज्म इन सेकंड ट्रॉपिक लेवल आर मिसिंग। कौन से में? सेकंड वाला ट्रॉपिक लेवल तो तुम्हें दिख रहा होगा कि टाइगर है भाई, ग्रास है, सेकंड है फ्रॉग है। तो फ्रॉग तो घास को खाता नहीं है भाई, तो ये तुम्हारा मिसिंग है। समझ रहे हो बात को?
अब सेकंड वाला ये एक्यूमुलेशन, अब फिर बायोमैग्निफिकेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है, ये तुम्हारा असर्शन रीजनिंग वाला, ठीक है। तो ये खत्म है। अब ऑल आगे आते हैं। अब तुम्हारा तो परसेंटेज ऑफ सोलर एनर्जी विच आर नॉट कन्वर्टेड इनटू फूड एनर्जी बाय द लीव्स ऑफ ग्रीन प्लांट टेरेस्ट्रियल। अब मैंने तुम्हें बोला था 1% कन्वर्ट होता सोलर एनर्जी, तो कितना कन्वर्ट नहीं होता, हर बार ऐसे पूछता फंसाने के लिए, कितना परसेंट कन्वर्ट नहीं होता, बच्चा फंस जाए। क्या 10% कर दे या 1% कर? तुमने दो ही चीज सुनी थी कि 10% होता है या 1% होता है, लेकिन कितना कन्वर्ट नहीं होता है, तो 1% कन्वर्ट होता है। कन्वर्ट नहीं कितना होता है भाई, 99% कन्वर्ट नहीं होता है, क्योंकि सोलर एनर्जी से बहुत कम ही प्लांट एब्जॉर्ब कर पाते हैं। ये क्वेश्चन हर बार बनता है, ये वाला क्वेश्चन भी हर बार बनता है कि ओजोन लेयर से 1980 में क्या हुआ, एटमॉस्फेयर बेगन टू ड्रॉप द ऑक्सीजनेटन कंबाइंड टू द मॉलिक्यूल टू द ओजोन, ठीक है। तो यहाँ पर ए एंड आर बोथ ट्रू है इसमें, ठीक है, ठीक है। बट आर इज नॉट ए करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे तुम्हारा क्या, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कंट्रीब्यूट टू द फूड चेन, कौन कौन सा कंट्रीब्यूट नहीं करता, उसी टाइप का क्वेश्चन है, आराम से कर लो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। अब हम लोग आएंगे केमिस्ट्री पे। अब तुम्हारा बायोलॉजी बिल्कुल डन हो गया, 30 मार्क्स बिल्कुल तुम्हारे कन्फर्म हो गए बायोलॉजी में, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे केमिस्ट्री जो 25 का, और फिर फिजिक्स करेंगे। तो बायोलॉजी तुम्हारा डन हो गया, कांग्रेचुलेशन। सेक्शन ए तुम्हारा कंप्लीट हो गया, 30 मार्क्स तुम्हारे कन्फर्म हो गए, जो भी 5 चैप्टर तुम्हारे थे, ठीक है। अब हम लोग आएंगे तुम्हारे केमिस्ट्री के चैप्टर पे, फिर हम लोग चलेंगे फिजिक्स के चैप्टर पे। अब हमने बायोलॉजी सक्सेसफुली खत्म कर लिया है। अब हम लोग आते हैं हमारे केमिस्ट्री के चैप्टर पे। केमिस्ट्री के 4 चैप्टर है, जो टोटल मिलाकर तुम्हारे 25 नंबर के आ रहे हैं। पहला चैप्टर तुम्हारा केमिकल रिएक्शन है क्वेश्चन, इससे क्वेश्चन कम आते हैं, 3 नंबर या 4 नंबर के तुम्हें आएंगे। जो रिएक्शन है पहले वो मैं तुम्हें समझा दे रहा हूं, और कुछ क्वेश्चन जो मैं बता रहा हूं। तुम्हारा मेन जो 5 नंबर 4 नंबर आएगा कार्बन कंपाउंड वगैरह से आएगा, और तुम्हारा एसिड बेस सॉल्ट से आएगा। इससे भी ऐसा नहीं कम आएगा, 4 से 5 नंबर का इससे भी आता है। 1-2 मार्कर तुम एक्सपेक्ट कर सकते हो इससे, और 3 एमसीक्यू एक्सपेक्ट कर सकते हो। एमसीक्यू इससे बनेंगे, तो इसके रिएक्शन पकड़ के रखना, समझ रहे बात को। तो कुछ रिएक्शन है पहले मैं बता दे रहा हूं, इसमें जो इंपॉर्टेंट है उसके बाद हम सारी चीजें करेंगे। पहला तुम्हारा मोस्ट इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शन, पहला तुम्हारा डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन एक एग्जांपल पकड़ के रखना, क्या होता है, फेरस सल्फेट को हिट देते हैं, फेरिक ऑक्साइड बनता है, SO2 और SO3, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड वाली गैस निकलती है। तो ये तो मेरी रिएक्शन बिल्कुल याद रखना रट के, क्या बोल के, डिकम्पोजिशन बोल के। सेकंड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, एक दूसरे को डिस्प्लेस कर देता है। तो आयरन जब कॉपर सल्फेट से रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, फेरस सल्फेट, और तुम्हारा कॉपर अलग हो जाता है। ये तुम्हें याद रखना है डिस्प्लेसमेंट बोल के। डबल डिस्प्लेसमेंट एक होता है, ये तुम्हारा बहुत इंपॉर्टेंट है, डबल डिस्प्लेसमेंट, और इसमें प्रेसिपिटेट भी होता है, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी इसको बोलते हैं। प्रेसिपिटेशन का मतलब क्या होता है, कभी भी कोई रिएक्शन में बॉल्स वगैरह या कोई सॉलिड चीज फॉर्म होने लगे नीचे, दो चीज रिएक्ट कराया और पता चला पत्थर जैसी चीजें बन रही, उसको प्रेसिपिटेट बोलते हैं, ठीक है। अब मेरी बात को समझो, डबल डिस्प्लेसमेंट और प्रेसिपिटेशन दोनों इसको बोलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, हमेशा पेपर में आता है, पहले समझ लो फिर क्वेश्चन में बताऊंगा। पहले तुम्हारा क्या, सोडियम सल्फेट को जब हम लोग बेरियम क्लोराइड से रिएक्ट करते हैं तो बेरियम सल्फेट बनता है, और NaCl नमक बनता है, सोडियम क्लोराइड बनता है। अब ये जो बेरियम सल्फेट है इसको व्हाइट पीपीटी बोलते हैं, ये व्हाइट प्रेसिपिटेट बोलते हैं, ठीक है। इसी को देखो, सोडियम सल्फेट को बेरियम क्लोराइड से रिएक्ट करा, अब यहाँ बेरियम सल्फेट बना, NaCl बना, तो ये जो है व्हाइट पीपीटी, इसको बेरियम सल्फेट को व्हाइट पीपीटी बोलते हैं, और ये तुम्हारा प्रेसिपिटेशन रिएक्शन का भी एग्जांपल है, ठीक है। और आगे हम लोग थोड़ा देख लेते हैं। अब तुम्हारा एक रेडॉक्स रिएक्शन होता है, जब कोई किसी रिएक्शन में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों साथ में होता है, उसको रेडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। पूछ भी लेता, बोलता है एग्जांपल बता दो। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, गेन ऑफ ऑक्सीजन, गेन होता है ऑक्सीजन का, उसको हम लोग बोलते हैं ऑक्सीडेशन। और लॉस ऑफ ऑक्सीजन को क्या बोलते हैं, लॉस ऑफ ऑक्सीजन को क्या बोलते हैं, लॉस ऑफ O2 को बोलते हैं रिडक्शन, ठीक है। या गेन, अब लॉस ऑफ हाइड्रोजन को भी हम लोग ऑक्सीडेशन बोलते हैं, गेन ऑफ ऑक्सीजन और लॉस ऑफ हाइड्रोजन को ऑक्सीडेशन, और लॉस ऑफ ऑक्सीजन और गेन ऑफ हाइड्रोजन को रिडक्शन, ठीक है। अब इसका एक एग्जांपल तुम देख सकते हो, ये वाला में ये, अब मान लो कॉपर ऑक्साइड क्या हुआ, तुम्हारा हाइड्रोजन से रिएक्ट किया, अब यहाँ से इसको हीट दिए, अब ये कॉपर अलग हो गया और हाइड्रोजन अलग हो गया। अब रिडक्शन किसका, ऑक्सीडेशन, जिसको ऑक्सीजन मिला उसका ऑक्सीडेशन हुआ, तो हाइड्रोजन को ऑक्सीजन मिला, इसका ऑक्सीडेशन हो गया। ये तुमसे पूछेगा रिडक्शन किसका, इसका ऑक्सीजन चला गया, उसको रिडक्शन हो गया, तो क्या कॉपर का ऑक्सीजन चला गया, तो कॉपर का रिडक्शन हो गया, समझ रहे बात को, सिंपल चीज है। अब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन तुम्हें पता है, एक दूसरे को डिस्प्लेस कर देता है, तो इसके कुछ एग्जांपल है जो सारे आते हैं, जिंक में भी होता है, कॉपर में भी होता है, और तुम्हारे लीड में भी होता है, तो ये सारे आते हैं, समझ रहे बात को, लीड क्लोराइड वाला, ठीक है। ये सारे एग्जाम में अच्छे नंबर के आते हैं। अब तुम्हारा क्या कॉम्बिनेशन रिएक्शन, एक होता है क्लोराइड सेकेलाइम वाला, इसका क्वेश्चन आता है। ये कैल्शियम ऑक्साइड को क्विकलाइम बोलते हैं, इसको जब हम लोग वाटर में डालते हैं तो ये तुम्हारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बोलता है, जिसको स्लैकलाइम बोलते हैं। और ये क्या है, इसको और हीट भी निकलती है, इसको एक्सोथर्मिक बोलेंगे। किसी भी रिएक्शन में अगर हीट निकलेगी भाई, तो वो समझ लेना एक्सोथर्मिक है, समझ रहे हो, एक्सोथर्मिक है वो, एक्सोथर्मिक है समझ जाना, ठीक है। एक्सोथर्मिक मतलब हीट नहीं कर रही, एंडोथर्मिक मतलब जिसको हीट चाहिए होती है। एक और चीज समझना, बोलता है कभी-कभी बोलता है ना कि क्विकलाइम का यूज क्या होता है, कि उसको व्हाइट वाशिंग के लिए यूज करते हैं, व्हाइट वाशिंग जो पुट्टी करते हैं ना घर में, उसके लिए यूज करते हैं। एंडोथर्मिक रिएक्शन, एंडोथर्मिक मतलब किसी रिएक्शन को होने के लिए हीट चाहिए होती है, इसको एंडोथर्मिक बोलते हैं। एक एग्जांपल याद रखना, सब रिएक्शन का एक एग्जांपल याद रखना भाई, एकदम पूछ लेते हैं, तुम रिएक्शन के बारे में मत जानो, ठीक है। एक एग्जांपल जो रिएक्शन वाला है वो याद रखना। अब एंडोथर्मिक क्या होता है, AgCl तुम्हारा सिल्वर क्लोराइड, इसमें सनलाइट हमने दिया, खिड़की से सनलाइट आई दिया, अब तुम्हारा क्या हुआ, Ag अलग हो गया, क्लोराइड अलग हो गया, समझ बात को। तो ये तुम्हें बोलता है ये इसको हीट चाहिए, हीट इससे निकल नहीं रही, इसको चाहिए, इससे क्या है, हीट निकल रही थी, ठीक है। अब यहाँ पर तुम्हारा एंडोथर्मिक वही वाला सेम एग्जांपल तुम यहाँ पर डाल के पूछ सकते हो, डाल सकते हो, जिससे हीट निकल रही है वो तुम्हारा क्या, एक्सोथर्मिक।
अब तुम्हारा कुछ एक्टिविटी जो बहुत इंपॉर्टेंट है, मेरी बात को समझ लो पहले। क्या क्या एक्टिविटी? पहला बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन। इसमें कुछ नहीं, कुछ ऑब्जर्वेशन तुम्हें रखने, पूरी एक्टिविटी याद नहीं करें भैया, बनाने आएगा नहीं आएगा बनाने। क्या आएगा? पहले तुम्हारा इसका रिएक्शन बनेगा, Mg प्लस O2 को मिलाएंगे, MgO बनेगा, तुम्हें पता ही है MgO बनता है। अब इसमें क्या होता है, जब भी हम लोग मैग्नीशियम रिबन को क्या करते हैं, बर्न करते हैं, पहले तो ये बर्न नहीं होगा क्योंकि मैग्नीशियम रिबन में क्या होता है ना, ऑक्साइड की लेयर जम जाती है। मेरी बात को समझा, अगर उसको हवा में रख देंगे ना, मैग्नीशियम जो मेटल रहता है वो तुम्हारा सिल्वर कलर का होता है। अब उसको हम लोग हवा में रख दें, उसमें लेयर जम जाएगी, तुरंत बने, उसको तो हम लोग सैंड पेपर से घसना पड़ता है, तो रिमूव ऑक्साइड लेयर। तो ऑक्साइड लेयर को रिमूव करने के लिए पूछता है कि क्यों घसना पड़ता है सैंड पेपर से, ऑक्साइड का लेयर हटाने के लिए। दूसरी बात क्या है, ये इसको जब हम लोग जलाते हैं तो बहुत ब्राइट डिजलिंग व्हाइट फ्लेम में जलता है। यही तुम्हें पूछेगा कि जलेगा तो कैसे जलेगा, डिजलिंग व्हाइट फ्लेम में जलता है। समझ रहे बात को, बहुत कस के, मतलब बहुत ब्राइट फ्लेम में जलता है। उसके बाद तुम्हारा क्या, क्लीन विद सैंड पेपर से क्लीन करते हैं। अब इसकी जो पाउडर गिरती है, जो MgO की पाउडर गिरती है, ये क्या होता है, ये तुम्हारा मैग्नीशियम ऑक्साइड की पावर गिरती है, बहुत ब्राइट फ्लेम में जलेगा और मैग्नीशियम ऑक्साइड का पावर छोड़ेगा। समझ रहे बात को, तो ये तुम्हारा होता है। दूसरा तुम्हारा एक्टिविटी, ये भी इंपॉर्टेंट है, हीटिंग ऑफ लीड नाइट्रेट। अब इसमें तुम्हारा क्या है, लीड नाइट्रेट को ले लिया, लीड नाइट्रेट का एक फॉर्मूला है, और ये वाला है, ये याद रखना, केमिकल फॉर्मूला, ठीक है। लीड नाइट्रेट PbNO3 होल का ट्वाइस, ठीक है। लीड नाइट्रेट इसको बोलते हैं। इसको हम लोग जब हीट देते हैं, हीट को डेल्टा से भी ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे ट्रायंगल को, ठीक है। तो यहाँ लीड ऑक्साइड बनता है प्लस NO2 की ब्राउन फ्यूम्स निकलती है। NO2 और ऑक्सीजन, ये जो NO2 की ब्राउन फ्यूम्स बोलते हैं ना इसको NO2 की ब्राउन फ्यूम्स निकलती है। समझ रहे हो, तो लीड को हमने हीट दिया, NO2 की ब्राउन फ्यूम्स निकली और तुम्हारा O2 ऑक्सीजन गैस अलग से निकला, ठीक है। हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब तुम्हारा क्या, हीटिंग एंड बॉइलिंग कंटेनिंग क्रिस्टल्स ऑफ, इससे क्वेश्चन बनता है फेरस सल्फेट एंड स्मेलिंग द ओडर। अब फेरस सल्फेट को हम क्या, जब भी हीट देते हैं, फेरस सल्फेट ग्रीन कलर का होता है, ठीक है। इसको हमने हीट दिया तो ये फेरिक ऑक्साइड बना जो ब्राउन कलर का हुआ, ठीक है। और इसमें SO2 और SO3 की गैसेस निकलती जो हमने बताई थी पहले। अब इसमें क्या होता है ना, ग्रीन कलर फर्स्ट चेंजेस टू व्हाइट एंड देन फाइनली ब्राउन सॉलिड। सॉलिड फॉर्म फेरिक ऑक्साइड, पहले क्या होता है, व्हाइट होता है, फिर उसके बाद ब्राउन होता है, और इसके बाद उसको स्मेल करते हैं, पंजेंट स्मेलिंग, इसकी स्मेलिंग बहुत पंजेंट होती है, गंदी होती है, ठीक है। तो वैसे स्मेलिंग मारती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे तुम्हारा क्या, अब तुम्हारा ये भी आयरन नेल्स, भाई साहब छप गया एकदम, इससे क्वेश्चन बनता है। मैं तुम्हें कॉन्सेप्ट अभी बना रहा हूं, समझ रही बात को। इसमें तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्वेश्चन क्या बनेगा, आयरन नेल्स डिप्ड इन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। अब यहां पर क्या करते हैं, आयरन नेल को डाल देते हैं। अब मान के चलो आयरन जिंक का मतलब भी आयरन होता है, Fe का मतलब भी आयरन होता है, तो इसमें हमने जिंक से रिएक्शन कराया, कोई दिक्कत नहीं। Fe से भी कराओगे बिल्कुल सेम रिएक्शन होगा, कोई दिक्कत है। यहाँ कॉपर सल्फेट बन रहा है, वहां जिंक सल्फेट बन रहा है, और वहां आयरन सल्फेट बन जाएगा जिंक की जगह। समझ रहे बात को, तो कोई दिक्कत नहीं, हम लोग आयरन लेते हैं। मान के चलो हमने जिंक वाला आयरन डाल दिया इसमें। अब ये आयरन का कलर नॉर्मल था, सिल्वर कलर का, जैसे हमने इसमें कॉपर सल्फेट, यहाँ CuSO4 है, ठीक है, कॉपर सल्फेट, ठीक है। अब जैसे हमने आयरन नेल को डाला कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में, क्या हुआ, जिंक सल्फेट यहां बना लिया इन्होंने, ठीक है, और यहां कॉपर अलग हो गया। अब ये जो जिंक सल्फेट है, ये कलरलेस और लाइट ग्रीन कलर का सॉल्यूशन होता है। आफ्टर 30 मिनट ये पूछता है कि आयरन नेल कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में डालने का कलर क्या कौन सा कैसे चेंज होता है, तो तुम लिखोगे कलरलेस और एकदम लाइट ग्रीन भी तुम लिख सकते हो, कलरलेस भी लिख सकते हो, दोनों हो जाता है, ठीक है। अब लेकिन वो जो नेल है, अभी नेल जो था वो पहले सिल्वर था, इसमें आयरन की कोटिंग हो गई, आयरन नेल टेकन इनटू कॉपर सल्फेट, इसमें कॉपर वाली कोटिंग हो गई आयरन नेल में, और क्या हुआ, ये जो ब्लू कलर का सॉल्यूशन था ये तुम्हारा क्या हुआ, कलरलेस हो गया। तो यही तुम्हें यहां पर बताना रहता है कि 30 मिनट्स लेटर आयरन नेल वुड बी कवर्ड इनटू अ रेड ब्राउन कलर एंड विद कॉपर, एंड जो ब्लू कलर का सॉल्यूशन था, जो ब्लू कलर का यहां पर था ये सॉल्यूशन, ये तुम्हारा कलरलेस हो गया और तुम्हारा लाइट ग्रीन टाइप्स हो गया, ठीक है। तो ये तुम्हारा ऑब्जर्वेशन। अब कुछ क्वेश्चन बैलेंस करने तुम्हें आना चाहिए, बैलेंस करने आया था। आइडेंटिफाई द रिड्यूसिंग एजेंट पूछ रहा है। अब रिड्यूसिंग एजेंट पूछा है, इसमें कौन रिड्यूस हुआ है, तो रिड्यूस वही होगा जिसका क्या होता है, लॉस ऑफ ऑक्सीजन हो गया। तो किसका लॉस ऑफ ऑक्सीजन तुम्हें दिख रहा है यहाँ पर, देखो किसका लॉस ऑफ ऑक्सीजन किसका हुआ है। अब किसी ने गेन ऑफ हाइड्रोजन किया होगा तब भी वो रिड्यूसिंग एजेंट है, कौन सा रिड्यूस कर रहा है वो भी तुम्हें देखना पड़ेगा। तो रिड्यूसिंग एजेंट वही है, रिड्यूसिंग एजेंट कौन है, जिसका गेन ऑफ ऑक्सीजन हुआ। तो गेन ऑफ ऑक्सीजन किसका हो, मेरा हाइड्रोजन का हो रहा है, तो ये वाला मेरे को लग रहा है, ठीक है। तो ये वाला होगा। उसके बाद तुम्हारा बोला डिफाइंड रेडॉक्स रिएक्शन। डिफाइंड रेडॉक्स रिएक्शन क्या होता है, इन टर्म्स ऑफ गेन एंड लॉस ऑफ ऑक्सीजन। तो रेडॉक्स रिएक्शन इज द प्रोसेस इन विच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन फॉर्मिंग ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन हैपनिंग साइमल्टेनियसली इज नोन एज रेडॉक्स रिएक्शन। और क्या मैंने जैसे तुम्हें बोला था, गेन ऑफ ऑक्सीजन होता है तुम्हारा ऑक्सीडेशन में और लॉस ऑफ ऑक्सीजन होता है तुम्हारा रिडक्शन में, ठीक है। उसके बाद फिर आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ रिएक्शन, कौन सा टाइप ऑफ रिएक्शन है तुम्हारा। ये तुम्हारा क्या डिस्प्लेसमेंट लग रहा है, एक है डिस्प्लेस कर दे रहा, ये भी डिस्प्लेसमेंट लग रहा, तो ये टाइप बता। लेकिन ये एक्सोथर्मिक भी हिट नहीं कर, तो मैंने अगर सिर्फ डिस्प्लेसमेंट लिख दिया तो नंबर समझ लो भाई कट गए, आधे नंबर सीबीएसई ने बोला काट देगा। अगर तुमने सिर्फ इसको डिस्प्लेसमेंट लिखा, दो तरह का रिएक्शन है, इसमें हिट भी निकाले तो एक्सोथर्मिक भी, तो डिस्प्लेसमेंट और एक्सोथर्मिक दोनों है ये। इसमें तुम्हारा क्या है कि PbI2 ये प्रेसिपिटेशन भी है, तो ये डिस्प्लेसमेंट का प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी कर रहा है। उसके बाद तुम्हारा क्या है, ये हीट देना पड़ रहा है इसको, तो ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है। समझ रहे बात को, एंडोथर्मिक रिएक्शन है, तो ये तुम्हें देखना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद राइट द बैलेंस ऑफ द केमिकल रिएक्शन, बैलेंस करके लिख देना, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे तुम्हारा क्या, अब चेंज इन कलर,
चेंज इन कलर वाला रिएक्शन कौन सा था, मैंने तुम्हें वही बताया ना, फेरस सल्फेट वाला, जिंक से करा रहे थे कॉपर सल्फेट को रिएक्ट, तो चेंज इन कलर वाला रिएक्शन तुम्हें याद रखा, यहाँ लिख दोगे आराम से, चेंज इन कलर हो जाता है। चेंज इन टेम्परेचर, कोई एक्सोथर्मिक स्लैक लाइन वाला रिएक्शन, एक्सोथर्मिक वाला लिख दोगे, चेंज इन टेम्परेचर हो जाएगा। फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट्स याद है, बेरियम सल्फेट वाला स्टार्टिंग में याद है जो मैंने पीपीटी फॉर्म करने वाला बता रहा था, वो वाला रिएक्शन यहाँ पर लिखना पड़ेगा, तो वो तुम्हारा काम हो जाएगा। तो ये तुम्हें इस तरीके से क्वेश्चन पूछता है, रिएक्शन याद रहना चाहिए, यही क्वेश्चन मेन जो बोर्ड में आता है। उसका नेम द टाइप एंड केमिकल रिएक्शन एंड केमिकल ऑक्साइड रिएक्ट विद वाटर, जस्टिफाई योर आंसर बाय बैलेंसिंग द इक्वेशन, वही वाला तुम्हारा स्लैक लाइन वाला पूछ रहा है रिएक्शन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे तुम्हारा क्या है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आल्सो प्ले, अब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में तुम्हें कुछ चीजें पता रहना चाहिए, उसके बारे में पूछता है, ठीक है। तो पूरा एग्जांपल के साथ डेफिनेशन के साथ पता रहना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, आगे तुम्हारा क्या कुछ एमसीक्यूज है, ये एमसीक्यूज ये है, ये अब ये सारे कर लेना, मैं समझाऊंगा, टाइम जाएगा, ठीक है। तो ये एमसीक्यूज है, ये एमसीक्यूज है, ये वाला देखो। अब तुम्हें यहाँ पर बैलेंस करने बोला, तो बैलेंस करके तुम्हें नंबर बताना कि एक्स क्या होगा, वाई क्या होगा, तो बैलेंस करने तुम्हें आना चाहिए भाई। तो ये क्वेश्चन एकदम इंपॉर्टेंट, एकदम आ सकता है ये क्वेश्चन, गारंटी है ये एमसीक्यू आ जाएगा। फिर स्ट्रॉन्ग हीटिंग ऑफ फेरस सल्फेट से क्या होता है, फेरस सल्फेट से क्या हुआ था, तो क्या क्या चीजें हुई थी वो बता रहा, डिकम्पोजिशन और रेडॉक्स था, तो उससे इस बारे में पूछता है। फिर कलर ऑफ, वही तुम्हें बोल रहा है, द कलर ऑफ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट टर्न्स इनटू कलरलेस, कलरलेस हो गया था व्हेन अ पीस ऑफ नेल एडेड, और रीजन क्या है, लीड इज मोर रिएक्टिव। अब यहाँ लीड के बारे में पूछा, तो ये तो तुम्हारा गलत हो जाएगा ना, क्या 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 कौन सा लीड इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर एंड हेंस डिस्प्लेसेस द कॉपर फ्रॉम इट्स सॉल्ट। क्या बोल रहा है, कलर द कलर ऑफ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट टर्न्स व्हेन अ पीस ऑफ लीड इज एड, हाँ यार लीड वाला भी बात सही है, यहाँ लीड डाल दे रहा है, अब एन की जगह यहाँ लीड वाला मेटल डाल दे, वो भी डिस्प्लेस कर देगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज जनरली एक्सोथर्मिक, हाँ एक चीज और जान लेना, कोई भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन ये एक्सोथर्मिक होता है, ये मैं बताना चाह रहा था तुम्हें, ठीक है। डिकम्पोजिशन रिएक्शन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इनटू कंपास्ट कैन एक्सोथर्मिक प्रोसेस, ये भी पार्ट ठीक है, लेकिन इसका एक चीज और ध्यान रखना, तुम लोग जल्दी में आके देखते हो ना दोनों पॉइंट, तो ऊपर वाले में टिक कर देते हैं कि ए इज करेक्ट एंड ए इज ए ट्रू एक्सप्लेनेशन ऑफ रीजन, यहाँ इसका कोई रिलेशन नहीं बन रहा है। ये डिकम्पोजिशन एक्सोथर्मिक है, ठीक है, लेकिन डिकम्पोजिशन में क्या क्या होता है इससे कोई रीजन ये नहीं बता रहा है। डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर ये अलग चीज बता रही है, ये नहीं बोल रहा कि डिकम्पोजिशन होता है तब इसलिए होता है, तो ये तुम ध्यान रखना कि जब रीजन पता ना लगे तो बी में ही मारना, ठीक। तो इसका आंसर ए नहीं बी होगा, ठीक है। तो तुम्हें एक चीज और रखना, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, सारे डिकम्पोजिशन रिएक्शन एक्सोथर्मिक होते हैं, सारे के सारे, एक चीज और दिमाग में रख लेना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब तुम्हारा क्या है, एसिड बेस सॉल्ट पे आते हैं। एसिड बेस सॉल्ट में कुछ चीजें इंपॉर्टेंट, पहला पीएच स्केल देख लो, पीएच स्केल का मतलब पता ही हो, किसी का पीएच ऐसे रहता है, अब तुम्हें किसी का पीएच 7 है, मतलब तुम्हारा न्यूट्रल है, वो पानी का पीएच जैसे 7 रहता है, ठीक है। अगर ये 7 से ऊपर गया तो ये बेसिक कैरेक्टर में जाने लगता है। बेसिक कैरेक्टर का मतलब क्या होता है, साबुन देखो, साबुन तुमने साबुन खाया होगा, करेला खाया होगा, कड़वा लगता है, देखो बिटर टेस्ट, उसको बेसिक कैरेक्टर बोलते हैं। साबुन का पीएच ज्यादा रहता है, 14 रहता है साबुन का पीएच, सर्फ साबुन का पीएच 14 रहता है। अब जब 7 से नीचे जाएगा तो एसिडिक कैरेक्टर, जैसे तुम्हारा 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, तुमने नींबू खाया, नींबू चाटा है, नींबू का पीएच 2 रहता है, तो खट्टा अगर कोई भी चीज होगी तो वो पीएच उसका गिरेगा, ध्यान रखना, कोई भी चीज खट्टी होगी पीएच, इमली है, नींबू है, इसका पीएच गिरेगा। और 7 से ऊपर जाएगा तो वो कड़वा होने लगेगा, जैसे साबुन हो गया, करेली हो गया, तो और न्यूट्रल रहेगा तो वो 7 पे रहता है, समझ रहे बात को, उसको पीएच बोलते हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच 2D के में काम आता है, डाइजेस्टिव सिस्टम में काम आता है, मेडिसिन बनाने में काम आता है, ये चीजें होती है। अब इससे क्वेश्चन कैसे बनते हैं वो देखेंगे। अब यहाँ बोल रहा है पीएच ऑफ अ सैंपल ऑफ अ टोमेटो जूस, अब यहाँ 4.6 देखो, यहाँ 7 से कम है, मतलब क्या ये खट्टा होगा। हाउ जूस इज लाइकली टू बी इन टेस्ट, कैसा, सावर है। अगर तुम्हारा सावर तुम लिखो SOUR, सावर मतलब खट्टा, और ये तुम्हारा एसिड के लिए होता है, और बेस के लिए क्या होता है, बिटर टेस्ट होता है, बिटर इन टेस्ट होता है, समझ रहे हो, तो ये बेस के लिए होगा, ठीक है। अब रीजन ऑफ जस्टिफाई आंसर, क्योंकि ये खट्टा है भाई, सीधी सी बात है। हाउ डू यू डिफरेंस बिटवीन अ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस इन आयन फॉर्मेशन। अब देखो स्ट्रॉन्ग एसिड क्या करता है ना, H+ आयन लेता है, ठीक है, और वीक बेस क्या करता है ना, OH नेगेटिव आयन छोड़ता है, ठीक है। तो तुम याद रखना, आयन के फॉर्मेट में कभी क्या एसिड क्या करेगा, H+ आयन छोड़ेगा, और बेस क्या करेगा, OH नेगेटिव आयन छोड़ेगा। तो एक चीज याद रखना, ये खट्टा होता है और एसिड क्या करता है, H+ आयन छोड़ता है, ध्यान रखना, और ये क्या करता है, OH नेगेटिव आयन छोड़ता है, ठीक है, OH नेगेटिव आयंस, ठीक है, आयंस, ठीक है, ध्यान रखना। अब द एसिड रेन कैन मेक सर्वाइवल ऑफ एनिमल डिफिकल्ट, क्योंकि यार एसिड रेन में क्या होता है, एसिडिक होता है, वो पानी में जाता है और उनके नेचर से हट के हो जाता है, वो समझ रहे बात को। उसके बाद तुम्हारा क्या है, सजेस्ट द रेमेडिकल मेजर टू कंस्ट्रक्ट द चेंज इन पीएच इन ह्यूमन बींग्स फॉर केसेस प्रोडक्शन ऑफ टू मच एसिड इन स्टमक इन डाइजेशन। अब बहुत ज्यादा एसिड हो जाता है तो तुम क्या करते हैं, एंटासिड क्या होता है, बेस होता है, एसिड बेड मिलकर क्या होता है, न्यूट्रलाइजेशन हो जाता है और उससे सॉल्टर वाटर फॉर्म हो जाता है, ठीक है। उसके बाद वो बोल रहा है स्टंग बाय हनी बी। अब हनी बी का जो रहता है वो स्टिंग रहता है, वो तुम्हारा क्या रहता है, बेसिक कैरेक्टर का रहता है, उसमें एसिड डालने से क्या होता है, वो भी सही हो जाता है, ठीक है। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं।
आगे तुम्हारा क्या है, हाइड्रोजन गैस टेस्ट कैसे करते हैं। कभी भी हाइड्रोजन गैस टेस्ट करने के लिए ये एक्सपेरिमेंट ध्यान रखना बिल्कुल इंपॉर्टेंट, इसको हाइड्रोजन गैस टेस्ट भी बोलते हैं, ध्यान रखना। अभी इसमें क्या करते हैं, एक हाइड्रोजन गैस ली के इसमें जिंक ग्रैन्यूल्स लिया, अब डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, H2SO4 के बारे में तुमने सुना होगा। H2SO4 में क्या लिख दिया यार, हाँ H2SO4 में हमने क्या किया, जिंक ग्रैन्यूल्स प्लस इसमें जिंक मेटल डाल दिया। अब जिंक मेटल, जब भी हमने क्या किया, एसिड में जिंक मेटल डालकर क्या बोलता है, हाइड्रोजन गैस बनती है। तो हाइड्रोजन गैस बनी, हाइड्रोजन गैस यहां पर गई। अब हाइड्रोजन गैस को पानी में जैसे डालते हैं उससे बबल बनने लगता, तुम्हें पता होगा, हाइड्रोजन गैस बबल में ट्रैप हो गई यहाँ H2 गैस। अब ये H2 गैस रही फ्लेमेबल, फ्लेमेबल जैसे इसमें कैंडल लगा पॉप से आवाज की, फ्लेमेबल है ना, फ्लेम हुआ है तो फ्लेमेबल पॉप से आवाज की, इसको बोलते हैं हम लोग हाइड्रोजन गैस। कुछ नहीं, जिंक ग्रैन्यूल को H2SO4 में डाला और बस पानी के थ्रू पास करा दिया, हो गया। ये सब सोप सॉल्यूशन है तुम्हारा। इसका बोलेगा इसका पीएच बता दो, इसका सॉल्यूशन का सोप सॉल्यूशन है भाई, तो पीएच 14 ही होगा इसका। एक बार इसका पीएच पूछ लिया था क्वेश्चन में, तो सीधी सी बात है, समझ रहे हो बात को। तो आगे बढ़ेंगे हम लोग, आगे बोल। अब कुछ रिएक्शन है, अब तुम्हें कुछ वाशिंग सोडा, बेकिंग सोडा, अब बेकिंग सोडा, वाशिंग सोडा, इन सब का यूजेज पता होना चाहिए, समझ रहे बात को। वाशिंग सोडा, बेकिंग सोडा, इन सब का समझ रहे बात को। क्यों बेकिंग सोडा को तुम एक चीज याद रखना, इसको फायर एक्सटिंग्विशर में यूज किया था, फायर एक्सटिंग्विशर खाना बनाने के लिए, ये सब में सारी चीजों में यूज किया था बेकिंग सोडा को। वाशिंग सोडा को कपड़े वगैरह धोने में यूज किया, ब्लीचिंग पाउडर को पानी वगैरह क्लीन करने में यूज किया, तो सारे का यूज तुम्हें प्लास्टर ऑफ पेरिस मूर्ति वगैरह बनाने में, घर को पेंट प्लास्टर करने में उसका यूज किया। फिर सोडियम हाइड्रोक्साइड, वो तो फिर तुम्हें पता ही है, ये NaCl नमक होता खाने में यूज किया। तो ये सारी चीजें तुम्हें पता होनी चाहिए। अब रिएक्शन तुम्हें देख लो, पहले ध्यान समझो। वाशिंग सोडा होता क्या, वाशिंग सोडा तुम्हारा होता है सोडियम कार्बोनेट टू डेकाहाइड्रेट, 10H2 को हम लोग डेकाहाइड्रेट बोलते हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं वाशिंग सोडा। एकदम याद रखना इसको, वाशिंग सोडा, बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, इसको वाशिंग सोडा बोलते हैं। बनता कैसे है भैया, ऐसे पूछेगा प्रिपरेशन रिएक्शन, कुछ नहीं, Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट को हम क्या करते हैं, 10H2O से रिएक्ट करा देते हैं। इसको 10H2 तो सोडियम कार्बोनेट इंटू डेकाहाइड्रेट इंटू 10H2O बोलते हैं, इसको डेकाहाइड्रेट बोलते हैं। 5H2O रहेगा तो उसको पेंटाहाइड्रेट बोलेंगे, H2O रहेगा, ठीक है। वो आगे की पढ़ाई तुम्हें नहीं, सिर्फ तुम्हें रट्टा मारना है, ठीक है। तो ये अभी है नहीं, अभी डेकाहाइड्रेट है। बेकिंग सोडा भैया कैसे बनता है, बेकिंग सोडा होता क्या है पहले वो देख लो। बेकिंग सोडा का मतलब होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट को हम लोग बोलते हैं बेकिंग सोडा, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं बेकिंग सोडा, ये वाला, ठीक है। तो ये तुम्हारा है बेकिंग सोडा, ध्यान रखना, ठीक है। अब कैसे बनेगा भैया, NaCl नमक लिया, वाटर लिया, कार्बन डाइऑक्साइड लिया और अमोनिया लिया, ठीक है। इसको रिएक्ट कराया तो क्या बना, अमोनियम क्लोराइड बना, NH4Cl और तुम्हारा NaCO3, ठीक है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट, या तुमको इसको बेकिंग सोडा भी बोलते हैं, ठीक है। इसका यूजेस क्या क्या मैंने बताया, फायर एक्सटिंग्विशर में, तुम खाना वगैरह पकाने में भी यूज होता है इसका बेकिंग सोडा का, मम्मियां घर में यूज करती है। ब्लीचिंग पाउडर को कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड भी बोलते हैं, ठीक है। इसको बोलते हैं कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड और ये इसको ब्लीचिंग पाउडर बोलते हैं, ठीक है। ये बनता कैसे है भैया, पूछेगा कैसे बनता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को क्लोरीन से रिएक्ट करा देते हैं, ठीक है। तो अब तुम्हारा क्या बोलता है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड बनता है और वाटर बनता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। अब ये रिएक्शन तुम्हारा ना रिवर्सेबल है, ध्यान रखना। पहले इस पे ध्यान मत देना, इसको मैं मिटा दे रहा हूं, पहले इस पे ध्यान मत देना 373 केल्विन पे। अब मेरी बात को समझो, सबसे पहले देखो, कैल्शियम सल्फेट इंटू हाफ H2, ठीक है। जब रिएक्ट कराता है 1 + 1/2 H2O को रिएक्ट करता है तो तुम्हारा कैल्शियम सल्फेट इंटू 2H2O बनता है, जिसको हम लोग जिप्सम बोलते हैं, पत्थर का तरह ही होता है, ठीक है। ये पत्थर का तरह होता है, ये तुम्हारा सीधी रिएक्शन है और ये तुम्हारा प्लास्टर ऑफ पेरिस है, ठीक है। अब इसी रिएक्शन को हम लोग उल्टा भी करा सकते हैं, मेरी बात को समझिए, यही रिएक्शन उल्टा भी भागता है। अभी तुमने इसको मिटा दिया, तो अगर इसी चीज को अगर हम लोग हीट देंगे, पहले क्या था कि प्लास्टर ऑफ पेरिस को जब हमने हीट देते हैं तो जिप्सम बन जाता है। जब इसको हम लोग गीला करेंगे, पत्थर को गीला करेंगे 373 केल्विन पे, नहीं उल्टा मैं बोल रहा हूँ। सबसे पहले देखो, ये जो तुम्हारा प्लास्टर ऑफ पेरिस है, इसको हम लोग गीला करेंगे तो जिप्सम बनेगा, और जिप्सम को हम लोग हीट देंगे 373 केल्विन पे, देन जाके तुम्हारा प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है। तुम इधर से देखो, ये रिएक्शन तुम्हें पूरा रटना है, मेरी बात को समझो, ये रिवर्सेबल होता है। अगर इसको हम लोग हीट देते हैं तो जिप्सम से ये प्लास्टर ऑफ पेरिस में आता है, और प्लास्टर ऑफ पेरिस को अगर हो सकता है हम लोग गीला करें तो वो जिप्सम में कन्वर्ट हो जाता है। अब ये रिएक्शन तुम्हें क्या करना है, CaSO4 इंटू हाफ H2O, ये याद करना है, प्लस इसको रटना है, प्लस 1/2 H2O, इसको सीधा ऐसे से अगर सीधा जाएगा तो CaSO4 बनेगा इंटू 2H2O बनेगा, ये जिप्सम बोलता है। तो इतना ही रट लेना, 373 केल्विन वाला तुम काम खत्म कर दो। जिप्सम को जब हम लोग 373 केल्विन में हिट करते हैं तो प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है, ये भी चीज ध्यान में रखनी है तुम्हें, ठीक है। तो ये ऐसा रहता है, ये नहीं भी लिखोगे तो चल जाएगा, ठीक है। तो ये रिएक्शन रहा। अब सोडियम हाइड्रोक्साइड में तुम्हारा क्या NaCl है, एक्वस में, उसको क्या है H2O से रिएक्ट करा है, NaOH बना, क्लोरीन बना और तुम्हारा H2 बना, तो ये तुम्हारा सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया। ये नमक से बनता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। तो ये नमक लिया, पानी लिया, उसको बना दिया सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। तो उसके बाद क्लोरीन बना और उसके बाद तो हमारा हाइड्रोजन गैस निकली इससे। तो ये फ्लेमेबल प्रोसेस है। एक ब्राइन वाला क्लोरो अल्कली प्रोसेस बोलते हैं ना, वो वाला भी इस पे आता है, तो तुम दिमाग में रखना उस चीज को, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे तुम्हारा क्या है, कंपाउंड X विच इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम जिप्सम। पूछा क्वेश्चन, क्या पूछा कि जिप्सम से प्रिपेयर्ड होता है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में पूछा है। द प्रॉपर्टी ऑफ हार्डनिंग मिक्स्ड विद प्रॉपर क्वांटिटी विद वाटर, आइडेंटिफाई X। क्या, प्लास्टर ऑफ पेरिस है। तुम्हें पता केमिकल फॉर्मूला पूछ रहा है, केमिकल फॉर्मूला तुम्हें बताना पड़ेगा भाई, जो यही वाला केमिकल फॉर्मूला है, देख लो, ये वाला बड़ा वाला, ये वाला
या हाफ H2O, ये वाला ये प्लास्टर ऑफ पेरिस, ये पूरा केमिकल फॉर्मूला तुम्हें बताना पड़ेगा, ठीक है। ये पूछ रहा तो पूरा याद रखना रिएक्शन सारे जो मैंने पांचों बताए, पांचों रट के रखना भाई, एकदम आएगा पेपर में, पांचों रट लेना बिल्कुल एकदम, समझ रहे बात को, पांचों रट लेना, ठीक है। तो ये पांचों रिएक्शन याद रखना एकदम पेपर में तुम्हारा आने वाला, समझ रहे बात को। हम लोग आगे बढ़ते हैं, आगे तुम्हारा वही उसी रिएक्शन से पूछा है, उसी रिएक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन है। ये NaCl H2 और CO2 NH3 को अमोनिया करके अमोनियम क्लोराइड बनता है और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बनता है, उसको आगे रिएक्ट कराते हैं तो क्या क्या चीजें बनती है, वो सारी चीजें पूछ रहा, फिर pH पूछेगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी कर लोगे, जरा मैं डिस्कस करूंगा, टाइम जाएगा। उसके बाद तुम्हारा क्या राइट है केमिकल इक्वेशन और क्या क्या हैपन होगा, तो एसिड किस तरीके से जब मेटल से रिएक्ट करेगा तब क्या होगा, बेस से रिएक्ट करेगा तब कब क्या होगा, कार्बोनेट से रिएक्ट करेगा तब क्या होगा, तो सारे तुम्हें लिखने हैं रिएक्शन के साथ, ठीक है। उसके बाद तुम्हारा स्टेट द प्रॉपर्टी ईच केस ऑफ यूजेस ऑफ बेकिंग सोडा। मैंने तुम्हें बोला कि बेकिंग सोडा क्या होता है, एंटासिड्स में यूज होता है, फायर एक्सटिंग्विशर में यूज होता है, किस तरीके का यूजेस बताना है उसका, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे तुम्हारा क्या है, सी वाटर। अब सी वाटर को क्या करते हैं, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड से क्लीनिंग करते हैं, तो डिसॉल्व इन अ कॉमन सॉल्ट सेपरेटेड फ्रॉम दिस सॉल्ट। अब राइट है बैलेंस केमिकल रिएक्शन सो दैट द प्रोडक्ट फॉर्म इन इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ ब्राइन, वही तुम्हारा बोल रहा है, वही क्लोराइड प्रोसेस तुम्हें पूछ रहा है, ठीक है। उसके बाद तुम्हें बोल रहा है एक माइल्ड नॉन कोरोसिव सॉल्ट के बारे में पूछता है, तो कभी भी माइल्ड नॉन कोरोसिव सॉल्ट के बारे में पूछे तुम समझना सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट तुम्हारा होगा, ठीक है। बेकिंग सोडा के बारे में पूछ रहा है यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद बोलता है व्हाट इज डिफाइन वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, ये भी क्वेश्चन पूछता है कि वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या होते हैं, तो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इज द वाटर मॉलिक्यूल्स रिक्वायर्ड टू बाइंड अ कंपाउंड, ठीक है, नोन एज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, ठीक है। अब इसका एग्जांपल क्या है, तो सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट जो था, डेकाहाइड्रेट क्या था, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, वही तो तुम्हें लिख देना भाई एग्जांपल, ठीक है, वो तुम्हारा काम हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, आगे तुम्हारा क्या है, अब ये टेबल है, अब टेबल में बोल रहा कौन सा सही है, तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया के बारे में तुम्हें पता है, ब्लू कलर का, इसका pH हाई होता है, ये वाला तुम्हारा सही है, और ये बेसिक कैरेक्टर का। अब तुम्हें कुछ क्वेश्चन और पूछता है स्टैंडर्ड बेसिक नहीं, एसिड और बेस से लेके, ठीक है। उसके बाद तुम्हारा सेलेक्ट वाशिंग सोडा के बारे में तुम्हें पता ही है, ये तुम्हारा क्या सोडियम कार्बोनेट इनटू डेकाहाइड्रेट है, ये तुम्हारा क्या है बेकिंग सोडा है, ये बेकिंग सोडा है, ठीक है, बेकिंग सोडा है, बेकिंग वाला सोडा है, ठीक है, ऊपर वाला, और ये तुम्हारा वाशिंग है जो, ये सही होगा। कंसीडर द फॉलोइंग कंपाउंड, ठीक है। अब बोल रहा था कंपाउंड है मैक्सिमम नंबर ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, तुम्हें पता है कि Na2CO3 से ज्यादा Na2CO3 इंटू 10H2O था, 10H2O था, तो वही वाला इससे मैक्सिमम नंबर ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन अटैच हो सकता है, ठीक है। तो ये वाला भी सेम क्वेश्चन है इसी टाइप का, तो कर लेना। नीचे आते हैं, अब यहाँ पर ही तुम्हें बोल रहा है कि कभी भी क्या होता है टन्स मिल्क, अब तुम्हें क्या बोलता है ना, देखो लाइम वाटर जो रहता है ना, लाइम वाटर में कभी भी हम लोग CO2 पास कराते हैं तो वो मिल्की हो जाता है, तो हमने क्या किया यहाँ पर डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड ले लिया और यहाँ सोडियम कार्बोनेट ले लिया। सोडियम कार्बोनेट को क्या होता है, ऊपर में हमारा लाइम वाटर होगा। अब यहाँ पर जब हम लोग क्या करते हैं, ये दोनों को जब हम रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ CO2 गैस निकलेगी, ठीक है। अब इसको जब हम लाइम वाटर से पास कराएंगे तो यहाँ पर क्या होगा, ये टर्न मिल्की टर्न हो जाएगा, मतलब क्या उसमें मलाई टाइप की जम जाती है, तो उसको मिल्की बोलते हैं। तो इतना याद रखना कि कभी भी हम लोग लाइम वाटर से CO2 गैस को पास कराते हैं तो वो मिल्की में टर्न हो जाता है। इतना बड़ा एक्टिविटी है किसी काम करनी। अब तुम्हारा क्या है, द फॉलोइंग टेबल शोज pH वैल्यूज ऑफ ABCD। अब ABCD के बारे में हमें पता चल गया। अब A का pH 5 है, फिर B का 7 है। अब कुछ क्वेश्चन पूछ रहा है, इज द सॉल्यूशन ABCD रिस्पेक्टिवली आ रहा। अब कौन कौन सा है, वीक एसिड वीक बेस, अब तुम्हें पता है बी वाला न्यूट्रल, सारे तुम्हें बता देने। फिर कंसीडर द फॉलोइंग रिएक्शन, फिर वही चीज पूछ रहा है, तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं। आगे बढ़ते हैं, अब तुम्हारा मेटल नॉन मेटल में आते हैं। तुम्हारा एसिड बेस सॉल्ट खत्म हो गया, ठीक है। एसिड बेस सॉल्ट कितने नंबर का आएगा मैंने बताया नहीं था, तो ये तुम्हारा 5 नंबर का भी आ सकता है, मैं तुम्हें बता रहा हूँ 6 भी आ सकता है, 7 भी आ सकता है, ये 8 नंबर तक का भी आ सकता है, ठीक है। तो ये कोई गारंटी नहीं है। ये 5 नंबर 3 मार्कर 2 MCQ आता है। कई बार क्या होता है, इससे एक और 3 मार्कर साथ में आ जाता है, तो तुम्हारा नंबर बढ़ जाता है, इससे 8 नंबर का हो जाता है। तो वही देखने वाली चीज रहती है इसके साथ, ठीक है। इससे तुम्हारा क्या है कि 5 नंबर का, एक 3 मार्कर का, 2 मार्कर का क्वेश्चन आएगा। पहला तुम्हारा क्या है, इलेक्ट्रो रिफाइनिंग ऑफ कॉपर। ये कॉपर रिफाइन कैसे होता है, वही तुम्हारा रहता है। ये कोई कॉपर है, ठीक है। अब तुम्हारा क्या, दो कॉपर इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं, तो एक एनोड रहा, एक कैथोड रहा। अब एनोड में जो मोटा वाला कॉपर रहा वो रिफाइन हो जाता है इलेक्ट्रिसिटी पास करने से। ये क्या होता है, उसके बाद एनोड मड जो है वो जम जाता है। तो ये पूरा प्रोसेस मैंने लिख दिया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे उसके बाद तुम्हारा थर्माइट प्रोसेस, जो इलेक्ट्रिक रेल को जो ज्वाइंट करते हैं ना, तो उसको जो हम लोग हीट देके करते हैं उसको थर्माइट प्रोसेस बोलते हैं। अब यहाँ क्या करते हैं, FeO3 को एल्युमिनियम में रिएक्ट कराते हैं, आयरन ऑक्साइड को एल्युमिनियम से रिएक्ट करते हैं, तो तुम्हारा क्या बोलता है, Fe बनता है अलग, और यहाँ एल्युमिनियम ऑक्साइड बनता है Al2O3, जिसको हम लोग एम्फोटेरिक ऑक्साइड भी बोलते हैं, प्लस हीट निकलती है, ठीक है। अब रोस्टिंग और कैल्सिनेशन 2 चीजें होती है। रोस्टिंग क्या होता है, रोस्टिंग का मतलब प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल होता है। रोस्टिंग कब करते हैं, जब हम लोग सल्फाइड ओर में करते हैं, और ये जो कैल्सिनेशन होता है ये हम लोग कार्बोनेट ओर में करते हैं। तो अब रोस्टिंग में क्या करते हैं, जैसे कोई भी मेटल है, अब उसको साथ सल्फाइड लगा हुआ है और उसको हम लोग ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, ये ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है, ठीक है, और ये ऑक्सीजन के एब्सेंस में होता है। ऑक्सीजन के प्रेजेंस में अगर हम लोग किसी मेटल के सल्फाइड ओर को हीट करते हैं, जैसे जिंक सल्फाइड, आयरन सल्फाइड, FeS भी हो सकता है, समझ बात को, आयरन सल्फाइड भी हो सकता है, ये जिंक सल्फाइड भी हो सकता है। तो ये जिंक को हम लोग ये रिएक्शन याद रखना, बिल्कुल रोस्टिंग के नीचे वाला रिएक्शन याद रखना, कभी पूछ सकता तुम्हें। ये रोस्टिंग क्या होता है, रोस्टिंग का रिएक्शन याद रखना कि सल्फाइड ओर को
सल्फाइड और को हम लोग ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हीट करते हैं तो जिंक ऑक्साइड अलग निकल जाता है और SO2 गैस अलग निकल जाती है। ये तुम्हारा हो गया। कैल्सिनेशन क्या करता है, कार्बोनेट और कोई भी कार्बोनेट और कोई पत्थर रहा तो ये जरूरी हो सकता है ये सल्फाइड का पत्थर हो, इसके अंदर मेटल छुपा हो सकता है ये सल्फाइड का मतलब तुम्हें पता है S, तो जिंक सल्फाइड हो गया, जिंक सल्फाइड हो गया। हो सकता है कार्बोनेट का और हो, जिंक ZnCO3 कार्बोनेट का और हो, इसके अंदर मेटल छुपा हो तो इसको निकालने के लिए, मेटल निकालने क्या करेंगे, कैल्सिनेशन करेंगे। सी से कैल्सिनेशन, सी से कार्बोनेट। अब ये क्या करेंगे, हीटेड विद कार्बन के साथ हीट करते हैं। मेरी बात को सुनो, इसको कार्बन के साथ हीट करते हैं, लेकिन ध्यान रखना ये ऑक्सीजन के प्रेजेंस में नहीं होता, तो जिंक ऑक्साइड निकलता है और CO2 निकलती है, ठीक है। और ये तुम्हारा क्या है, जिंक ऑक्साइड, ये कार्बन के साथ भी कर सकते हैं, विदाउट कार्बन। ऊपर वाला विदाउट कार्बन क्या, नीचे वाला कार्बन के साथ। तो एक दोनों एग्जांपल तुम बिल्कुल आराम से लिख देना, हो जाएगा तुम्हारा काम, ठीक है। और ये तो थर्माइट प्रोसेस वाली फोटो है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद तुम्हारा कोरोजन एंड प्रिवेंशन, कोरोजन प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं, जंग लगने से प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं। पेंटिंग कर सकते हो, तुमने देखा किसी चीज में पेंट कर देंगे तो जंग नहीं लगता है। उसका ग्रीजिंग करता है, ग्रीस भी लगा देंगे, ग्रीस तुमने देखा किसी में अगर ग्रीस भी लगा देंगे, ऑयल लगा देंगे तब भी नहीं होगा। गैल्वेनाइजेशन कर सकते हैं, गैल्वेनाइजेशन का मतलब क्या होता है, एक जिंक की प्लेटिंग होती है किसी भी चीज में, उसको गैल्वेनाइजेशन बोलते हैं। क्रोम प्लेटिंग हो सकता है, कोई चीजें तुमने देखा होगा चमकती है क्रोम प्लेटिंग से, देखो ये वाला पेन का यहाँ पर क्रोम प्लेटिंग की हुई है तो उसको क्रोम प्लेटिंग बोलते हैं, एकदम चमकने लगती है कोई चीज, ठीक है। उसके बाद तुम्हारा क्या, रस्टिंग ऑफ आयरन इज एन एक्सोथर्मिक नेचर, रस्टिंग ऑफ आयरन एक्सोथर्मिक प्रोसेस, याद रखना। उसके बाद एक होता है एम्फोटेक ऑक्साइड। क्या होता है एम्फोटेक ऑक्साइड का मतलब क्या होता है, एन एम्फोटेक ऑक्साइड इज ए मेटल ऑक्साइड कंपाउंड दैट कैन एक्ट बोथ एज एन एसिड और बेस इन ए केमिकल रिएक्शन। वो एसिड की तरह भी रिएक्ट कर सकता है और बेस की तरह भी कर सकता है। मेरी बात को समझो, तो कौन कौन से होते हैं, सबसे पहले एल्यूमिनियम ऑक्साइड बना सकता है, एम्फोटेरिक ऑक्साइड जिंक बना सकता है, लीड बना सकता है, उसके बाद बेरिलियम बना सकता है और टीन, एसएन को टीन बोलते हैं, तो टीन बना सकता है, ठीक है। तो तुम्हारा क्या है, एम्फोटेरिक ऑक्साइड का वही वाला रिएक्शन जो तुम्हारा थर्माइट प्रोसेस वाला है कि Fe2O3 एल से क्या बनाता है, Fe अलग कर देता है, Al2O3, ये एम्फोटेरिक ऑक्साइड है, ये एम्फोटेरिक ऑक्साइड, ये एसिड बेस दोनों को तरह रिएक्ट करता है भाई। तो इसको तुम बिल्कुल ये रिएक्शन बिल्कुल ध्यान में रखना, ये रिएक्शन एग्जाम आएगा पेपर में, ठीक है, ध्यान में रखना। फिर आगे आते हैं, आगे तुम्हारा एक्सट्रैक्टिंग मेटल्स फ्रॉम लोअर एक्टिविटी सीरीज। अब तुम्हें ये दोनों रिएक्शन भी कई बार आता है, लोअर एक्टिविटी सीरीज से पूछ लेगा कि किस तरह से तुम्हारा क्या करता है, ये तुम्हारा ये कर रहा है, क्या बोलता है, कैल्सिनेशन। ऊपर वाला कौन सा तुम्हारा रोस्टिंग कर रहा है, ये दोनों रोस्टिंग कर रहा है, नीचे वाला कैल्सिनेशन कर रहा है, तो ये दोनों रिएक्शन तुम्हें याद रखने। अब यार रिएक्टिविटी सीरीज जितना जो ऊपर रिएक्टिविटी सीरीज में वो अगले को डिस्प्लेस कर देगा, जैसे सोडियम है तो कैल्शियम को डिस्प्लेस कर देगा, तो ये थोड़ा सा तुम्हें याद रखना कि जितना नीचे जाएगा वो उसकी रिएक्टिविटी कम होती जाएगी। जैसे आराम से तुम्हें पता होगा कि सोडियम कैल्शियम को डिस्प्लेस कर सकता है, सोडियम जिंक को डिस्प्लेस कर देता है, ठीक है, रिएक्शन में, तो तुम्हें पता होना चाहिए, ठीक है। हम लोग आगे आएंगे, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल क्या क्या रहता है, इससे क्वेश्चन बनता है। कंडक्ट कर सकता है इलेक्ट्रिसिटी, डक्टाइल रहता है, लेक्सचर रहता है, डेंसिटी अच्छी रहती है, मेलेबिलिटी रहती है, ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी याद रखना। अब रिप्रेजेंटेशन ऑफ कंपाउंड रिप्रेजेंट करने भी तुम्हें आता है। अब तुम्हें बोलेगा ना NaCl है, NaCl को रिप्रेजेंट कर दो, NaCl को रिप्रेजेंट कर दो, कैसे करोगे, तो तुम्हें पता है कि Na सोडियम के पास 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसका एटॉमिक नंबर 11 होता है, तुम्हें पता है, तो इसका क्या होगा तुम्हारा 2 8 और एक इलेक्ट्रॉन इसके पास एक्स्ट्रा है, नहीं तो ये नोबल हो जाता, ठीक। तो 10 पे तो नहीं होता, 11 पे ही होता है, तो इसके पास एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा तुम्हें पता चल गया। अब Cl क्या, Cl का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 17 होता है, 17 होता है, तुम्हें पता है, तो इसके पास क्या पता 2 8 और तुम्हारा इसके पास 7 मतलब एक इलेक्ट्रॉन कम है, अगर इसको एक मिल जाए तो ये भी नोबल हो जाएगा, तो ये क्या है, एक इसको दे देगा, तो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन ऐसे होता है। तो तुम्हें दिखाना है कि N के पास एक है प्लस, C के पास 7 कटे हुए हैं, ये वाला एक इसके पास जा रहा है, तो Na के प्लस एक प्लस चार्ज है और Ca के पास एक नेगेटिव चार्ज है जो इसने इसको दे दिया, तो इस तरीके से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। इसी तरह से Mg के पास 2 एक्स्ट्रा 12 एटॉमिक नंबर है और Cl के पास Mg, इसीलिए Cl2 बनता है, तो इस तरीके से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। रिप्रेजेंटेशन तुम्हें याद रखना, समझ बात को स्टेप्स, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे तुम्हारा मेटल प्रोड्यूस बाय वेरियस रिडक्शन प्रोसेस आर नॉट वेरी प्योर, ठीक है। व्हाट इज कैथोड एंड रिफाइनिंग ऑफ कॉपर वाला क्वेश्चन पूछ रहा है भाई, सेम कॉपर रिफाइनिंग ऑफ कॉपर वाला पूछ रहा है, इलेक्ट्रो रिफाइनिंग ऑफ कॉपर पूरा सेम क्वेश्चन पूछ रहा है, वो स्टार्टिंग वाला जो मैंने बताया था, ठीक है, रिएक्शन के साथ। उसके बाद तुम्हारा क्या, ऑलमोस्ट ऑल मैटर कंबाइंड विद ऑक्सीजन फॉर्म ऑक्साइड लेयर इन जनरली, ये सारे आंसर तुम गूगल से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट। ये एम्फोटेरिक ऑक्साइड के बारे में पूरा ये क्वेश्चन है, ये पूरा क्वेश्चन एम्फोटेरिक ऑक्साइड के बारे में, वही वाला रिएक्शन जो थर्माइट प्रोसेस में चल रहा था, वो पूरा रिएक्शन तुम्हारा उसी के बारे में, और कैल्सिनेशन और रोस्टिंग के बारे में, तो सारा तुम वो कर लेना। वैसे ही क्वेश्चन एकदम बनते सीबीएसई में, इतने ईजी नहीं बनते। व्हाट इज अमलगम, अमलगम क्या होता है, कभी भी टीन मर्क्यूरी कभी भी मर्क्यूरी जो रिएक्ट करता है तुम्हारा सिल्वर से, उसको अमलगम बोलते हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग रहता है वो, दांत वगैरह फिलिंग में, टीथ फिलिंग में यूज होता है। व्हाट इज सोल्डर यूज फॉर मेकिंग इलेक्ट्रिकल फ्यूज, सोल्डर इज यूज फॉर, तो उसको टिन वगैरह यूज करते हैं क्योंकि वो क्या करता है, हाई टेम्परेचर को हैंडल कर सकता है, ठीक है। उसका गैल्वेनाइजेशन क्या होता है, मैंने तुम्हें बोला कि जिंक की प्लेटिंग होती है, उसका सिग्निफिकेंस क्या होता है, जंग रस्टिंग से बचाता है, ठीक है। इलेक्ट्रो रिफाइनिंग ऑफ कॉपर से क्या होता है, तो उसको प्योर करता है कॉपर को, ठीक है। तो ये तुम्हारे 4 क्वेश्चन 5 नंबर कंफर्म हो गए। एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ आयोनिक कंपाउंड Al2O3, वही वाला इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर पूछ रहा है उसका, ठीक है। उसका व्हाट हैपेंस, अब तुम्हें बोला रिएक्टिविटी ऑफ मेटल इन डाइल्यूट एसिड में कम रिएक्ट करेगा, तो वही सारी चीजें पूछ रहा है, तो वो गिव रीजन भी आता है।
से, ठीक है। विद द हेल्प ऑफ एक्टिविटी एक्सप्लेन द कंडीशन विच आर्टिकल्स गेट रस्टेड, कैसे रस्टिंग होती है वो तुम्हें बताना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एकदम आता है पेपर में भाई, एकदम आएगा ये पेपर में। उसका नेम द टू मेटल रिएक्ट वायलेंटली विद कोल्ड वाटर, तुम्हारा कौन सा सोडियम हो जाएगा, पोटेशियम हो जाएगा, तो वो वायलेंटली रिएक्ट करता है। उसको बचाते कैसे, केरोसिन में रखते हैं। उसका टेस्ट तुम्हें बता रहा है आइडेंटिफाइड गैस इवॉल्व। अब तुम्हारा कभी भी ये सब रिएक्शन में कभी भी होता है ना, तो इसमें क्या होता है, हाइड्रोजन गैस ही इवॉल्व होती है, तो ये तुम जान लेना। उसके लिए हाइड्रोजन टेस्ट करते हैं, वही वाला जो मैंने तुम्हें बताया था पीछे। आगे बढ़ते हैं। आगे तुम्हारा क्या, ऑक्साइड्स ऑफ एल्यूमिनियम एंड जिंक एम्फोटेरिक होता है। मैंने तुम्हें बोला कि जिंक एल्यूमिनियम का एम्फोटेरिक होता है ऑक्साइड, ठीक है। तो ये एम्फोटेरिक याद रखना, ठीक है, एकदम इंपॉर्टेंट पेपर, उसमें पूछ भी लेते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड क्या होता है। फिर नॉन मेटल एग्जिस्ट इन अ लिक्विड स्टेट इन रूम टेम्परेचर, मरकरी और ब्रोमीन तुम्हें पता होना चाहिए। उसका मेटल एक्स प्रोसेस थर्माइट प्रोसेस, कौन सा थर्माइट प्रोसेस में कौन सा एल्यूमिनियम था और उसका ऑक्साइड था Al2O3 जो एम्फोटेरिक ऑक्साइड था, तुम्हें पता होना चाहिए सारी चीजें, ठीक है। अब इलेक्ट्रोलाइसिस, अब तुम्हारी मेटल का तुम्हें पूछ रहा है कि MHMO है, कौन सा ऑक्सीजन है, अब ऑक्सीजन का 1:8 होता है, सीधा पता है तुम्हें। द प्रोडक्ट फॉर्म इन एल्यूमिनियम एंड मैग्नीशियम, तुम्हें पता होगा कि इसका ऑक्साइड क्या होता है, एल्यूमिनियम का ये वाला होता है, मैग्नीशियम का Mg होता है, जो MgO जो तुमने पता था वहीं पर सैंड पेपर वाले में तो पढ़ा ही होगा, MgO होता है उसका ऑक्साइड। उसका रिलेशन बिटवीन A एंड B एंड C विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज, अब हाई मेल्टिंग पॉइंट वगैरह के बारे में पूछ रहा था, ये तो आराम से तुम कर लो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। उसके बाद मेटल्स, इतने एमसीक्यू से आते हैं इसलिए मैं करा रहा हूं, मैं फिजिक्स में एमसीक्यू नहीं करा हूं, गारंटी दे रहा हूं, ठीक है। द मेटल ऑबिटेंट फ्रॉम देयर क्लोराइड्स, तो कैल्शियम और मैग्नीशियम, ठीक है। अब यही तुम्हारा स्ट्रक्चर वाला कौन सा स्ट्रक्चर सही, मैंने तुम्हें बोला था ये स्ट्रक्चर कर लो, देखो ये इससे क्वेश्चन आया ना, ये वाला सही है, इसमें 2+ हुआ और यहाँ पर 2 नेगेटिव हुआ, 2 इसने लिया था और इसने 2+ था, तो ये वाला तुम्हारा ये सही है, बाकी सब गलत है, ठीक है। तो ये तुम्हारा रहता है। आगे तुम्हारा, अब हम लोग आते हैं कार्बन कंपाउंड, इससे भाई 5 नंबर वाले एक क्वेश्चन पकड़ लेना भाई, एकदम बनेगा सारे रिएक्शन। ये जो रिएक्शन है भाई तुम्हारे पेपर में आने वाला है 5 नंबर का डायरेक्ट, तो रिएक्शन तुम अच्छे से देख लो भाई, ये दोनों रिएक्शन तुम्हारे पेपर में, केमिस्ट्री के पेपर में 5 नंबर का डायरेक्ट आने वाला है, तो अच्छे से कर लेना, मैं बता दे रहा हूँ। पहला रिएक्शन, कुछ रिएक्शन में तुम्हें समझा दे रहा हूँ क्योंकि रिएक्शन समझना इंपॉर्टेंट है, फिर तुम क्वेश्चन, इससे क्वेश्चन ट्रिकी बनते हैं, मैं बार बार बोल रहा हूँ, तो इसमें रिएक्शन समझना बेस अच्छा रहना जरूरी है, मेरी बात को समझो। अब इसमें तुम्हें क्या है कि सबसे पहले यहां पर रिएक्शन हो रहा है, पहला रिएक्शन तुम्हारा क्या हो रहा है कि इसमें तुम्हारा क्या है, ये इथेनोइक एसिड है। इथेनोइक एसिड में क्या किया, ये वाला जो तुम्हारा ये इथेनॉल है, C2H5OH है। अगर तुम देखो C2H5 ये OH है, ये इथेनॉल है, अगर तुम सही से देखोगे तो C2H5OH, यहाँ 2 C है, H5 और OH, ये एनसीईआरटी की रिएक्शन इधर गलत तरीके से देता है। ये तुम्हारा इथेनोइक एसिड है। इथेनोइक एसिड को जब इथेनॉल से रिएक्ट हम कराते हैं, ये इथेनोइक एसिड है। इथेनोइक एसिड नाम याद रखना, इथेनोइक C3COOH, तो ये इथेनोइक एसिड है। इथेनोइक एसिड को हम लोग इथेनॉल से रिएक्ट कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड, तो तुम्हारा क्या बनता है, ये कंपाउंड बनता है। अब ये कंपाउंड जो एनसीईआरटी में ऐसे लिखा हो, इसको तुम ऐसे लिख सकते हो, इसको ईस्टर बोलते हैं, CH3COOC2H5, तो इसको तुम CH3 COOC2H5 भी करके लिख सकते हो, ठीक है। और प्लस तुम्हारा क्या बनता है, H2O बनता है, H2O बनता है, ठीक है। यहां तुम देख लो ये वाला जो पूरा कंपाउंड है CH3COOC2H5 ही है, तो इसको ईस्टर बोलते हैं। ये तुम्हारा मेन खिलाड़ी है पूरे चैप्टर का। ईस्टर क्या होता है, स्वीट स्मेलिंग कंपाउंड होता है, जिससे हम लोग का क्या बोलता है, परफ्यूम वगैरह बनता है, बहुत अच्छा स्मेल करता है, इसको ईस्टर बोलते हैं। कैसे बनता है, तुम्हारा क्या बोलता है, इथेनोइक एसिड को तुम्हारा इथेनॉल से रिएक्ट कराते हैं एसिड के प्रेजेंस में, तो CH3COOC2H5 बनता है प्लस H2O बनता है। अब इससे सपोनिफिकेशन रिएक्शन भी होता है, मेरी बात को समझना। अब इससे सपोनिफिकेशन रिएक्शन होता है जो तुम्हारा कपड़े धोने में काम आता है। पहले तुम्हारा क्या, इसी ईस्टर को उठाते हैं, ये ईस्टर, ये ईस्टर है ये, ठीक है। इस ईस्टर को उठाया, अब इस ईस्टर को उठाया, यही ईस्टर को NaOH से रिएक्ट करा दिया, NaOH से रिएक्ट करा दिया, तो क्या बना तुम्हारा, सोडियम इथॉक्साइड बना। पहले इथेनॉल बना और सोडियम इथॉक्साइड बना, ठीक है। तो इथेनॉल C2H5OH और उसके बाद तुम्हारा सोडियम इथाओनेट बना, सॉरी सोडियम इथाओनेट बना, तो सोडियम इथाओनेट है, ठीक है। तो सोडियम इथाओनेट है, तो वो बना। अब हम लोग आते हैं यहाँ पर अलग रिएक्शन पे, तो ये तुम्हारा सोडियम इथेनोएट तुम्हारा ये वाला रिएक्शन होता है सपोनिफिकेशन। अब ऑक्सीडेशन रिएक्शन पे हम लोग आते हैं, जो क्या करता है, अल्कोहल को कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर देता है। मेरी बात को समझना, CH3COO, अब ये रिएक्शन बिल्कुल एकदम याद रट के रखना भाई, एकदम पेपर में आता है रिएक्शन, बिल्कुल ध्यान रखना। अब यह अल्कोहल है, अब अल्कोहल को वो किसी का अंत में OH लगता है, इथेनॉल है तो अल्कोहल है, और ये कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड का मतलब क्या, COOH में कन्वर्ट करना रहता है, तो ये इथेनॉल C2H5OH है। इसको एल्कानाइन KMNO4 प्लस हीट, या तो एल्कालाइन KMNO4 प्लस हीट दे दो और एसिडिफाइड K2CrO7 प्लस हीट, तो दोनों में से एक देना पड़ता है, दोनों लिख दोगे बहुत अच्छा रहेगा। तो तुम्हें पूछता है क्या, एल्कालाइन KMNO4 रहता है प्लस हीट या एसिडिफाइड K2CrO7 रहता है प्लस हीट, सब रटने वाली चीज है। तो तुम्हारा क्या बनता है, CH3COOH, तो क्या हुआ तुम्हारा इथेनॉल जो था C2H5OH था, ये असल में C2H5OH, C2H5OH है, ये तुम्हारा क्या बन गया, CH3COOH, तो क्या अल्कोहल कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे तुम्हारा क्या, ये सारे रिएक्शन रटना। अब तुम्हें इथेनॉल का रिएक्शन रटना है। इथेनॉल से कौन कौन से रिएक्शन इससे आता है, इथेनॉल क्या होता है, C2H5
OH, ठीक है, ये इथेनॉल होता है। अब तुम्हारा रिएक्शन विद सोडियम, सोडियम से कैसे रिएक्ट करता है, इथेनॉल लिया, ये इथेनॉल है यहाँ पर दिख रहा है, सोडियम से रिएक्ट करा, क्या बना, सोडियम इथेनॉइड बना, वो सोडियम इथोक्साइड था, मतलब वो वाला सोडियम इथोक्साइड था, सॉरी, ये सोडियम इथोक्साइड था, ठीक है। तो ये थोड़ा सा हम मिसमैच कर जाते कई बार, तो ये सोडियम इथोक्साइड था, ये जो कंपाउंड था ये सोडियम इथोक्साइड था, ठीक है, कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं इन चीजों में, ठीक है। तो ये तुम्हारा क्या था, सोडियम इथोक्साइड बना, वो सोडियम इथाओनेट था, ये वाला सोडियम इथाओनेट है जो तुम्हारा इसमें बना, ठीक है, जो मैंने पहले बोला था। उसके बाद तुम्हारा उससे तुम्हें क्या मतलब, तुम्हें तो केमिकल फॉर्मूला रटना है, नाम से क्या मतलब, तो नाम वाली चीज बहुत एक्सपीरियंस लोग ही बता पाते हैं। उसके बाद रिएक्शन टू गिव अनसैचुरेटेड टू सैचुरेटेड, अब तुम्हें वही वाला तुम्हें बताना कि अब इसमें क्या, ये भी रिएक्शन इंपॉर्टेंट है। अब तुम्हें क्या किया, इसमें क्या है, इथेनॉल लिया, इथेनॉल को क्या किया, हॉट कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ रिएक्ट कराया, ठीक है। तो तुम्हारा क्या बना, सैचुरेटेड था पहले, सैचुरेटेड मतलब सिंगल बॉन्ड होता है, अब अनसैचुरेटेड करने के लिए क्या होता है, डबल बॉन्ड हो जाएगा, तो रिएक्शन टू अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, तो अब उसमें डबल बॉन्ड लगा, तो क्या हुआ, C2CH2, उसमें डबल बॉन्ड लगा CH2 और प्लस H2 निकला, तो ये वाला रिएक्शन तुम्हें रट लेना है एज इट इज, ठीक है। अब एक एडिशन रिएक्शन होता है, एडिशन रिएक्शन तुम देखो, या CC तुम्हें सेम उतारना, सिर्फ रटना है, तुम्हें कुछ नहीं करना, या CRR दिखा देना करके जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है। निकल एक कैटलिस्ट होता है, निकल कैटलिस्ट मतलब क्या है, कैटलिस्ट उस चीजों को बोलते हैं, पूछ दिया क्वेश्चन व्हाट इज कैटलिस्ट, तो कैटलिस्ट तुम्हारा क्या होता है, कैटलिस्ट आर द एलिमेंट दैट हैव एबिलिटी टू चेंज द स्पीड ऑफ द रिएक्शन, या इट कैन बी स्लो, इट कैन बी फास्ट, मतलब क्या कर सकते हैं, ये इसके पास कैपेबिलिटी रहती है कि उसको स्पीड कर सकते हैं या स्लो कर सकते हैं। ये जो निकल वाला रहता है ये स्पीड कर देता है, तुम्हें ये नहीं जानना कैटलिस्ट का मतलब क्या है, वो स्पीड कर देता है, तुम्हें ये वाला रट लेना है, एज इट इज रट लेना है, ठीक है। उसका सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इसको क्लोरीनेशन ऑफ मीथेन भी बोलते हैं, मीथेन को क्या करता है, क्लोरीन से रिएक्ट कराता है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तो तुम्हारा क्या है, मीथेन क्लोराइड बनता प्लस HCl बनता, ठीक है। तो ये वाला तुम्हारा सब्स्टिट्यूशन है, सारे रिएक्शन तुम्हें रट लेना है, ठीक। आगे बढ़ते हैं, आगे तुम्हारा क्या, अब तुम्हारा कुछ कंबशन रिएक्शन है, तो वही जलने वाला रिएक्शन रहता है तुम्हारा, C से O2 में ना CO2 बन गया, तो भाई उसका सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में तुम्हें डिफरेंस भी करना है फॉर्मूला के साथ, तो ये तुम्हें याद रहना चाहिए, ठीक है, दे दिया मैंने। अब तुम्हारा सोप सैनिटेटर, वही मैंने तुम्हें बताया था कि वही ईस्टर लिया, यहाँ ईस्टर लिया, ईस्टर से क्या किया, NaOH से रिएक्ट बनाया, सोडियम इथाओनेट बना, जो मैंने तुम्हें बताया इथेनॉल और सोडियम इथाओनेट, देखो यहाँ पर क्लियर कर दिया, यहाँ पर तो सोडियम इथाओनेट बना, इसको सोडियम इथाओनेट बोलते हैं, जो तुम्हारा सोप सोल्यूशन जो लेदर रहता है। अब होता क्या असल में, देखो तुम्हारा जो सोप रहता है, मेरी बात को सुनो, सोप मॉलिक्यूल जो रहता है उसमें दो एंड रहते हैं, एक तुम्हारा हाइड्रोफोबिक एंड रहता है, एक हाइड्रोफिलिक एंड रहता है, एक को पानी से प्यार होता है, एक को पानी से दुश्मनी होती है। तो जिसको पानी से दुश्मनी होती है वो जाके क्या करता है, डर्ट में जाके तुम्हारा चिपक जाता है, कचड़े में चिपक जाता है, जो तुम्हारा कपड़े में एक कचड़ा लगाओ मान के चलो, ये ऑयल है, तो जिसको पानी से तुम्हारा दुश्मनी होगी क्या क्या कुछ कचड़े में जाके चिपकेगा, अब कपड़े में जाके चिपकेगा तो ये एक बॉन्ड बना लेगा, इस तरीके से समझ बात को, ये बना लेगा। अब उसके बाद जैसे तुम पानी मारोगे तो ये क्या करो, इस डर्ट को लेकर ये भी निकल जाएगा, ये जो सोप वाला मॉलिक्यूल है कपड़े को पकड़ लिया, अब इसको डर्ट को लेकर निकल, ये पूरा प्रोसेस यहाँ पर समझाया हुआ है, तो तुम्हें टेंशन नहीं लेनी, ठीक है। अब इससे क्वेश्चन जो बनेंगे बहुत भयंकर लेवल के अच्छे क्वेश्चन बनते, क्या बनेंगे, एक कंपाउंड A विद मॉलिक्यूलर फार्मूला ये दिया हुआ है, रिएक्ट्स टू गिव अ बेस, वही तुम्हारा स्वीट स्मेलिंग कंपाउंड ईस्टर वाला क्वेश्चन बना, इसको गूगल से इसका आंसर देख के लिख लेना। इसमें स्टेरिफिकेशन और सपोनिफिकेशन रिएक्शन दोनों पूछा है, और पूछ रहा है कौन कौन सी चीजें बन रही है, तो पूरा क्वेश्चन ये तुम अच्छे से कर लेना, गूगल में आंसर देख लेना इसका, तुम बोलना है कंपाउंड, वॉइस सर्च करना है कंपाउंड A विद मॉलिक्यूलर फार्मूला C2H5OH, तुम्हें बता देगा पूरा आंसर, ठीक है। तो वो कर लेना, एकदम तुम्हारा काम हो जाएगा। BC कौन सा आइडेंटिफाई करने बोल रहा, तो वही तुम्हारा सपोनिफिकेशन और स्टेरिफिकेशन से क्वेश्चन आया हर बार आता है, ठीक है। यहाँ बोल भी देखो स्वीट स्मेलिंग कंपाउंड, तो ईस्टर के बारे में बात कर रहा है, ठीक है। आगे बढ़ते आगे तुम्हारा क्या है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ये सारे कर लेना तुम, 5 नंबर क्वेश्चन आराम से कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। होमोलोगस सीरीज क्या होता है, तो ये सारे कर लेना, 5 नंबर का हिस्सा आएगा, तो ये भी तुम कर लेना। OL सीरीज से रिलेटेड क्वेश्चन है, ये भी कर लेना। व्हाट इज होमोलोगस सीरीज, ये भी कर लेना, सारे क्वेश्चन कर लेना, ठीक है। इंपॉर्टेंट यही सब आएंगे तुम्हारे। उसके बाद ड्रॉ आइसोमेरिज, एक और काम करना, IUPAC में ज्यादा टाइम वेस्ट मत करना, क्योंकि वो 1 नंबर का वो आता है, ज्यादा टाइम वेस्ट मत करना। डिफाइन आइसोमेरिज्म क्या होता है, आइसोमेरिज्म का मतलब एक ही टाइप के जो कंपाउंड्स बनते हैं जिनका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला सेम डिफरेंट होता है लेकिन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है, उसको आइसोमर बोलते हैं, ठीक है। तो ये आइसोमर कंपाउंड X क्या होता है, तो ये सारे क्वेश्चन एकदम रट के रखना, यही सब पेपर में आएगा तुम्हारा, ठीक है। तो ये सारे कर लेना। उसका तुम्हारा क्या है, ये वाला ड्रॉ आइसोमेरिक स्ट्रक्चर ऑफ ब्यूटेन वगैरह तो तुम्हें पता बनाने आता ही होगा, ये वाला ही बना लोगे तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ये सारे आ रहे हैं, लास्ट ईयर वो वाला आया था, ये वाला है कंपाउंड X इज गुड सॉल्वेंट, तो ये सारे क्वेश्चन एकदम आते हैं पेपर में, ठीक है। तो एकदम अच्छे से कर लेना इसको। आगे तुम्हारा क्या, कार्बन कंपाउंड गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं कि नहीं होते, तो नहीं होते, वो इथेनॉल होता है, वो नहीं होते, ठीक है। उसके बाद कार्बन हैड स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी टू आइदर लॉस और गेन इलेक्ट्रॉन इन नोबल गैस कन्फिगरेशन, इसलिए नहीं होते, ठीक है। तो ये नोबल गैस के कन्फिगरेशन के बहुत क्लोज रहते हैं, इसलिए नहीं होते, तो इन्हीं के रिलेटेड क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ पर तुम्हारा पूरा केमिस्ट्री भी खत्म होता है, कांग्रेचुलेशन, तुम्हारा केमिस्ट्री पूरा खत्म हो गया, 25 नंबर तुम्हारे कन्फर्म हो गए। समझ बात को अच्छे से, कार्बन कंपाउंड में ध्यान रखेगा ना भाई, वो फंसा सकता है, ठीक है। स्टेरिफिकेशन सपोनिफिकेशन कर लोगे, हो जाएगा। हम लोग आते हैं फिजिक्स के चैप्टर पे।
अब हमने अपना बायोलॉजी और केमिस्ट्री बिल्कुल खत्म कर लिया है। बायोलॉजी में तुम्हारे 30 मार्क्स कंफर्म हो गए, केमिस्ट्री में तुम्हारे 25। टोटल तुम्हारे कितना हुआ? 30 और 25 55, बाकी 25 मार्क्स जो तुम्हारे फिजिक्स के, अब हम लोग उसको कवर करना स्टार्ट करेंगे। मैं यही सजेस्ट करूंगा पहले हल्के चैप्टर कर लो, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट तुम्हारा हल्का पड़ेगा, वो कर लो। फिर ह्यूमन नहीं कर लो, उसमें तुम्हारा 25 में ना 10 नंबर तुम्हारे इन्हीं के बन जाएगा, बाकी 15 नंबर इलेक्ट्रिसिटी का और तुम्हारा लाइट रिफ्लेक्शन ना थोड़ा हार्ड पड़ेगा। तो पहले इनको हल्के करके निपटा लो, फिर उसको करेंगे हम लोग, ठीक है? तो पहले इसको कर लो। तो तुम्हारा मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट तुम्हारा 5 नंबर का आता हो सकता है, 3 नंबर का आ जाए, एक क्वेश्चन हो सकता है, एक एमसीक्यू इससे बन जाए, तो 3 से 4 5 नंबर का इससे बन जाता है, ठीक है? क्या क्या चीजें बनेगी मैं क्लियर कर दे रहा हूं, इसको कर लोगे इजी है, तुरंत हो जाएगा। कभी इलेक्ट्रिसिटी में टाइम लगेगा, लाइट रिफ्लेक्शन में टाइम लगेगा, तो इसको और ह्यूमन को करके रखो पहले, मेरी बात को समझो, उसके बाद हम लोग लास्ट में वो करेंगे। मैग्नेटिक फील्ड लाइन ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर सोलेनॉइड। तो सोलेनॉइड पहले क्या होता है, पहले तुमसे वो पूछता है, सोलेनॉइड इज ए हेलिकल वुंड कॉइल सराउंडेड बाय सॉफ्ट आयरन कोर। सोलेनॉइड क्या होता है? एक हेलिकल वुंड कॉइल होता है और एक सराउंडेड बाय एक सॉफ्ट आयरन कोर से भी सराउंडेड रहता है, ठीक है? तो इसमें जब हम लोग करंट पास करते हैं ये मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है, समझ रहे बात को? या फिर सॉफ्ट आयरन कोर को हम लोग अंदर बाहर भी करेंगे ना तो ये भी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा। तो ये इस तरीके का बनता है सोलेनॉइड, ठीक है? इस तरह का सोलेनॉइड होता है। तो ये डायग्राम बिल्कुल अच्छे से देख के रखना, ये सोलेनॉइड का डायग्राम है, ठीक है? आगे मैग्नेटिक फील्ड लाइन ड्यू टू अ करंट कैरिंग कंडक्टर। अब यहाँ राइट हैंड थंब रूल लगता है, मान लो किसी में करंट पास हो रहा है, मैं मानता हूँ इसमें एक करंट कैरिंग कंडक्टर, इसमें ऊपर करंट पास हो रहा है, तो अब मैं थंब के डायरेक्शन में इसको ऐसे रखूंगा, ठीक है? थंब करंट के डायरेक्शन में, इसको हम ऐसे करेंगे, तो जो मेरा फिंगर का ऐसे डायरेक्शन है ना, ऐसे जो डायरेक्शन है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन तुम्हारा क्या ऐसे इस डायरेक्शन में जा रही है, मतलब क्या है, ये तुम्हारा एंटी क्लॉकवाइज है, ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन उल्टे डायरेक्शन में जा रही है, तो उल्टे डायरेक्शन में जा रही है। तो वो समझ रहे हैं क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज मतलब क्या, घड़ी की उल्टे डायरेक्शन में। तो उस तरीके से तुम थंब रूल से निकाल सकते हो। फिर प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन पूछता है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होता है? ओरिजिनेट फ्रॉम नॉर्थ पोल एंड इन द साउथ पोल, ठीक है? और नॉर्थ पोल से ओरिजिनेट होता है नॉर्थ पोल से और फिर साउथ पोल। ये डायग्राम भी बिल्कुल याद रखना भाई, ये डायग्राम बिल्कुल आएगा पेपर में, ठीक है? तो नॉर्थ, उसके बाद ये इंटरसेक्ट नहीं करता है, दिस लाइन डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर और दे आर क्राउडेड एट पोल्स। क्राउडेड पे बहुत, पोल्स पे बहुत ज्यादा क्राउडेड रहते हैं, ठीक है? उसका तुम्हारा क्या बोलता है? अब एक और चीज बोलता है कि कोई करंट कैरिंग कंडक्टर है, कुछ भी है, तो ये क्या करता है ना, मैग्नेटिक फील्ड अपने आप में पोज करता है। जैसे कि कोई करंट कैरिंग वायर है, अब इसमें हमने करंट दे दिया बैटरी से, अब ये वायर क्या होता है? मैग्नेटिक फील्ड बना रहा है। जब हम लोग कंपास लाते हैं, जितना नीडल कंपास का हम लोग नजदीक लाएंगे उतना ज्यादा डिफ्लेक्ट होगा, ठीक है? एक और होता है लेफ्ट हैंड थंब रूल, इससे क्वेश्चन अब नहीं बनते, तो ये करने का तुम्हें जरूरत नहीं। एक बार देख लो लेफ्ट हैंड थंब रूल होता क्या है कि फील्ड और करंट और मोशन, तो ये तुम्हारे ये उंगली करंट बताती है, फील्ड बताता है, ये मोशन बताता है, ठीक है? तो ये इससे क्वेश्चन बनते नहीं, सीधी सी बात है। पहले इलेक्ट्रिक जनरेटर वगैरह था तो क्वेश्चन बनते रहे, अभी से तो हट गया, पहले इलेक्ट्रिक जनरेटर भी था, मोटर भी था, वो उससे क्वेश्चन बनते रहा, अब नहीं बनते, ठीक है? ध्यान रखना। अब एक और चीज तुम्हें ध्यान रखना, डिफ्लेक्शन ऑफ कंपास सेंटर। अब मैंने तुम्हें बोला कि किसी में वायर में करंट पास होगी, इससे क्वेश्चन बनता है, तो उससे क्या होता है? मैग्नेटिक फील्ड उसमें बनती है। अब मैग्नेटिक फील्ड बनती है, ठीक है? द डिफ्लेक्शन ऑफ कंपास सेंटर इंक्रीजेस व्हेन करंट इज इंक्रीज। अब इसमें मान के चलो कि मैंने करंट 2 एम्पीयर दौड़ा है, तो मैग्नेटिक फील्ड इतनी बन रही थी, ठीक है? तो क्या अब इसको मैं 2 एम्पीयर को इसको मैं 4 एम्पीयर कर दूंगा, तो क्या मैग्नेटिक फील्ड डबल नहीं बनने लगेगी? तो क्या होगा? डिफ्लेक्शन जो कंपास सेंटर में वो डबल हो जाएगा। और एक और चीज हमने देखी, जब करंट का डायरेक्शन को हम क्या करेंगे, करंट का डायरेक्शन जब हम उल्टा कर देंगे ना, तो पहले क्या था कि मान के चलो मैग्नेटिक फील्ड यहां पर थी, कंपास का डायरेक्शन इधर साइड में जा रहा था, अगर हम करंट को उल्टा कर देंगे, करंट पहले इधर साइड ऐसे जा रही थी, अब ऐसे जाने लगी, तो डिफ्लेक्शन भी उल्टा होने लगेगा, ठीक है? उसके बाद बोल रहा है डिफ्लेक्शन ऑफ कंपास सेंटर बिकम्स अपोजिट व्हेन डायरेक्शन ऑफ करंट इज अपोजिट। तो डायरेक्शन हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्शन का हम लोग अपोजिट करेंगे तो डिफ्लेक्शन भी अपोजिट हो जाएगा, जैसे मैंने बताया। और डिस्टेंस जैसे हम बढ़ाएंगे, जैसे कि हम कंपास को दूर लेते जाएंगे, डिफ्लेक्शन कम हो जाएगा। कंपास जब सामने होगा तो सबसे ज्यादा डिफ्लेक्शन होगा, कंपास दूर होगा तो सबसे कम तुम्हारा डिफ्लेक्शन होते नजर आएगा। कंपास दूर होगा तो डिफ्लेक्शन जो तुम्हारा रहेगा सबसे कम होगा, एकदम ना के बराबर एकदम होगा, एकदम वहीं पर रहेगा, ऐसे रहेगा, ठीक है? तो ऐसा कुछ रहता है, ठीक है? हम लोग आगे बढ़ते हैं, इससे क्वेश्चन आता है। अब तुम्हारा डोमेस्टिक सर्किट, उसमें तुम्हारा 3 वायर रहते हैं, एक तुम्हारा लाइव वायर जो पॉजिटिव तुमने सुना होगा, एक न्यूट्रल रहता है, एक हो तुम्हारा अर्थिंग रहता है। ये तुम्हें क्या करता है? इलेक्ट्रिक शॉक से बचाता है। तो अभी तुम्हें पूछेगा ना वर्किंग ऑफ अर्थिंग, तो ये अर्थ में जुड़ा रहता है, तो तुम्हारे बॉडी में जब करंट आता है ना, तो ये तुम्हारे बॉडी के थ्रू लेके, वो जैसे तुम्हारे बॉडी में करंट आया तो बॉडी करंट क्या सोचता है कि मेरे को वो ये जो न्यूट्रल वायर रहता है असल में अर्थ रहता है। मैं इलेक्ट्रिशियन का भी अच्छा खासा काम जानता हूं, मैं तुम्हें पहले बता दूं। तो ये न्यूट्रल वायर जो असल में क्या रहता है, ये अर्थ से ही जुड़ा रहता है। समझ रहे बात को? जब तुम्हें पॉजिटिव मिलता है तो करंट को आने के लिए तो पॉजिटिव चाहिए, जाने के लिए ये वाला चाहिए होता है, ठीक है? तो इसको जब रास्ता नहीं मिलता तो तुम्हारी बॉडी से होकर जाने लगता है। लेकिन अर्थिंग जो चीज रहती है, अगर किसी चीज में अर्थिंग है, इस बोर्ड में ही अर्थिंग है, तो इस बोर्ड में अर्थिंग है, तो क्या है, इस बोर्ड में अर्थिंग है, तो ये बोर्ड पहले से अर्थ से जुड़ा हुआ है, तो ये इसका ऑल्टरनेटिव रहता है। समझ रहे बात को? अगर ये नहीं मिलेगा तो तुम्हारी बॉडी से जाएगा, अगर ये पहले से अगर उसमें जुड़ा हुआ रहेगा तो क्या है कि तुम्हारा बॉडी से नहीं जाएगा, अर्थ से ही जाएगा, तो तुम्हारी बॉडी को बोलेगा वो मेरे को पसंद नहीं, उसको सबसे आसान रास्ता मंजूर होता है करंट को, तो वो क्या करेगा, अर्थिंग से होकर चला जाता है। ये अलग कॉन्सेप्ट है। उसके बाद इलेक्ट्रिक फ्यूज क्या किससे बनता है? लीड से बनता है और टीन से बनता है, ध्यान में रखना, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। आगे
व्हाट आर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, मैंने तुम्हें बताया था कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या होता है, क्राउडेड एट पोल्स रहते हैं, डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर होते हैं, ठीक है। हाउ डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इन अ पॉइंट डिटरमाइंड, किस तरीके राइट हैंड थंब रूल से भी कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। उसके अलावा तुम्हारा क्या, ड्रॉ ए पैटर्न ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ अ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय करंट कैरिंग कंडक्टर। देखो किस तरीके से इन्हें सर्कुलर रूप, अब सर्कुलर रूप में किस तरीके से, मैंने बोला करंट कैरिंग ऐसे हो रहा था और इस तरीके का थंब रूल जा रहा था इस तरीके से। अब मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसे ऐसे घूमेगा और फील्ड लाइन इस तरीके जाएंगे, ऐसे जाएंगे, ठीक है, ऐसे जैसे करंट ऐसे जा रहा था, मैंने क्या किया, राइट हैंड थंब रूल से ऐसे किया, तो ये थंब इधर, करंट ऐसे जाएगा तो ऐसे घूमेगा, ठीक है। तो ऐसे बता रहा, पूछ रहा है, ठीक है। उसके बाद करंट एंड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, मार्क करंट भी पूछ रहा है और करंट नीचे जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन में मैंने मार्क दोनों कर दिया। नेम द फैक्टर्स इन विच मैग्नीट्यूड ऑफ करंट एंड मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ कॉइल डिपेंड, किस पे होता है, जो करंट पे डिपेंड करेगा, करंट बढ़ाएंगे तो रहेगा, डायरेक्शन पे डिपेंड करेगा, ठीक है, दो चीज पे डिपेंड करेगा। ये भी सेम है, व्हाई वी कैन नॉट से मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्रॉस ईच अदर, वो इंटरसेक्ट नहीं करते। ड्रॉ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑन अ शोइंग द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन ड्यू टू करंट कैरिंग लॉन्ग स्ट्रेट सोलेनॉइड, सोलेनॉइड से किस तरीके से करंट कैरिंग, सोलेनॉइड वाला डायग्राम बनाना है, तो वही सेम टाइप के क्वेश्चन तुम्हारे बनेंगे, बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। वो ये वाले भी क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, वही पूछ रहा तुम्हारा कि कंपास पास लाएंगे क्या होगा, दूर ले जाएंगे क्या होगा, बिल्कुल सेम क्वेश्चन जो मैंने समझाया था, ठीक है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। उसका तुम्हारा क्या, व्हाट आर द पैटर्न ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्यू टू द मैग्नेटिक फील्ड थ्रू अराउंड अ सर्कुलर लूप, सर्कुलर रूप से हमेशा सर्कुलर रूप से पूछता है, करंट पास हो रहा है और इसका आप सर्कुलर रूप से पूछता है क्वेश्चन, ठीक है। तो एकदम आराम से कर लोगे। टू मैग्नेटिक फील्ड लाइन डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर, बाय क्यों नहीं करते, ठीक है। उसके बाद तुम्हारा कहा व्हाट वाज द पैटर्न ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, करंट कैरिंग सोलेनॉइड में बताना और बार मैग्नेट, तो तुम्हें दोनों का डायग्राम आना चाहिए, सोलेनॉइड और बार मैग्नेट मैंने बोला था आना चाहिए, वो दोनों तुम्हारा आएगा, ठीक है। फिर डिस्टिंग्विश बिटवीन द फीचर्स, वो ये परमानेंट रहता, सोलेनॉइड परमानेंट नहीं रहता, उसमें करंट पास होगा तभी उसमें मैग्नेटिक फील्ड बनेगी, ठीक है। और बोलता सोलेनॉइड के अंदर कई बार पूछता है कि मैग्नेटिक फील्ड कैसे आती है, जैसे मैंने तुम्हें बताया कि ऐसा तुम्हारी कैसे है, मैग्नेटिक फील्ड तुम्हारा क्या नॉर्थ से साउथ जाती है, ठीक है, नॉर्थ से साउथ ऐसे जाती है, पर सोलेनॉइड के अंदर क्या है ना, साउथ से नॉर्थ जाती है, ठीक है। तो ये तुम्हें याद रखना पड़ेगा, ठीक है, तो वो दिमाग में रखना पड़ेगा। उसके बाद तुम्हारा स्टेट द रूल दैट इज यूज्ड टू फाइंड एक्टर ऑफ करंट इन अ कंडक्टर प्लेस इन अ मैग्नेटिक फील्ड, तो राइट हैंड थंब रूल से हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा तुम्हें पूछ रहा है गिवन बिलो द डायग्राम्स so that the electron of a magnetic field identify the case which with the force will be maximum, minimum and give region, तो मैक्सिमम मिनिमम किस में होगा, इलेक्ट्रॉन का फोर्स, वो तुमसे पूछ रहा है, ठीक है। तो अब मेरी बात को समझो, मैग्नेटिक फील्ड लाइन है तो करंट जिस डायरेक्शन में रहती है, जिस डायरेक्शन में करंट रहती है उसके उल्टे डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन चलता है, वो तुम्हें दिमाग में रहता है, तो उसके हिसाब से तुम्हें फोर्स बताना है कि किसमें कितना फोर्स रहेगा, ठीक है। तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड जा रही है, तो मैग्नेटिक फील्ड इधर जा रही है, मैग्नेटिक फील्ड अगर इधर जा रही है तो करंट, मैग्नेटिक फील्ड इधर जा रही है, करंट इधर रहेगी, तो इलेक्ट्रॉन का फोर्स उधर रहेगा, करंट इधर रहेगी, तो इसमें फोर्स मेरे हिसाब से ज्यादा रहेगा, इस वाले में ज्यादा रहेगा, इसमें मीडियम रहेगा, इसमें बिल्कुल ना के बराबर रहेगा, ठीक है। उसका तुम्हें बोल रहा है कि फोर्स ऑफ अ इलेक्ट्रॉन इन क्या बोलता है फिगर बिकॉज द डायरेक्शन ऑफ अ मोशन ऑफ करंट, वही उसी से रिलेटेड सब आ रहा है कि वो तुम्हारा कॉइल है, अब उसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, अब उसका फोर्स क्या है, अट्रैक्शन क्या है, वही जो मैंने तुम्हें कॉन्सेप्ट बताया सबसे उसी रिलेटेड है, इससे मैं समझाऊंगा और टाइम वेस्ट होगा और कुछ काम नहीं आएगा, ठीक है। उसके बाद तुम्हारा ये सोलेनॉइड से रिलेटेड क्वेश्चन एमसीक्यू है, फिर पैटर्न ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो सारे तुम कर लोगे मेरे को उम्मीद है, ठीक है। हम लोग आगे बढ़ते हैं, आगे तुम्हारा क्या है, अब फिर यहाँ पर पूछ रहा है, फिर इलेक्ट्रॉन यहाँ पर दिया हुआ है, अब बोल रहा है रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड पी द मिडवे बिटवीन टू मैग्नेटिक फील्ड, अभी दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, यहाँ पर जीरो हो जाएगा, देखो जीरो आंसर हो जाएगा, क्योंकि ई भी करंट कैरी कर रहा है, ए भी कर रहा है, इसका जो फील्ड है, इसके फील्ड को कैंसिल कर दे रहा है, यहाँ पर जीरो हो जा रहा है, नल हो जा रहा है, ठीक है। तो ये तुम्हारा इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन अच्छे बनते हैं यार। उसका तुम्हारा ह्यूमन आयन करंट फ्लो, इससे क्या आएगा मैं सीधा बता दे रहा हूँ, सीधा जो क्वेश्चन है मैं बता रहा हूँ इससे क्या आएगा। इससे तुम्हारा हाइपरमेट्रोपी डिफेक्ट ऑफ विजन आएगा, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ। डिफेक्ट ऑफ विजन तुम्हारा क्या आएगा, पहला तुम्हारा मायोपिया, जिसको कॉनकेव लेंस लगता है, जैसे मेरे को मायोपिया, सामने की नजर कमजोर होती है मायोपिया होने में, सामने दूर की नजर कमजोर होती है मायोपिया, क्योंकि दूर की चीज नहीं दिखती, ठीक है। तो मायोपिया में क्या होता है, दूर की चीज नहीं दिखती और उसको क्या होता है, कनकेव लेंस लगता है, और उसमें पावर जो है नेगेटिव रहता है। मेरी बात, किसी में भी अगर तुम्हें पावर नेगेटिव बताया जाए ना, कभी तुम्हें बताता है पर्सन हैव लेंस ऑफ -5 डायोप्टर, तो तुम समझ जाना ना भाई ये नेगेटिव पावर है, मतलब क्या, इसको मायोपिया है, इसको कनकेव लेंस है। अब तुम लेंस कैसे याद करोगे, कनकेव लेंस कैसे याद करोगे, केव, इस लेंस में क्या गुफा ऐसा बना रहता है, तो इसको केव हो गया, ठीक है। अब तुम्हारा इसका करेक्शन डायग्राम ये है, तो करेक्शन डायग्राम ये वाला तुम्हारा किस तरीके से करेक्शन करता है, करेक्शन डायग्राम तुम्हें याद होना चाहिए, ठीक है। मायोपिया का करेक्शन डायग्राम क्या, करेक्शन से पहले वाला डायग्राम क्या, दोनों याद होना चाहिए। उसके बाद हाइपरमेट्रोपी है, जो सामने की नजर कमजोर होती है, उसमें तुम्हारा क्या होता है, उसमें तुम्हारा सामने की नजर, इसका पावर पॉजिटिव में रहता है, ध्यान रखना, जो हमारे पेरेंट्स को होता है, ठीक है। अब इसमें तुम्हारा क्या होता है, कन्वेक्स लेंस रखती है, कन्वेक्स लेंस का जो कनकेव नहीं, वो कन्वेक्स है, सीधी बात है। अब तुम्हारा क्या है, इसमें तुम्हारा कन्वेक्स लेंस रखती है, अब यहाँ इमेज रेटिना में बनाने के लिए इसमें क्या होता है, कन्वेक्स लेंस रखती है, ठीक है। अब इसमें मैं एक और चीज तुम्हें बताना चाह रहा था कि करेक्शन ऑफ हाइपरमेट्रोपी, अब दोनों का करेक्शन डायग्राम तुम्हें याद रखना है। तो ये दो चीजें मैं आगे क्वेश्चन कराऊंगा, कोई टेंशन वाली बात है, ये कनकेव लेंस है, कन्वेक्स लेंस है, ये तुम्हारा मायोपिया में होता है, ये हाइपरमेट्रोपी में होता है। और एक होता है तुम्हारा प्रेस बायोप्सी, जो हमारे दादा दादी को होता है, जो दोनों रहता है, मायोपिया भी रहता है और हाइपरमेट्रोपी भी रहता है, एक ही चश्मे में दोनों लगाना पड़ता है, फिर प्लस माइनस दोनों पावर रहते हैं फिर उसमें।
अब तुम्हारा क्या है, प्रिज्म वाला। अब इसमें एक प्रिज्म वाली चीज होती है कि प्रिज्म का कलर खोजने आ जाता है। तो प्रिज्म का कलर तुम कैसे निकाल सकते हो, एक चीज करना, प्रिज्म कभी भी लेना, प्रिज्म रहेगा। अब यहाँ पर नीचे से स्टार्ट करना, यहाँ से स्टार्ट करना, प्रिज्म है। अब लाइट गई, व्हाइट लाइट गई, इसमें कलर कैसे होगी, विबग्योर, विबग्योर, VIBGYOR, ई याद रखना, विबग्योर याद रखना, बस काम खत्म। विबग्योर कैसे, अब नीचे वाला तुम्हारा क्या है, सबसे नीचे वाला वॉयलेट है, नीचे से स्टार्ट करना, विबग्योर। तो वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। तो सब नीचे वाला तुम्हारा बी वॉयलेट है और ये वाला उसका सबसे ऊपर वाला तुम्हारा रेड है। तो वही तुम बताओगे कि रेड है और वॉयलेट है, तो वही तुम कलर बताओगे, ठीक है। तो कलर के लिए पूछ लेता तुमसे कई बार। अब तुम्हें पूछ रहा है नेम द नेचुरल फिनोमेना इन द एटमॉस्फेयर कैच ड्यू टू डिस्पर्सन ऑफ व्हाइट लाइट। डिस्पर्सन किसी को बोलते हैं, इसी को बोलते हैं व्हाइट लाइट को। जब क्या होता है, जब 7 कलर में बढ़ जाती है तो उसको डिस्पर्सन बोलते हैं। तुम रेनबो तुमने देखा होगा, वही तुम्हारा डिस्पर्सन ऑफ लाइट का तुम्हारा खेल है। व्हाट इज द कंडीशन सीइंग दिस फॉर्मूला, वो बारिश का मौसम रहता तभी हम सी कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद व्हाट इज द केस ऑफ डिस्पर्सन ऑफ लाइट, केस क्या है वो बताना। तो मैंने सोल्यूशन भी दे दिया यहाँ पर, तुम्हें दिख जा रहा होगा, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है तुम्हारा। उसके बाद तुम्हारा ह्यूमन आई का डायग्राम, ये आएगा नहीं आएगा, इस सिनेरियो में मार्क करने आ सकता तुम्हें। ये रेटिना कौन सा इमेज, यही रेटिना पे भी बनती है और ये ऑप्टिक नर्व होता है। यहाँ इमेज जो बनती है उल्टी बनती है, उल्टी इमेज बनती है। इसको ऑप्टिक नर्व दिमाग में जब लेके जाता है तो उसको सीधा करता है इमेज को, ठीक है। और बाकी तुम्हारे ये सिलेरी मसल है, ये पावर ऑफ अकोमोडेशन वगैरह मैं आगे बताऊंगा, ठीक है। उसके बाद तुम्हारा क्या, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ प्रिज्म। तो प्रिज्म वाला ये वाला डायग्राम तुम्हें याद रखना है, ये डायग्राम याद रखना एकदम आ सकता है पेपर में। तो उसमें एंगल ऑफ इमर्जेंट वगैरह सब निकालने आना चाहिए, ठीक है, दिमाग में रखना। फिर आगे बढ़ते हैं। अब तुम्हें बोला, अब देखो ये मेन क्वेश्चन है भाई, ये जो क्वेश्चन है कन्फर्म है, गारंटी एकदम आएगा पेपर में, आएगा भाई। डिफेक्ट ऑफ विजन है, ध्यान रखना कि स्टडी अ डायग्राम शोइंग बिलो द आंसर ऑफ क्वेश्चन, ठीक है। द नेम द डिफेक्ट ऑफ विजन रिप्रेजेंटेड इन द डायग्राम। कौन सा डिफेक्ट ऑफ विजन है। अब यहां पर तुम्हें क्या दिख रहा है कि ये वाला आगे चला जा रहा है, आगे चला जा रहा है। तो 2 केसेस ऑफ दिस डिफेक्ट एंड डायग्राम शोइंग दिस विजन। तो अब ये वाला जो डिफेक्ट है ये तुम्हारा क्या है कि आगे चला जा रहा है। ये पहले का ये तुम्हारा हाइपरमेट्रोपी है, समझ रहे हो बात को, आगे चला जा रहा है लाइट, तो ये तुम्हारा हाइपरमेट्रोपी वाला डिफेक्ट है। तो ये तुम्हें बताना पड़ेगा, मैं एक बार और क्रॉस चेक कर लेता हूँ, ठीक है। इसमें क्या होता है, मैं भी कंफ्यूज हो जाता है कई बार। तो ये तुम्हारा आगे बन रहा है, पीछे बन रहा है। अब इसको पीछे खींचना है, मेरी बात को समझो। इससे तुम इमेज कैसे चेक करोगे, इसको क्या ये आगे जा रहा है तो इसको पीछे खींचना है, तो ये इसको दबाना ही पड़ेगा। तो हाइपरमेट्रोपिया ही है, तो ऐसा ही वाला लेंस लगेगा, दबेगा इमेज, ठीक है। तो ये हाइपरमेट्रोपिया ही है। तो कॉजेज ऑफ डिफेक्ट पूछ रहा है और सारी चीजें पूछ रहा है, ठीक है। व्हाट इज द फंडामेंटल डिफरेंस बिटवीन मायोपिया एंड हाइपरमेट्रोपिया। तो फंडामेंटल डिफरेंस क्या होता है, उसमें नियर साइड, उसमें सामने की नजर कमजोर होती है, उसमें दूर की होती है। तो वो तुम्हें चीजें बतानी है, तो सारी चीजें तुम बता लोगे, मेरे को पूरा उम्मीद है, क्योंकि ज़्यादा कुछ हार्ड है नहीं इसमें, ठीक है। अब एक स्टूडेंट यूजेस स्पेक्टिकल ऑफ फोकल लेंथ -2.5 मीटर। अब इसमें माइनस में पावर आ गया, अब ये स्पेक्टिकल है। अब तुम्हें बताएगा डिफेक्ट ऑफ विजन सफरिंग फ्रॉम, माइनस में आ गया क्या, मायोपिया। माइनस का मतलब मायोपिया, ठीक है। अब पूछ रहा है डिफेक्ट ऑफ विजन क्या, मायोपिया है, उसको दूर की नजर कमजोर हुई। अब तुम्हारा विच लेंस इज यूज्ड टू द करेक्शन ऑफ दिस डिफेक्ट, कौन सा लेंस यूज होता है। तो हमें क्या बोला था, कनकेव यूज होता है भाई, ठीक है, कनकेव लेंस यूज होता है, क्योंकि यहाँ पर उसको हुआ क्या, मायोपिया हुआ है, ठीक है। ये क्वेश्चन एकदम बोर्ड में आया, तो ये मायोपिया, क्योंकि हमें कैसे पता चला, नेगेटिव में पावर है, ठीक है। अब तुम्हारा क्या, लिस्ट 2 मेन केसेस ऑफ डेवलपिंग दिस डिफेक्ट और कंप्यूट द पावर ऑफ दिस लेंस। पावर क्या है, पावर का मतलब क्या होता है, 1 बाय फोकल लेंथ। तो पावर का मतलब क्या होता है, 1 बाय फोकल लेंथ इन मीटर, 1 बाय फोकल लेंथ इन मीटर। तो क्या है यहाँ पर क्या दिया हुआ है, 1 बाय -2.5 दिया हुआ है, 2.5 दिया हुआ। तो इसको तुम कैसे लिख सकते हो, इसका पावर तुम कैसे लिख सकते हो, 0.25 के आसपास इसका पावर होगा, समझ रहे बात को। इसको तुम डिवाइड करोगे तो आ जाएगा तुम्हारा, ठीक है। तो इसका पावर तुम कट कर सकते हो, जैसे मैं ऐसे भी तो कर सकता हूँ कि इसको पॉइंट हटा के मैं ऐसे भी कर सकता हूँ, 0 पॉइंट समथिंग में पावर आएगा इसका, इसको अगर डिवाइड करेंगे तो, ठीक है। तो गिव रीजन ऑफ द फॉलोइंग डेंजर सिग्नल में रेड लाइट की होती है, क्योंकि वो बहुत दूर से नजर आता है, समझ, वेवलेंथ बहुत हाई होती है उसकी, तो दूर से नजर आता है। इसका अपीयर डार्क, तो कुछ असर्शन रीजनिंग है वो तुम कर लोगे, ठीक है। पावर का फॉर्मूला तुम जान लेना, 1 बाय फोकल है, तुम इतना भी अगर लिख दोगे ना तुम्हारा आंसर सही है। 1 बाय माइनस कहा गया, 1 बाय -2.5 डायोप्टर, डायोप्टर में पावर DIOPTRE, डायोप्टर में तुम्हारा पावर लिखा जाता है, समझ रहे बात को। तो उतना भी लिख दो काम हो जाएगा। अब तुम्हारा ये प्रिज्म वाला XY दिया हुआ है, प्लास्टिक ग्लास प्रिज्म, ट्रेस द आंसर शीट। अब तुम्हें बताना ऑब्जर्व्ड PQ। अब PQ में नेम द फिनोमिना, अभी डिस्पर्सन ऑफ व्हाइट लाइट है और ट्रेस करना है इसको इस तरीके से। तो ऐसे गया, इस तरीके से गया, ठीक है। और कलर भी बता देना कि विबग्योर है, विबग्योर है, GYOR, विबग्योर, टीचर खुश हो जाएगा, ठीक है। और ये क्या है, डिस्पर्सन ऑफ व्हाइट लाइट है। आगे बढ़ते हैं, द लेंस ऑफ आई फॉर्म लाइट सेंसिटिव स्क्रीन, किसमें बनता है, रेटिना पे बनता है, रेटिना पे इमेज बनती है, तुम्हें पता होगा। उसके बाद तुम्हारा क्या है, अब यही वाला असर्शन रीजनिंग टाइप का क्वेश्चन है। फिर आगे बढ़ते हैं, ए ओल्ड पर्सन सफरिंग फ्रॉम अ डिफेक्ट वीकनिंग ऑफ आई, वही तुम्हारा विजन वगैरह दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद ए पर्सन है, फिर तुम्हारा माइनस में पावर है, इसको भी मायोपिया हो रखा है, ठीक है। अब पूछ रहा है डिफेक्ट ऑफ विजन, हर बार इस टाइप का क्वेश्चन आता है भाई, कल ना बहुत अच्छे क्वेश्चन एकदम आएंगे पेपर में, ठीक है। इसको मायोपिया हो रखा है और तुम्हारा कनकेव लेंस से ठीक होगा। अब तुम्हारा लाइट रिफ्लेक्शन, इससे क्वेश्चन ज्यादा नहीं आएगा, पर चैप्टर बहुत बड़ा है, तो इससे क्वेश्चन तुम्हारा वही आएगा, मिरर फॉर्मूला, लेंस फॉर्मूला और
मैग्निफिकेशन दोनों, ठीक है। तो तुम्हारा मिरर फॉर्मूला, अब तुम्हारा ये मिरर फॉर्मूला का फोकल लेंथ दिया हुआ, अब बोल रहा है कि यहाँ ऑब्जेक्ट बना देना, इमेज बना देना। व्हाट इज द नेचर एंड साइज ऑफ अ इमेज फॉर्म, तो अभी तुम्हें पूरा बनाना पड़ेगा, इमेज डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, सारी चीजें दी है, तो बना के तुम्हें इसको सॉल्व करना पड़ेगा। हमारे 3 केसेस है, सॉल्व करना, केस वाला क्वेश्चन एकदम आता कर लेना इसको, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे तुम्हारा क्या, ड्रॉ रे डायग्राम शो दैट द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। अब ग्लास स्लैब से रे डायग्राम वाला तुम्हें बनाना है, किस तरीके से, ऐसे रे डायग्राम ऐसे नहीं आती, ऐसे आती थी, फिर ऐसे आती थी, फिर ऐसे आती थी, फिर ऐसे, तो वो वाला बनाना है, ठीक है। उसके बाद तुम्हें स्ट्रेट स्नेल्स लॉ, ठीक है, क्या होता है, उसके बाद डिफरेंशिएट बिटवीन वर्चुअल एंड कन्वेक्स इमेज, तो वही कुछ डिफरेंशिएट पूछ रहा है। अब ये न्यूमेरिकल पूछ रहा है यहाँ पर, देखो, फिर न्यूमेरिकल पावर ऑफ लेंस है, फिर मैग्निफिकेशन रिलेटेड सारे न्यूमेरिकल कर लेना, मैं समझाऊंगा, टाइम जाएगा तो कर लेना, इंपॉर्टेंट है। फिर ये वाला भी, ये वाला नेचर साइज पोजीशन पूछ रहा है, सब तुम्हें पता ही होगा, इसको तुम बनाओगे हो जाएगा तुम्हारा काम, ठीक है। ये वाला भी सेम है, बिल्कुल सेम है, न्यूमेरिकल है, सारे न्यूमेरिकल है, तो कर लेना, ठीक है। उसका ये वाला भी तुम्हारा न्यूमेरिकल है, सारे न्यूमेरिकल है, कर लेना, ये भी न्यूमेरिकल है, सारे, इससे आएगा तो न्यूमेरिकल ही आएगा, जान लेना, इससे इलेक्ट्रिसिटी, इससे जब भी आएगा न्यूमेरिकल आएगा, ठीक है। उसके बाद बोला ड्रॉ डायग्राम सो दैट द केस हैपेंस पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ये क्वेश्चन, ये क्वेश्चन, ये क्वेश्चन सारे कर लेना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, सब 3-3 नंबर के। फिर ये वाला भी क्वेश्चन कर लेना, तो तुम्हारा रे डायग्राम से रिलेटेड क्वेश्चन है, सारे कर लेना, मैं समझाऊंगा, टाइम जाएगा, क्योंकि ये समझाने के लिए कुछ नहीं है, हम लोग आते हैं इलेक्ट्रिसिटी पे, जहाँ समझाने के लिए चीजें हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी तुम्हारा 10 नंबर का भी कई बार आया था, क्योंकि इससे एक 5 नंबर का फिक्स रखना, समझ रहे हो बात को, 5 नंबर का फिक्स, एक 3 नंबर या 2 नंबर का भी फिक्स है, तो मैं तो बोलता हूँ 8 नंबर, इस बार 8 नंबर, एक 5 और एक 3 तुम्हारा फिक्स है, ठीक है। क्या क्या पहले तुम्हारा इसमें सीरीज और पैरेलल में है, ठीक है। एक तुम्हारा ओम्स लॉ है, एक तुम्हारा ओम्स लॉ होता है क्या, V इक्वल टू आई आर। अब ये तुम्हारा ओम्स लॉ ग्राफ होता है, समझ रहे बात को, इधर तुम्हारा क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस भाग रहा है, V भाग रहा है, और इधर तुम्हारा क्या है, करंट भाग रहा है, और ये एकदम रेजिस्टेंस के पैरेलल है, समझ रहे बात को, तो ये तुम्हारा V इक्वल टू आई आर बन रहा है, ठीक है। अब तुम्हारा क्या है, अब सीरीज में रेजिस्टेंस को कैसे जोड़ते हो, R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, और इक्विवेलेंट में कैसे जोड़ते हो, मैं तुम्हें इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ बस, फिर आगे बात करेंगे, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, ठीक है। ये तुम्हारा इंट्रोडक्शन हो गया, ये तुम्हारा ग्राफ हो गया ओम्स लॉ, तो ये याद रखना, ये ग्राफ आया था बनाने। आगे बात करते हैं, ऑन व्हाट फैक्टर डज द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर डिपेंड, तो किस कौन कौन से फैक्टर पर रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर डिपेंड करता है, ध्यान रखना। पहला तुम्हारा नेचर ऑफ मटेरियल, ये मटेरियल, इसमें करंट पास होगा कि नहीं होगा, इसका रेजिस्टेंस कितना है, ये पहले नेचर ऑफ मटेरियल, क्या प्लास्टिक है, क्या ये लोहा है, क्या ये अलॉय है। दूसरा तुम्हारा क्या, टेम्परेचर ज़्यादा रहेगा तो रेजिस्टेंस भी ज़्यादा रहेगा, तो मैं कहीं लिख के बता देता हूँ, मेरे को अगर चांस मिलेगा तो मैं लिख के बता रहा हूँ। पहला तुम्हारा क्या, मैं यहीं पर लिख दे रहा हूँ, ठीक है। अगर तुम्हारा टेम्परेचर ज़्यादा रहेगा तो रेजिस्टेंस भी ज्यादा रहेगा, ठीक है। नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करेगा, नेचर पे डिपेंड करेगा, ये तुम्हारा क्वेश्चन आया था, मैं फिर बता रहा हूँ। तीसरा तुम्हारा लेंथ ऑफ वायर, लेंथ पे डिपेंड करता है, लेंथ ऑफ वायर पे, अगर लेंथ तुम्हारा ज्यादा रहेगा तो रेजिस्टेंस भी तुम्हारा ज्यादा रहेगा, ध्यान रखना। उसके बाद तुम्हारा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, वायर कितना मोटा है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इसको बोलते हैं, अगर तुम्हारा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज्यादा रहेगा तो रेजिस्टेंस तुम्हारा कम रहेगा, उल्टी बात हो जाएगी, क्योंकि मोटा करंट ज्यादा पास होगा, रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, तो इसको बोलते हैं एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बोलते हैं, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ठीक है। तो इस पे डिपेंड करेगा, किस पे डिपेंड करेगा, एक बार और सुन लो, क्योंकि इससे क्वेश्चन आता है, टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा, नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करेगा, लेंथ पे करेगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे करेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे तुम्हारा क्या है, अभी इसको कुछ फॉर्मूला रेजिस्टेंस की, पहला क्या है, V इक्वल टू आई, V इक्वल टू आई आर से निकाला है, V स्क्वायर बाय आर निकाला वही फॉर्मूला से, और R इक्वल टू रो एल बाई, रेजिस्टिविटी होता है, रेजिस्टेंस क्या होता है, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला भी पूछेगा, व्हाट इज रेजिस्टेंस, तो रेजिस्टेंस द हिंड्रेंस ऑकर ड्यू टू द फ्लो ऑफ चार्ज नोन एज रेजिस्टेंस। अब रेजिस्टिविटी क्या होता है, रेजिस्टिविटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ ए मटेरियल दैट अपोजेस द फ्लो ऑफ चार्ज, ठीक है। तो ये रेजिस्टिविटी होगी, इसका फॉर्मूला होगा। पावर से रिलेटेड क्वेश्चन आता है, पावर्स का तीनों फॉर्मूला याद रखिए, P इक्वल टू VI एक होता है P इक्वल टू V स्क्वायर बाय R होता है, और एक होता है P इक्वल टू I स्क्वायर बाय R, तो ये तीनों फॉर्मूला याद रखना भाई, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और पावर का ऐसा यूनिट होता है वॉट, ठीक है। अब उसका डेफिनेशन, इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक सर्किट, पोटेंशियल डिफरेंस और रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी, सब में डिफरेंस तुम्हें पता होना चाहिए, मैंने तुम्हें कुछ बताया। अब हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पूछ देता है, व्हाट इज हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग पूछ देता है भाई, तो हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है मैं बता देता हूँ। When current passes through a conductor due to resistance, some heat is developed in the conductor. This phenomenon is known as heating effect of electric current. ठीक है। अब इसमें होता क्या, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग होती है। H क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I स्क्वायर होता है, करंट के स्क्वायर से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, उसका रेजिस्टेंस से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, हीट और तुम्हारा टेम्परेचर से होता है, तो ये तीनों को मिला के H इक्वल टू I स्क्वायर RT है, इसको जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग भी बोलते हैं, इसको जूल्स लॉ बोलते हैं, जूल्स का पहला लॉ, दूसरा लॉ और तीसरा लॉ, तो तुम ये तीनों लिख दोगे ना तो तीनों लॉ हो जाएगा, और तुम्हारा ये होता है, इसी से तुम्हारा हीट डेवलप होती है, इससे न्यूमेरिकली आते आते H इक्वल टू I स्क्वायर RT याद रखना फॉर्मूला, ठीक है।
अभी तुम्हारा अब लेंथ ऑफ वायर से भी न्यूमेरिकल आता है कि लेंथ ऑफ वायर, इसका कोई लेंथ ऑफ वायर है, मान के चलो इसका डायमीटर ए है और इसका लेंथ एल है, कोई वायर। अब इसको क्या क्या वायर को खींच दिया, तो वायर को खींच दिया तो क्या होगा, लेंथ इसका क्या हो जाएगा, लेंथ डबल हो जाएगा, 2l हो जाएगा। पहले l था, अब 2l हो जाएगा, लेकिन उसका डायमीटर पतला हो गया तो a/2 हो गया। अब बोलेगा पहले इसका रेजिस्टेंस इतना था, इसका रेजिस्टेंस कितना होगा। उसका पोटेंशियल डिफरेंस, इसका फॉर्मूला था v = W/Q, वर्क डन बाय चार्ज। Q = NE होता है, Q = IT होता है, I = Q/T होता है। इतने फॉर्मूला तुम्हारे खत्म हो गए फॉर्मूला, ठीक है। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चंस पे। क्वेश्चन तुम्हारा क्या है, फिर तुम्हारा करंट पे पावर से रिलेटेड क्वेश्चन, एकदम तुम्हारा एक पावर से रिलेटेड क्वेश्चन बनेगा। P = VI वाला जो होता है ना, P = VI वाला, वो तुम्हारा वाट में इससे क्वेश्चन एक बनेगा। तो मेरी बात को जान लेना इस फॉर्मूला से। पावर से तुम्हारा रिलेटेड क्वेश्चन बनेगा, व्हाट इज द कलर्स ऑफ अ इंसुलेशन ऑफ कवर्स ऑफ वायर थ्रू द सप्लाई कम्स इन आवर होम। कौन कौन से कलर में होता है, ये भी क्वेश्चन पूछ रहा है भाई। तो सप्लाई तुम्हारा क्या है, रेड वाला तुम्हारा क्या रहता है, लाइव वायर रहता है, ब्लैक वाला न्यूट्रल रहता है, और वो ग्रीन वाला अर्थ रहता है, ठीक है। व्हाट शुड द करंट रेटिंग ऑफ अ इलेक्ट्रिक सर्किट 224 1 kWh पावर रेटिंग। 1 kWh मतलब 1000 वाट को 1 घंटे तक यूज किया गया, समझ रहे हो बात को, उसको बोलते हैं 1 kWh। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ अर्थ वायर, मैंने तुम्हें बोला था इलेक्ट्रिक वायर फ्यूज से बताया जाता है। ये तुम्हारा मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट वाला ही टाइप का क्वेश्चन है, मैं तुम्हें क्लियर करता हूँ। ये इलेक्ट्रिसिटी में तुम्हें मिल रहा है, पर ये मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट से भी आया है, समझ रहे हो बात को। और उसके बाद तुम्हें और भी चीजें पूछता है, ठीक है। हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे तुम्हारे क्या, आप देखो ये मेन वाला क्वेश्चन, वो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट से ही आया था, मैंने तुम्हें यहाँ दे दिया है, पर ये मैग्नेटिक इफेक्ट इलेक्ट्रिक करंट से असल में आया था, ठीक है। मेन तुम्हारा पावर वाला क्वेश्चन जो मैं तुम्हें बताया था यहाँ पर है, व्हाट डिफाइन इलेक्ट्रिक पावर वर्क डन पर यूनिट चार्ज नोन एज इलेक्ट्रिक पावर, ठीक है। एक्सप्रेस इट्स पोटेंशियल डिफरेंस एंड रेजिस्टेंस। तो P = VI होता है, तुम्हें पता होगा P = VI, तो ये फॉर्मूला पूछ रहा है ये वाला, ठीक है। तो ये फॉर्मूला पूछ रहा है, कितना प्यार से पूछ रहा है। अब इलेक्ट्रिक आयरन ओवन डिजाइन टू वोल्टेज 220 वोल्ट। अब तुम्हें जब भी न्यूमेरिकल बनाना रहेगा ना भाई, तो ऐसे तुम लिख दोगे, वोल्टेज तुम्हें दिया हुआ 220 वोल्ट दिया हुआ है, ठीक है, 220 वोल्ट दिया हुआ है, ठीक है। अब तुम्हें 220 वोल्ट दिया, ओवरकम्स 11 यूनिट्स ऑफ एनर्जी इन 5 आवर। कैलकुलेट कितना, अब कितना वाट उठाया, 11 यूनिट ऑफ एनर्जी उठाया। अब तुम्हें क्या करना है, कैलकुलेट पावर रेटिंग पूछ लेना, सारी चीजें तुम्हें कैलकुलेट करनी, तो तुम कैलकुलेट कर लोगे तो सारी चीजें इस तरीके मैं करूंगा, टाइम जाएगा, तुम सारे कर लेना, ठीक है, इंपॉर्टेंट तुम्हारे लिए। उसका तुम्हारा क्या, व्हाट इज रेजिस्टेंस आर कट इनटू अ 3 पार्ट। मैंने तुम्हें बोला वायर को 3 पार्ट में कट कर देते, तो उसका क्या हो गया कि एरिया लेंथ 1/3 हो गया, और उसको कट कर दिया और एक को कट नहीं किया, तो उसके बाद रेजिस्टेंस पे क्या फर्क पड़ा ये पूछता है। उसका डिफाइंड इलेक्ट्रिक पावर के बारे में पूछता है कि पावर क्या, फिर पूछा, और 1 kWh क्या होता है। उसका तुम्हारा क्या, राइट रिलेशनशिप बिटवीन रेजिस्टिविटी एंड रेजिस्टेंस, तो R = ρL/A वाला फॉर्मूला, ठीक है। उसका एक्सप्लेन द स्टेटमेंट पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, ये दोनों सिंबल क्या है। तो सिंबल तुम्हारा क्या है, ये ए मीटर है, ये ए मीटर है, और ये तुम्हारा रोहिस्टेट है, वेरिएबल रेजिस्टेंस इसको बोलते हैं, ठीक है, वेरिएबल रेजिस्टेंस। अब तुम्हारे इस टाइप का न्यूमेरिकल भी आएगा, तो ये न्यूमेरिकल तुम करना, इसमें टोटल रेजिस्टेंस निकालना था, कर लेना, इंपॉर्टेंट रहता है एकदम, तुम्हारे पेपर में आएंगे, लास्ट ईयर भी आता है। ये न्यूमेरिकल करने सीख लेना, ये वाला एक तुम्हारा हो गया, मैं 2-3 न्यूमेरिकल दे रहा हूँ। एक तुम्हारा ये न्यूमेरिकल करने सीख लेना, इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल एकदम करने सीख लेना, और तुम्हारे एक और न्यूमेरिकल में दे रहा एकदम जो आने वाला गूगल से आंसर देकर कर लेना, ये न्यूमेरिकल देख लेना, इतना कर लोगे हो जाएगा तुम्हारा काम, ठीक है, इससे बाहर नहीं आएगा। एक और तुम्हारा लास्ट, ये सेक्शन 3 फिजिक्स भी तुम्हारा कंप्लीट, 25 मार्क्स तुम्हारे डन। बस ध्यान रखना, इलेक्ट्रिसिटी में न्यूमेरिकल का टेंशन बनेगा, इलेक्ट्रिसिटी और लाइट रिफ्लेक्शन में हो सकता है 5 और 4, 5, 8, 9 नंबर तुम्हारे फंसे इसमें, तो अच्छे से करना, ट्राई करना कि हो जाए तुमसे, यही तुम्हारे फंस सकता है। कार्बन कंपाउंड में तुम्हारा वो वाला स्टिफिकेशन रहेगा, इतना तुम कर लोगे हो जाएगा तुम्हारा काम। ऑल द बेस्ट फॉर साइंस एग्जाम। मिलेंगे हम लोग किसी और वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना भाई, वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब करके रखना कि आगे की वीडियो तुम्हें मिल जाए। मिलेंगे हम लोग किसी और वीडियो में, तक के लिए टाटा।